पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। क्या 121 एक सीधा लेनदेन। ली यी और लिन वानिकी दूसरी तरफ चले गए। एजेंट ने भी आराम करने का अवसर लिया। वह झो मी के बगल में बैठी और ली यी और लिन वानिकी को देखा, जो 10 मीटर से अधिक दूर थे। उसने कहा, आपका प्रेमी आपके लिए बहुत अच्छा है। 56 मिलियन का एक घर, और वह वास्तव में इसे आपके नाम में डाल दिया। अगर कोई आदमी मेरे लिए अच्छा होता तो मैं अपनी पसलियों को तोड़ देता और उसके लिए सूप बना देता। उद्धरण चिन्ह। झो मी शर्मा गया और चकित किया। मिस, तुम वास्तव में जानते हो कि कैसे मजाक करना है। एजेंट ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। गंभीरता से, इन दिनों बहुत सारे लोग सिर्फ बात करने में अच्छे हैं और कह रहे हैं कि वे आपके लिए कितने अच्छे हैं, लेकिन जब वास्तव में भुगतान करने का समय आता है तो वे दूसरे की तुलना में तेजी से भाग जाते हैं। आपके प्रेमी के रूप में डाउन टू स्ट्रीट के रूप में बहुत कम लोग हैं। झो मी ने शर्म से कहा, अपनी आवाज नीचे रखो। वह अभी तक मेरा प्रेमी नहीं है। एजेंट लड़की स्तब्ध थी। अगर वह आपका प्रेमी नहीं था तो क्या वह आपको इतना महंगा अपार्टमेंट खरीदेगा? झो मी ने खुशी से सिर हिलाया। एजेंट ने कहा, आपको अधिक सावधान रहना होगा। क्या आपने देखा है कि लंबे पैर की सुंदरता वह बात कर रहा है? वह 5 फीट 8 इंचेस लंबा है। स्वाभाविक रूप से लंबे पैर, एक सुंदर चेहरा और एक सुंदर आकृति के साथ। मैं आपको बताता हूँ, कोई भी आदमी नहीं है जो उसे पसंद नहीं करेगा। आपको उसके साथ सावधान रहना होगा। उसे अपने प्रेमी को बहकाने न दें। उद्धरण चिन्ह। झो मी ने कहा, ओह नहीं। एजेंट ने कहा, आप बेहतर सावधान रहेंगे। इसके अलावा आपका प्रेमी बहुत सुंदर और अमीर है। आपको अन्य महिलाओं के साथ ही सावधान रहना होगा। ईमानदार होने के लिए मैं भी खुद को उस पर फेंकना चाहता हूँ। झो मी ने और भी अधिक शर्माया और कहा, मैं इतनी सारी खूबसूरत महिलाओं के खिलाफ खुद का बचाव कैसे कर सकता हूँ? एजेंट लड़की ने कहा, तब हमें पानी के करीब होने से स्थिति का लाभ उठाना चाहिए। क्या आप कभी अंतरंग हैं? झो मी ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं। एजेंट लड़की ने कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते। उसने आपको इतना महंगा घर खरीदा है, इसलिए उसे आपको पसंद करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, आपको उसे उस घर में आज खरीदे जाने के लिए धक्का देना चाहिए। पहले हड़ताल करना बेहतर है, ताकि वह अन्य फूहों द्वारा बहकाई न जाए। झो मी एजेंट के शब्दों ने झो मी को गहरे विचार में गिरा दिया। वास्तव में उसने भी संकट की भावना महसूस की जिस क्षण उसने लिन वानिकी को देखा था। इसके अलावा झो मी को पता था कि भाई ली ने इंडियन माइनिंग ग्रुप के अध्यक्ष की बेटी झांग यफी के साथ भी व्यवहार किया था और पहले से ही उसे ठीक कर लिया था। शायद झांग यफी को भी भाई ली पसंद आया। एजेंट सही है, मुझे पहले हड़ताल करना होगा। झो मी ने लिन वानिकी के लंबे पैरों को दूर नहीं देखा और उन्हें तुरंत संकट की भावना महसूस हुई। मेरे भाई को बाद में फिर से कमरे में जाने दो। मैं एजेंट बहन के रूप में कहूंगा। झो मी ने पहल करने, पहले हड़ताल करने और उसे पहले नीचे ले जाने के लिए अपना मन बना लिया। विज्ञापन। मिस, कृपया नीचे बैठें और एक पल के लिए प्रतीक्षा करें। मैं ये देखने के लिए नीचे जाऊंगा कि क्या कोई है जिसे मदद की जरूरत है। झो मी, ठीक है, धन्यवाद, अलविदा। एजेंट लड़की ने छोड़ दिया। झो मी एक स्टूल पर अकेले बैठे विचार में खो गए। भाई ली को कैसे नीचे ले जाएं? उसे कोई अनुभव नहीं था और यह नहीं पता था कि कैसे शुरू किया जाए। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे दरवाजे में प्रवेश करने के बाद क्या करना चाहिए? बस ली भाई को बिस्तर पर फेंक दें? उफ, नहीं। क्या भाई ली को लगता है कि मैं एक अशोभनीय महिला हूँ? मुझे तब क्या करना चाहिए? झो मी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन इसके बारे में ध्यान से सोच सकता था, और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन बहुत सारे दृश्यों की कल्पना कर सकता था जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं थे, जिससे उसका चेहरा ब्लश हो गया। अगर ली को पता था कि एजेंट ने झो मी से क्या कहा तो वह निश्चित रूप से उसकी कुछ शब्दों की प्रशंसा करेगा। एजेंट लड़की बस एक महान सहायता है। दूसरा पहलू। लिन वानिकी और ली ने थोड़ी देर के लिए बातचीत करने के बाद वे आधिकारिक तौर पर व्यापार में उतर गए। ली ने फुसफुसाया, अगर मुझे सही याद है तो टीवी श्रृंखला हॉट इयर्स और माय डे स्मिथ और फिल्म डेजर्ट रोज आपने पिछले 2 वर्षों में अभिनय किया है। सफल वे अभूतपूर्व नहीं है, लेकिन वे एक मामूली हिट रहे हैं। आप पैसे से इतने कम नहीं है कि आपको अपने सभी घरों को बेचना है। क्या आप हैं? लिन वानिकी ने अपनी पिछली डोमिनिंग डेमनर को बदल दिया। उसकी आंखों में आंसू चमकते हुए और कहा, जब मैं ये कहता हूं तो मुझे नफरत है। आप मेरे काम को जानते हैं, इसलिए आपको मेरे घोटालों के बारे में सुना जाना चाहिए, है ना? ली, मैंने इसके बारे में सुना है। लिन वानिकी ने कहा, कुछ लोगों ने छोटे निबंध लिखते हुए कहा कि मैं एक मालकिन थी और अन्य लोगों के परिवारों को बर्बाद कर देती थी, कि मेरा अभिनय भयानक था और मैंने अपनी हिट फिल्मों के लिए बहुत सारे स्टैंड इन का इस्तेमाल किया, कि मैंने सेट पर एक बड़े शॉट की तरह काम किया और नवागंतुकों को थप्पड़ मारा, कि मैंने निर्देशक को सेट पर भी हमला कर दिया और अन्य दांतों में से एक को खटखटाया, और वे थे अन्य चीजें। क्या आप इसे मानते हैं? ली, आपके साथ मेरी बातचीत के आधार पर मुझे यह विश्वास नहीं है। हालांकि हर कोई आपके साथ संपर्क में नहीं आया है। आपके ऑनलाइन नाम और आपके प्रशंसकों को मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से आपके संपर्क में आने की अधिक संभावना है, इसलिए अन्य लोग इस पर विश्वास कर सकते हैं। लिन वानिकी ने कहा, हाँ, लोग इस पर विश्वास करेंगे। इसलिए सभी दर्जनों या इतने ब्रांडों का मैंने समर्थन किया, क्योंकि घोटाले के कारण उनके प्रवक्ताओं को बदल दिया गया। मैं एक वर्ष में 100 मिलियन युआन से अधिक कमाई से गया, जिसमें उन्हें 1 बिलियन युआन को लिक्विड हर्जाना में भुगतान किया गया। अगर मैं इसे 6 महीने के भीतर वापस भुगतान नहीं कर सकता तो मैं जेल जाऊंगा। ली, मैं देख रहा हूँ, आपका घोटाला लगभग आधे साल से चल रहा है ना? विज्ञापन। लिन वानिकी, हाँ, 6 महीने की समय सीमा केवल 1 सप्ताह की दूरी पर है। इस अवधि के दौरान मैं अपनी सभी संपत्ति बेचना चाहता हूँ, लेकिन अब जब आवास की कीमतें गिर गई हैं और दृष्टिकोण अच्छा नहीं है तो कोई भी उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं है। मेरे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। ली, आपको अभी भी कितने पैसे चाहिए? लिन वानिकी, 700 मिलियन युआन। ली, आपके 3 अपार्टमेंट कितने मूल्य के हैं? लिन वानिकी, मैंने इसे 120 मिलियन में खरीदा था, लेकिन मौजूदा बाजार की स्थितियों के अनुसार 80 मिलियन अच्छा होगा। ली, यहाँ तक कि अगर मैं आपकी मूल कीमत पर आपकी तीनों इकाइयों को खरीदता हूँ तब भी आप 580 मिलियन से कम होंगे। आप पैसे कैसे जुटाने जा रहे हैं? लिन वानिकी ने असहाय रूप से कहा, मेरे पास पैसे जुटाने का कोई रास्ता नहीं है। ली, लाइव स्ट्रीमिंग वास्तव में लोकप्रिय नहीं है। हाल ही में आप कुछ लाइव स्ट्रीमिंग क्यों नहीं करते हैं? शायद सुझाव आपको वापस भुगतान करने के लिए पर्याप्त होंगे। लिन वानिकी, मैंने एक लाइव प्रसारण किया, लेकिन मुझे इतना डांटा गया कि मुझे रोकना पड़ा। मुझे लाइव प्रसारण से एक मनोवैज्ञानिक आघात है और मैंने इसे अब और प्रसारित नहीं करने की हिम्मत की। ली, ये अवाक था। निंदनीय अभिनेत्री वास्तव में दयनीय थी। तो आप जेल जाने के लिए तैयार हैं? लिन वानिकी, मैं नहीं चाहता, लेकिन केवल 1 सप्ताह बचा है और मैं निश्चित रूप से शेष 700 मिलियन नहीं पा सकता हूँ। मुझे जेल जाना होगा। भाई, मुझे पता है कि आपके पास पैसा है। मैं देखता हूँ कि आपके पास कम से कम दसियों अरबों हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ली, हम केवल एक बार मिले, मुझे आपकी मदद क्यों करनी चाहिए? लिन वानिकी को पूछे जाने पर शब्दों के लिए एक नुकसान था। हाँ, दूसरों को बिना किसी कारण के आपकी मदद क्यों करनी चाहिए? अन्य लोगों का पैसा उनका है, इसका आपके साथ क्या लेना देना है? लिन वानिकी ने एक पल के लिए सोचा और कहा, इसे भूल जाओ, बस दिखावा करो कि मैंने कुछ भी नहीं कहा। बस कुछ वर्षों के लिए अंदर जाओ और जब आप बाहर निकलते हैं तो ऋण वापस भुगतान करते रहें। हालांकि उसने ऐसा कहा, लिन वानिकी बहुत अनिच्छुक थी। वह विशेष रूप से उस व्यक्ति के भाग्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी जिसने उसे फंसाया था। लेकिन अगर मैं अनिच्छुक हूं तो मैं क्या कर सकता हूं? पैसे या शक्ति के बिना केवल एक सुंदर चेहरा, आप अभी भी दूसरों की दया पर हैं। ली ने कहा, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मैं सीधे 1 बिलियन युआन को भी आपके पास स्थानांतरित कर सकता हूं। लिन वानिकी को खुशी हुई जब उसने ये सुना और कहा, वास्तव में छोटा भाई, क्या आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं?
आपकी क्या शर्तें हैं बस मुझे बताओ और मैं निश्चित रूप से सहमत हो जाऊंगा अगर मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आपका समर्थन करूंगा। ली यी ने कुछ भी नहीं छिपाया और सीधे अपने उद्देश्य को कहा। विज्ञापन अध्याय 122 जो मी ले। हालांकि लिन वानिकिंग उसकी है बाध्यकारी लक्ष्य, ली यी धीरे धीरे उसे जीतना नहीं चाहती है क्योंकि जैसे जैसे बाध्यकारी लक्ष्य की संख्या बढ़ती है ली यी एक समस्या का पता चलता है। उन सभी लड़कियों को लगता है कि वह उनके साथ एक प्रेमी प्रेमिका संबंध विकसित करना चाहती है। ये कैसे हो सकता है? अगर मैं वास्तव में एक निश्चित लड़की के साथ एक प्रेमिका बन जाती हूँ तो मैं खुद को बांधना और अन्य लड़कियों का पीछा कैसे कर सकता हूँ? क्या यह मेरी गर्दन के चारों ओर एक तंग अंगूठी लगाने जैसा नहीं होगा? कदापि नहीं। इसलिए बहुत विचार विमर्श के बाद ली यी ने फैसला किया कि जिन लोगों के पास वित्तीय आवश्यकताएं हैं उनके लिए सिर्फ समर्थन मांगना बेहतर होगा। ऐसा करने के कई लाभ हैं। विज्ञापन पहला यह है कि इसे जल्दी से लिया जा सकता है। दूसरा यह है कि यह उन्हें मेरे साथ प्रेमी या प्रेमिका बनने का विचार छोड़ सकता है। तीसरा लाभ यह है कि भले ही वे जानते हों कि उनके अन्य लड़कियों के साथ अस्पष्ट संबंध हैं, वे ईर्ष्या या क्रोधित नहीं होंगे क्योंकि वे वही हैं जो उनके द्वारा समर्थित हैं और उन्हें अपनी जगह जानने की जरूरत है। ली यी ने सीधे कहा कि वह लिन वानिकिंग का समर्थन करना चाहते थे और लिन वानिकिंग का चेहरा बदल गया। सहायता। ली यी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ मैं आपका समर्थन कर सकता हूँ, मैं आपको कोई भी राशि दे सकता हूँ जो आप चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं करूंगा। लिन वानिकिंग हैरान था। उसने सोचा कि ली यी बहुत सीधा लग रही थी लेकिन उसने उसे ऐसी स्थिति बनाने की उम्मीद नहीं की थी। इसके अलावा उन्होंने इस मामले के बारे में इतनी आत्मविश्वास से बात की। हाँ पुरुष सभी समान हैं, कोई अच्छी बात नहीं है, वे सभी जानवर हैं जो अपने निचले शरीर के साथ सोचते हैं। लिन वानिकिंग की ली यी की पिछली अच्छी छाप तुरंत खपत की गई थी और उसका अनुकूलता स्तर भी सीधे गिरा दिया गया था। कब्जा लक्ष्य लिन वानिकिंग अनुकूलता -35 अंक। कब्जा लक्ष्य लिन वानिकिंग अनुकूलता -35 अंक। वर्तमान अनुकूलता -10 अंक। ली यी के दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट लग रहा था। ली यी दंग रह गई। ओह नहीं, क्या ये लड़की इतनी मजबूत इच्छा शक्ति है? जब उसने सुना कि वह उसका समर्थन करने जा रही है तो मेरे प्रति उसकी अनुकूलता 60 अंकों से लेकर 70 अंक हो गई, -10 अंक हो गई। पर निर्भर विज्ञापन इतनी सारी लड़कियों में वह पहली बार है जो इतनी मजबूत इच्छा शक्ति है। हालांकि ली यी ने सोचा कि इस तरह की लड़की के पास भी इसके फायदे हैं, अर्थात एक बार जब आप उसके दिल को प्रज्वलित करते हैं तो वह भावुक और उत्साही होगी। ली यी की अनुकूलता रेटिंग गिरा लेकिन वह शांत रहा। उन्होंने लिन वानिकिंग को देखा और कहा, मैं आपको इसके बारे में सोचने के लिए कुछ समय दे सकता हूँ। जब आपने अपना मन बनाया है तो मुझसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। इसके अलावा यह मामला आपके और मेरे बीच है और मैं किसी और को नहीं बताऊंगा। ये सुनकर कि किसी और को नहीं बताया जाएगा, लिन वानिकिंग ने थोड़ा बेहतर महसूस किया लेकिन वह अभी भी ली यी से बहुत सावधान थी। मैंने आपको गलत बताया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा व्यक्ति बनेंगे। लिन वानिकिंग बहुत गुस्से में था। ली यी इनकार करने के लिए इतनी जल्दी मत बनो। अगर मैं आपका समर्थन करता हूं तो मैं आपके साथ गलत तरीके से व्यवहार नहीं करूंगा। मैं आपको हर साल कम से कम 1 बिलियन युआन दूंगा। आप अपना घर रख सकते हैं और आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको मनोरंजन उद्योग में वापस लाने में मदद कर सकता हूँ। हालांकि ली यी की पेशकश बहुत आकर्षक थी, लिन वानिकिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के इनकार कर दिया। आप चाहते हैं, मैं आपके प्रस्ताव के लिए कभी सहमत नहीं होगा। ये कहने के बाद लिन वानिकिंग ने पीछे देखे बिना छोड़ दिया। ली यी ने अपना सिर हिला दिया। वह कुछ भी नहीं था जो वह कर सकती थी। वह इस समय इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी। ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में लड़कियों के सामने बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए, अन्यथा अगर मैं खराब प्रदर्शन करता हूँ तो लड़कियां निराश महसूस करेंगी और इसे स्वीकार करने में असमर्थ हैं। ली यी जो मी की ओर चला गया। जो मी ने लंबे समय तक कुछ वैचारिक काम किया और ली यी को मारने का फैसला किया। ली यी को उसकी ओर चलते हुए देखकर उसका चेहरा बह गया और उसने जानबूझकर इस विषय को बदल दिया, ये कहते हुए, भाई बहन वानिकिंग ने क्यों छोड़ दिया? ली यी, ओह औपचारिकताएं सभी हो चुकी हैं। वह चली गई। आओ हम अब बाहर जा सकते हैं। ठीक है भाई, मैं भी जाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ, मुझे इसे देखने के लिए। ली यी, ओह ठीक है चलो जाओ और एक और रूप ले लो। उन दोनों ने एक टैक्सी ली और विद्वानों के परिवार की ओर बढ़े। कार में जो मी का मूड थोड़ा जटिल लग रहा था। वह ली यी के साथ अकेले समय बिताने के लिए उत्सुक थी लेकिन वह भी चिंतित थी कि उसके पिछले विचारों को देखा जाएगा। उसने गुप्त रूप से ली यी को कुछ समय के लिए देखा और पाया कि ली यी खिड़की के बाहर के दृश्यों को देखने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी और उसके भीतर के उतार चढ़ाव को नोटिस नहीं करती थी। विद्वान परिवार में पहुंचने के बाद दोनों एक साथ समुदाय में चले गए। इससे पहले वे सिर्फ किराएदार थे लेकिन अब जो मी समुदाय के मालिक हैं। हालांकि वे दोनों आए थे लेकिन उनकी मानसिकता पूरी तरह से अलग थी। इससे पहले जब मैंने दरवाजे पर सुरक्षा गार्ड को देखा तो मुझे चिंता थी कि मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन अब मैं अपने सिर के साथ आगे बढ़ता हूँ। कमरे में प्रवेश करने के बाद जो मी ने हर कमरे को उत्साह से देखा, लिविंग रूम से बेडरूम तक और फिर बालकनी तक। हर जगह उसकी लालसा और भविष्य के लिए उम्मीद से भर गई थी। भाई यहाँ देखो, मैं इस कोने को एक रीडिंग कॉर्नर में बदलना चाहता हूँ जहाँ मैं बैठ सकता हूँ और पढ़ सकता हूँ। आपको क्या लगता है? जो मी ने बालकनी के एक कोने की ओर इशारा करते हुए पूछा। अपार्टमेंट 188 वर्ग मीटर है और बालकनी 20 वर्ग मीटर है, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं है। ली यी ने ध्यान से सुना और कभी कभी कुछ सुझाव दिए और उन दोनों के बीच की दूरी अनजाने में बहुत कम हो गई। जो मी ने पाया कि वह इस भावना को अधिक से अधिक पसंद करती है, जैसे कि उसकी सारी परेशानी तब तक गायब हो जाएगी जब तक वह ली यी के साथ थी। विज्ञापन दोनों आराम करने के लिए लिविंग रूम में सोफे पर बैठे। जो मी ने अपना साहस जुटाया और धीरे से ली यी का हाथ रखा। भाई मेरे लिए जो कुछ भी आपने किया है उसके लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में जब शब्द उसकी जीभ की नोक पर थे तो जो मी अचानक शर्मीली महसूस हुई और यह नहीं पता था कि यह कैसे कहना है। एक लड़की के लिए यह कहना असंभव है। मैं वास्तव में आप पर जीवित रहना चाहता हूँ, सही है? जो मी का चेहरा लाल था जैसे कि वह नशे में थी और वह बहुत सुंदर थी। ली यी ने उसे धीरे से देखा। मेयर क्या गलत है? क्या आप मुझसे कहना चाहते हैं? जो मी ने एक गहरी सांस ली, अपने साहस को जुटाया और कहा, वास्तव में मुझे आपको बहुत पसंद है। ये कहने के बाद जो मी के गाल एक पके सेब के रूप में लाल हो गए। उसने ली यी को घबराकर देखा, उसका दिल बेतहाशा तेज हो गया। ली यी एक पल के लिए दम रह गया, फिर उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान दिखाई दी और उसने कहा, मेयर मुझे भी पसंद है। जो मी का दिल तेजी से धड़कता है। भाई अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। ठीक है। ली यी ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये लड़की क्या कर रही है? कौन जानता था? अगले क्षण ली यी को उसके होठों पर गर्मजोशी लगी। ली यी ने अपनी आंखें खोली और पाया कि ये जो मी था। वह शर्मा गई और खुद को चूमा, एक बच्चे की तरह अपना सिर कम कर दिया जिसने गलती की थी। भाई मेरा पहला चुंबन तुम्हारे लिए है। ली यी, मायो यह आपके लिए बहुत ईमानदार नहीं है। आपने मुझे चूमा और भाग गया। जो मी, तुम क्या चाहते हो? भाई ली यी, मुझे उसकी पीठ चूमना है। जो मी का दिल बेतहाशा धड़क रहा था लेकिन उसने अभी भी साहस जुटाया और ली यी की ओर बढ़ गया। ली यी ने सोचा, जो मी की अनुकूलता केवल 94 अंक है और वह अभी तक उसे जीतने में सफल नहीं हुई है। क्या उसे बस उसे नीचे ले जाना चाहिए? इतना क्यों सोचें? मांस पहले से ही आपके मुंह में है तो इसे क्यों न खाएं? हो सकता है कि मैं उसे जीतने के बाद मेरी अनुकूलता 95 अंक से अधिक हो जाएगी और मैं उसे अपना प्रेमी बना सकता हूँ। इस बारे में सोचकर ली यी ने जो मी को गले लगाया और उसका अभिवादन लौटा। जो मी ने अपनी आंखें बंद कर ली, बहुत शर्म महसूस करते हुए। चुंबन के बाद दोनों बहुत उत्साहित थे। ली यी अब एक नौसिखिया नहीं था और जो मी से अधिक जानता था।
उसने उसे निर्देशित किया और जल्द ही झो मेई को बोल दिया सच कहूं तो झो मेई को शर्मीली होने की परवाह नहीं थी। उसने अपनी आंखों को थोड़ा संकुचित कर दिया और ली यी के मार्गदर्शन में सहयोग किया। ली यी इस प्रक्रिया से परिचित थे और सफलतापूर्वक झो मेई को विलाप के साथ नीचे ले गए। विज्ञापन अध्याय 123 युद्ध फिर से शुरू होता है। जब ली यी और झो मेई शारीरिक रूप से एक दूसरे के करीब थे तो झो मेई ने महसूस किया कि वह अपने भाई ली यी के इतने करीब कभी नहीं थी। उसे उम्मीद थी कि यह क्षण हमेशा के लिए चलेगा और उनका दिल करीब हो गया। पहले मुझे जो शर्मिंदगी महसूस हुई थी वह अब भुला दी गई है और ली यी के प्रति मेरी अनुकूलता फिर से बढ़ गई है। ली यी के दिमाग में सिस्टम की आवाज लग रही थी। कब्जा लक्ष्य झो मेई अनुकूलता जोड़ 1 वर्तमान अनुकूलता 95 अंक। ली यी खुश थे। यह वैसा ही था जैसा उसने कल्पना की थी। झो मेई की उनके प्रति अनुकूलता 94 अंक पहले थी। उसके बाद उसने जीत हासिल की। उसके प्रति उसकी अनुकूलता फिर से बढ़ गई। ली यी ने सोचा कि क्या अन्य बाध्यकारी वस्तुएं कुछ परिस्थितियों में भी ऐसा ही कर सकती हैं। पहले बस में जाओ और बाद में टिकट खरीदें। डिंग पता चला कि बाध्य वस्तु झो मेई की अनुकूलता 95 अंकों से अधिक हो गई है। परिवर्तन सफल है। झो मेई मेजबान की सुंदरता बन जाता है। इनाम 30 सुदृढ़ीकरण अंक। इनाम कौशल रिमोट सेंसिंग प्रवीणता मानचित्र प्रवीणता और अंग्रेजी प्रवीणता। चूंकि इस सुंदरता में गणित में एक उच्च प्रतिभा और नींव है इसलिए मेजबान गणित को प्रवीणता में बढ़ाने के लिए एक वृद्धि बिंदु खर्च कर सकता है। क्या आप इसे बढ़ाना चाहते हैं? ली यी ने सिस्टम के संकेत को सुना और बिना सोचे समझे उसके दिमाग में जवाब दिया मजबूत बस मजाक। एक सुदृढ़ीकरण बिंदु गणित को प्रवीणता स्तर तक ला सकता है जो निश्चित रूप से इसके लायक है। बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी वास्तव में एक शीर्ष स्तरीय विश्वविद्यालय है और झो मेई हमेशा एक अच्छा छात्र रहा है। हालांकि ली यी अभी भी नहीं जानता कि गणित किस लिए उपयोगी है। ये हमेशा अधिक कौशल होना अच्छा होता है। सिस्टम प्रॉम्प्ट जारी है। मेजबान ने इस बाध्य वस्तु पर कुल 68.89 मिलियन युआन खर्च किए हैं और अपने व्यक्तिगत धन पर 50% कैशबैक के साथ पुरस्कृत किया गया है। कुल 34.445 मिलियन युआन जिसे स्वचालित रूप से होस्ट के व्यक्तिगत ब्लैक गोल्ड कार्ड खाते में जमा कर दिया गया है। ली यी खुश था क्योंकि 30 मिलियन से अधिक की यह लहर उसके खाते में आ गई इसलिए शांत। हालांकि जब ली यी ने इसके बारे में ध्यान से सोचा तो उन्हें लगा कि वह एक अच्छा अवसर चुक गए हैं। मुझे उसके ऊपर ले जाने से पहले झो मेई को 1 और 10 मिलियन स्थानांतरित करना चाहिए था। क्या बहुत बड़ा नुकसान है? ली यी ने सोचा। हालांकि एक संक्षिप्त गणना के बाद उन्होंने पाया कि उनकी व्यक्तिगत संपत्ति अब 200 मिलियन के करीब है। इससे पहले उन्होंने सफलतापूर्वक किया या पर विजय प्राप्त की और व्यक्तिगत धन में 30 मिलियन से अधिक का कैशबैक प्राप्त किया। उन्होंने झाओ किंगचुन को सफलतापूर्वक जीत लिया और व्यक्तिगत धन में लगभग 30 मिलियन का कैशबैक प्राप्त किया। झो मेई की अपनी सफल विजय से कैशबैक के साथ कुल 100 मिलियन के करीब था। झांग यीफी का इलाज करते समय झांग गुआंग्यू ने चिकित्सा उपचार के लिए 100 मिलियन युआन को ली यी को स्थानांतरित कर दिया। ली यी को इसे प्राप्त करने के बाद ये उनकी व्यक्तिगत संपत्ति बन गई। इसके बाद उन्होंने इसे देवी स्ट्रेटेजी फंड के साथ झांग यीफी में स्थानांतरित कर दिया जो 100 मिलियन युआन को कुछ भी नहीं बनाने के बराबर था। उन लोगों के लिए जिन्होंने चेन कियान वू जिन्यू और अन्य लोगों को सफलतापूर्वक जीत लिया। दसियों लाख या सैकड़ों करोड़ों लोग सिर्फ एक छोटी राशि है। 200 मिलियन बहुत कुछ लग सकता है लेकिन यह वास्तव में इतना नहीं है। 200 मिलियन का धन अभी भी दुनिया के सबसे अमीर लोगों से बहुत पीछे है। अब दुनिया का सबसे अमीर आदमी लगभग 243.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर या 1.7 ट्रिलियन युआन की कुल संपत्ति है। ली यी का धन उसकी तुलना में सिर्फ एक अंश है। ली यी ने सुस्त नहीं किया। धन की खातिर उन्हें लड़कियों को लेने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखना पड़ा। इसी समय ली यी के व्यक्तिगत सिस्टम पैनल को भी समकालिक रूप से अपडेट किया गया था। विज्ञापन सिस्टम सर LV4 संपर्क के बिना लक्ष्य को बांध सकते हैं। बाध्य लक्ष्य की भौतिक विशेषताओं को बढ़ाने के लिए वृद्धि बिंदुओं का उपयोग करें। होस्ट नाम ली यी। लिंग पुरुष आयु 22 ऊंचाई 182 सेमी शारीरिक फिटनेस 18.5 औसत वयस्क 8.5 मानसिक 8.9 वयस्क औसत 8.5 शक्ति 18 वयस्क औसत 8.5 गति 38.2 वयस्क औसत 8.5 उपलब्ध सुदृढ़ीकरण अंक 119 अंक। कौशल फोटोग्राफी प्रवीणता संपादन प्रवीणता सार्वजनिक बोलने की प्रवीणता मछली पकड़ने की प्रवीणता अंग्रेजी प्रवीणता जापानी प्रवीणता फ्रांसीसी प्रवीणता पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन प्रवीणता फार्माकोलॉजी प्रवीणता गुजिंग प्रवीणता रिमोट सेंसिंग प्रवीणता मानचित्र प्रवीणता गणित प्रवीणता। लड़ाई के बाद ली यी थोड़ा थका हुआ था और मानसिक रूप से थका हुआ था। वह बिस्तर पर लेट गया जबकि झो मेई अपनी बाहों में था। बहुत थक गया। ली यी या तो आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सिस्टम पैनल को देखा और अपनी शारीरिक विशेषताओं से बहुत संतुष्ट नहीं थे। उनकी आत्मा केवल 8.9 है और कभी भी मजबूत नहीं हुई है। अब जब मेरे पास 119 एनहेंसमेंट पॉइंट है तो मैं अपनी आत्मा को भी बढ़ा सकता हूँ। इसके अलावा कई विशेषताएं दशमलव रूप में है इसलिए उन्हें एक पूर्णांक तक गोल करना बेहतर है। आखिरकार एनहेंसमेंट पॉइंट केवल नंबर हैं यदि उनका उपयोग नहीं किया जाता है। सिस्टम कृपया मेरी काया आत्मा और ताकत को 30 अंक तक बढ़ाएं। मेरी गति को 40 अंकों तक बढ़ाएं। डिंग उपरोक्त वृद्धि को पूरा करने के लिए 46.4 एनहेंसमेंट पॉइंट्स में कटौती की जाएगी। होस्ट कृपया फिर से पुष्टि करें क्या आप बढ़ाना चाहते हैं? को मजबूत डिंग 46.4 सुदृढ़ीकरण अंक कटौती शेष सुदृढ़ीकरण अंक 72.6 अंक। को सुदृढ़ को मजबूत करना ली यी ने अपने शरीर में एक गर्मजोशी महसूस की और उनके व्यक्तिगत सिस्टम पैनल को फिर से अपडेट किया गया। सिस्टम स्तर LV4 संपर्क के बिना लक्ष्य को बांध सकते हैं। बाध्य लक्ष्य की भौतिक विशेषताओं को बढ़ाने के लिए एनहेंसमेंट पॉइंट्स का उपयोग करें। होस्ट नाम ली यी लिंग पुरुष आयु 22 ऊंचाई 182 सेमी शारीरिक फिटनेस 30 औसत वयस्क फिटनेस 8.5 विज्ञापन मानसिक 30 वयस्क औसत 8.5 शक्ति 30 वयस्क औसत 8.5 गति 40 वयस्क औसत 8.5 उपलब्ध सुदृढ़ीकरण अंक 72.6 अंक। कौशल फोटोग्राफी प्रवीणता संपादन प्रवीणता सार्वजनिक बोलने की प्रवीणता मछली पकड़ने की प्रवीणता अंग्रेजी प्रवीणता जापानी प्रवीणता फ्रांसीसी प्रवीणता पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन प्रवीणता फार्माकोलॉजी प्रवीणता गुजिंग प्रवीणता रिमोट सेंसिंग प्रवीणता मानचित्र प्रवीणता गणित प्रवीणता। जिस क्षण प्रणाली ने अपनी शारीरिक विशेषताओं की वृद्धि को पूरा किया ली यी ने स्पष्ट रूप से उसके शरीर में एक विस्फोटक बल महसूस किया और झो मेई के साथ पिछली लड़ाई से थकान बह गई। उनकी आत्मा को मजबूत करने के बाद उनकी धारणा बेहद तेज हो गई। झो मेई ने धीरे से अपने बाल उठाए और उसके लंबे बाल ली यी के शरीर के खिलाफ ब्रश किए। इस तरह के एक मामूली आंदोलन ने वास्तव में उसे फिर से प्रतिक्रिया करना पड़ा। महसूस करते हुए ली यी फिर से कठिन हो गई। झो मेई ने चौंका दिया और कहा भाई तुम फिर से नहीं आना चाहते क्या? तुम यह बेहतर होता अगर झो मेई ने यह नहीं कहा होता। उसके बाद उसने कहा कि ली यी जिसने खुद को मजबूत किया था कुछ ऊर्जा जारी करना चाहता था। तुम बहुत अच्छे हो बेशक मैं करता हूँ। झो मेई को यह पता लगाने के लिए चौंका दिया गया था कि ली यी ने पहले ही अभिनय करना शुरू कर दिया था। 10 मिनट बाद झो मेई ने दया के लिए भीख मांगी। भाई ये दर्द होता है माया दर्द में है। अगली बार मैंने आपको इसका आनंद लेने देगा ठीक है। हालांकि ली यी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे लेकिन ये देखते हुए कि यह पहली बार था और उसका शरीर इसे संभाल नहीं सका उसे छोड़ देना पड़ा। ठीक है यह एक सौदा है। हमारे पास अगली बार एक महान समय होगा। झो मेई भाई तुम इतने शक्तिशाली हो मैंने आपको अकेले नहीं कर सकता। हमें क्या करना
चाहिए, अन्यथा आपको एक और क्यों नहीं मिला? जो मेई वास्तव में चिंतित था क्योंकि ली बहुत मजबूत था। ली मुस्कुराया और कहा, क्या आप वास्तव में ऐसा सोचते हैं? जो मेई ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, अगर यह हर दिन चलता है तो मेयर की हड्डियां शायद अलग हो जाएंगी। ली ने उसे माथे पर चूमा और कहा, मूर्खतापूर्ण लड़की, आराम करो। उन दोनों ने उठने से पहले आधे घंटे के लिए एक साथ आराम किया। उनके पास अभी भी चीजें थीं, उन्हें अस्पताल जाना था और अपनी मां को डिस्चार्ज प्रक्रिया में मदद करनी थी। जब हम अस्पताल पहुंचे तो निर्देशक कियांग जोंगवेई, ली के पंजीकृत शिष्य ने हमें बधाई दी और सभी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चली गईं। डिस्चार्ज सेटलमेंट के बाद आपको प्रतिपूर्ति के बाद भी 260,000 युआन को अपनी खुद की जेब से भुगतान करना होगा। जो मेई ने बिल का भुगतान किया, ली ने चीजों को ले जाने में मदद की, एक टैक्सी ली और अपनी मां को नए घर ले गए। जब वह नए घर में प्रवेश कर गई तो जो मेई की मां किन सुयुन दंग रह गई। इतना बड़ा घर, इतनी शानदार ढंग से और सुसज्जित, इतनी अच्छी तरह से सुसज्जित है, क्या मैं इसमें रहने का जोखिम उठा सकता हूँ? माया, क्या हम अपने पुराने घर में वापस नहीं जा रहे हैं? यह उच्च अंत आवासीय परिसर कहाँ है? क्या आपने इसे किराए पर लिया है? ऐसा अच्छा घर, किराया बहुत महंगा लग रहा है, शायद एक महीने में हजारों। विज्ञापन अध्याय 124 झांग येफी की नियुक्ति है। ली ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, यह मेयर का घर है, ये किराए पर नहीं है, इसलिए आप बिना किसी चिंता के यहाँ रह सकते हैं। क्या माया का अपना घर? किन सुयुन ने विश्वास नहीं किया। ली, हाँ, मेयर, आंटी को संपत्ति विलेख दिखाएं। जो मेई ने खुशी से एक बड़ी लाल किताब निकाली जो इस घर का संपत्ति प्रमाण पत्र था और इसे किन सुयुन को सौंप दिया। किन सुयुन ने इसे खोला और देखा कि यह 188 वर्ग मीटर था और यह वास्तव में जो मेई का नाम था। झटका, बेहद हैरान, अविश्वसनीय। किन सुयुन ने जो मेई को एक चकित अभिव्यक्ति के साथ देखा और पूछा, मेयर, आपने क्या बुरी चीजें की हैं? ये घर कम से कम दसियों लाखों के लायक है, आप इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या आप एक ड्रग डीलर हैं या एक बैंक डकैत? जो मेई ने चकित किया और कहा, माँ, मैं अब खुद को बदल दूंगा। किन सुयुन बहुत घबराया हुआ था, जैसा कि अपेक्षित था, उसकी बेटी खुद को अंदर करने और कबूल करने जा रही थी। जो मेई, माँ, मेरे पास इतना अच्छा घर खरीदने के लिए पैसे नहीं है, भाई ली ने इसे मेरे लिए खरीदा है। किन सुयुन फिर से दंग रह गया। उसने ली को देखा और पूछा, जियो ली, क्या आपने इसे खरीदा है? आपके पास इतना पैसा है? ली, मैंने इसे मीना के लिए खरीदा है। आपका पिछला घर बहुत छोटा था, आपको एक बड़े की जरूरत है, इसलिए यह अधिक आरामदायक है। ये कैसे हो सकता है? माया, जियो ली ने माँ को ल्यूकेमिया को ठीक करने में मदद की, जो हमारे लिए एक महान एहसान है। आप उसके घर को कैसे ले सकते हैं? इसे जल्दी से वापस लौटाएं। किन सुयुन ने बस कहा। किन सुयुन के शब्द कृतज्ञता और बेचैनी से भरे हुए थे। वह अच्छी तरह से जानती थी कि इस उपहार का वजन जितना वे सहन कर सकते थे उससे अधिक था। ये देखकर जो मेई ने जल्दबाजी की, अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और धीरे से समझाया, माँ, कृपया ऐसा मत कहो। भाई ली मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं क्योंकि हम एक दूसरे के साथ ईमानदारी से व्यवहार करते हैं। मैं अपने भाई के साथ ईमानदारी से व्यवहार भी करूंगा। जो मेई ने स्पष्ट रूप से बात की, स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कि उसने खुद को ली को दिया था। किन सुयुन समझ में नहीं आया, लेकिन वह केवल ये जानती थी कि वह घर नहीं रख सकती। माया, ये केवल जियो ली के लिए अच्छा होना सही है, लेकिन हम वास्तव में इस घर को नहीं ले सकते। ली ने बात की, आंटी, ये घर मेरे लिए खरीदना आसान है, इसके अलावा बहुत कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा मैं नहीं चाहता कि आप और मेयर का जीवन खराब हो। आप इस घर में मन की शांति के साथ रह सकते हैं। जो मेई ने सिर हिलाया, वह ली तक चली गई, शर्मा गई और ली के चारों ओर अपना हाथ रखा। यह असामान्य होगा यदि किन सुयुन इस तरह के एक स्पष्ट अंतरंग इशारे को नहीं समझ सकते। जाहिर है उनकी बेटी और ली प्यार में थे। यह एक अच्छी चीज है, मेरी बेटी को एक अच्छा घर मिला है। विज्ञापन। किन सुयुन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है जियो ली, मेरी माँ और मैं वास्तव में आपका ऋणी है। इस घर को रखा जाएगा माया का नाम। यदि आपको किसी दिन इसकी आवश्यकता है तो बस मुझे बताएं और मैंने इसे आपके पास स्थानांतरित कर देगा। उद्धरण चिन्ह। ली मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसके दिल में गर्व महसूस किया। कुछ अमीर लोगों के विपरीत जो कंजूस और क्षुद्र हैं, किन सुयुन जैसे आम लोग अधिक उदार दिखाई देते हैं। भले ही घर लाखों लोगों के लायक था, जो मैं इसे अकेले नहीं करना चाहता था, भले ही उसका नाम पहले से ही उस पर था। ली बहुत खुश थी और उसने महसूस किया कि उसने गलत व्यक्ति को नहीं चुना है। बीप बीप बीप। 10 मिनट से अधिक समय तक कमरे में रहने के बाद ली का सेल फोन बजता है। उन्होंने इसे खोला और झांग येफी का एक संदेश देखा। भाई ली, आप बीजिंग के आने के बाद से व्यस्त हो गए हैं, मुझे बाद में स्कूल जाना है, क्या आप मेरे साथ जाना चाहते हैं? झांग येफी शिनशिन खनन समूह के अध्यक्ष की एकमात्र बेटी, न केवल सुंदर है बल्कि एक उच्च IQ और अच्छे ग्रेड भी है। 702 के एक कॉलेज प्रवेश परीक्षा स्कोर के साथ उसे देश के एक शीर्ष विश्वविद्यालय हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भर्ती कराया गया था, जो बीजिंग सामान्य विश्वविद्यालय से बेहतर है जहां जो मेई है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये देश में सबसे अच्छा है। बेशक यह एक व्यापक स्तर है। हालांकि ली के ग्रेड बहुत अच्छे थे। उन्होंने कॉलेज प्रवेश परीक्षा में केवल 600 से अधिक अंक बनाए और शनचेन विश्वविद्यालय में भर्ती कराया गया। हुआकिंग विश्वविद्यालय हमेशा उनका सपना रहा है और जब वह बीजिंग में आता है तो वह हुआकिंग विश्वविद्यालय का दौरा करना चाहता है। वास्तव में अन्य स्थानों के कई लोग जो बीजिंग आते हैं वे हुकी विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे और कई प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालय के छात्र भी इसे देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि यह उनके दिमाग में शीर्ष हाथीदांत टॉवर है। हुकी विश्वविद्यालय जनता के लिए खुला हुआ करता था, लेकिन हाल के वर्षों में नियंत्रण सख्त हो गया है और गैर संकाय और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए प्रवेश करना मुश्किल है जब तक कि कोई उन्हें नहीं लाता। ली में जाने वाला था। ये बहुत अच्छा होगा, वह झांग येफी का अनुसरण कर सकती थी। ठीक है, तुम कब जा रहे हो? झांग येफी, ठीक है, मैं अब छोड़ने के लिए तैयार हूँ। भाई तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने के लिए एक कार ले जाऊंगा, मुझे एक कार में उठाओ। ये भी ठीक है, मैं बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी के द्वार के पास एक विद्वान परिवार में रहता हूँ, मैं समुदाय के द्वार पर आपका इंतजार करूंगा। झांग येफी, ठीक है, बाद में मिलते हैं। ली ने एक बहाना बनाया और छोड़ दिया। जो मेई, भाई, क्या तुम आज रात के खाने के लिए वापस आओगे? ली, अभी तक निश्चित नहीं है, शायद मैं रात के खाने पर नहीं आया। विज्ञापन। जो मेई ने थोड़ा निराश महसूस किया और कहा, ओह, तब मैं आपको छोड़ने पर आपको देखूंगा। ली, ठीक है। घर छोड़कर ली समुदाय के द्वार पर आ गया। बिक्री कार्यालय दरवाजे से दूर नहीं था। कई बिक्री कर्मचारियों ने ली को देखा और तुरंत एक दूसरे को फुसफुसाना शुरू कर दिया। उस आदमी को बाहर देखो, वह सुंदर और सुपर अमीर है। उसने कहा कि वह उस आउट ऑफ डेट सेलिब्रिटी के घर को खरीदना चाहता था और उसने वास्तव में ऐसा किया। हाँ, मैंने सिर्फ उन सभी को अंदर देखा। आप जानते हैं कि इस छोटे भाई का स्वाद अच्छा है। वह जिस लड़की को पसंद करती है वह वास्तव में बहुत सुंदर है। बहनों, दूसरों की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देने और अपनी खुद की प्रतिष्ठा को नष्ट करने की कोशिश मत करो। मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं उसके साथ कैसे फ्लर्ट करता हूँ? शायद वह मेरे साथ प्यार में पड़ जाएगा और फिर मुझे अब अपने जीवन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। शाओमी, जल्दी से जाओ। जब आप अमीर हो जाते हैं तो हमें मत भूलना। जब आप एक अमीर परिवार की पत्नी बन जाते हैं तो हमें मत भूलना। शाओमी नाम का विक्रेता मुस्कुराया, एक गिलास संतरे का रस उठाया और ली की ओर चला गया, जो बिल्ली की तरह कदम के साथ बस के लिए इंतजार कर रहा था और उसकी पतली कमर को घुमा रहा था। छोटे भाई, क्या आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं? शाओमी ने चैट करना शुरू कर दिया। क्या आप बिक्री कार्यालय में जाना चाहते हैं और पहले प्रतीक्षा करें? शाओमी ने स्वाभाविक रूप से संतरे का रस ली को सौंप दिया। ली ने संतरे का रस लिया, एक घूंट लिया और कहा, हाँ, किसी के लिए इंतजार कर रहे हैं।
संतरे के रस के लिए धन्यवाद। शॉमी, आपका स्वागत है। भाई अंदर जाओ और रुको। ली ये कोई जरूरत नहीं है। ये देखकर शॉमी की आंखें निराशा के साथ चमक गईं, लेकिन फिर उसने एक शानदार मुस्कान पर डाल दिया। वह इस अवसर को आसानी से छोड़ने का इरादा नहीं करती थी। छोटा भाई, चूंकि आप हमारे समुदाय के मालिक हैं, इसलिए हमें आपको सम्मान के अतिथि के रूप में व्यवहार करना चाहिए। मैं इस क्षेत्र से बहुत परिचित हूँ। यदि आपको मदद की जरूरत है या कुछ भी जानना चाहते हैं तो बस मेरे पास आओ। कुछ भी ठीक है, शॉमी ने कहा और जानबूझकर इस बात पर जोर दिया कि वे किसी भी चीज के लिए उसके पास आ सकते हैं। ली यी ने थोड़ा मुस्कुराया और विनम्रता से जवाब दिया, ठीक है, धन्यवाद। अगर मुझे कुछ भी चाहिए तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। ये कहने के बाद ली यी ने फिर से सड़क को देखा और जियाओमी को नजरअंदाज कर दिया। शॉमी उदास था, वह बुरा नहीं लग रही थी, लेकिन लड़का भी उसे नहीं देखता था। देखिए, मुझे किसी भी ट्रम्प कार्ड की जरूरत नहीं है। छोटा भाई, तुम आगे बढ़ो और अपना काम करो, मैं पहले जाऊंगा। ली यी ने मुड़कर कहा, ठीक है। नतीजतन इस समय शॉमी ने अपना पैर उठाया, अपने टखने को मोड़ा और सीधे ली यी की बाहों में गिर गया। ये देखकर ली यी ने जल्दबाजी में उसका समर्थन किया। शॉमी ली यी की बाहों में गिर गया। इस समय एक ब्लैक बिजनेस कार्ड धीरे धीरे खत्म हो गई। ये झांग येफी था जो ली यी को लेने के लिए आया था। विज्ञापन अध्याय 125, वह जितना स्मार्ट है। शॉमी ली यी की बाहों में शांति से झुक गया, उठना नहीं, और एक नाजुक आवाज में कहा, धन्यवाद छोटे भाई। अगर यह आपके लिए नहीं होता तो मुझे बुरी तरह से चोट लगती थी। बिक्री कार्यालय में कई महिला सेल्सपर्स को तब स्तब्ध कर दिया गया जब उन्होंने देखा कि शॉमी सुंदर आदमी को गले लगा रहा था। हे भगवान, शॉमी वास्तव में अच्छा है। अगर वह वास्तव में एक है तो वह बस उन्हें एक साथ गले लगाएगा। कमाल, अद्भुत। मुझे लगा कि वह सिर्फ मजाक कर रही थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह गंभीर थी और वास्तव में सफल रही। इस गति को देखते हुए क्या शॉमी आज रात उसके साथ बाहर जाने वाला है? ये सुंदर आदमी इतना समृद्ध है। अगर शॉमी उसके साथ जुड़ जाता है तो उसे एक विक्रेता के रूप में इतनी मेहनत नहीं करनी होगी। हम सभी को शॉमी से सीखना चाहिए और एक अमीर और सुंदर आदमी को देखने पर पहल करनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि शॉमी सुंदर है। एक वक्रता के साथ कौन सा अमीर लड़का उसे पसंद नहीं करेगा, यह सही है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अच्छी दिखने वाली नहीं है। जैसा कि कहा जाता है, अगर कोई पुरुष एक महिला का पीछा करता है तो यह एक पहाड़ की तरह है। अगर एक महिला एक पुरुष का पीछा करती है तो यह धुंध की एक परत की तरह है। जब तक एक महिला पर्याप्त रूप से सक्रिय है, कोई भी आदमी नहीं है जो उसे बहका नहीं सकता है। दूसरा पहलू, झांग येफी ने कार की खिड़की के माध्यम से इस दृश्य को देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य और सूक्ष्म परिवर्तन का एक संकेत चमक गया। भाई, ये इतनी लोकप्रिय है, लेकिन इस लड़की ने खुद को सार्वजनिक रूप से उस पर फेंक दिया। ये बहुत अतिरंजित है। ली यी के प्रति झांग येफी की अनुकूलता अब 93 अंक है, जो सामान्य जोड़ों की अनुकूलता से अधिक है। जब उसने इस दृश्य को देखा तो उसे थोड़ी जलन महसूस हुई। हालांकि वह ये भी देख सकती थी कि महिला जानबूझकर ली यी के भाई की बाहों में गिर गई थी और यह वह भाई नहीं था जिसने उसे बाहर निकालने की पहल की। क्या मुझे कार से बाहर निकलना चाहिए और अब ली यी भाई को फोन करना चाहिए? अगर मैं उसे फोन करता हूं और उससे आमने सामने मिलता हूं तो क्या भाई ली यी शर्मिंदा हो जाएगा? वह बाद में मेरा सामना कैसे करेगा? लेकिन अगर वह कार से बाहर नहीं निकले तो क्या महिला आगे बढ़ेगी और भाई ली यी के साथ फ्लर्ट करेगी? झांग येफी ने केवल एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और उसकी जन्मजात प्रतिस्पर्धी भावना सामने आई। कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्थिति क्या थी, वह उस महिला को सफल नहीं होने देती। फक करना, जब इसका मतलब आता है तो कौन किससे डरता है? झांग येफी ने जियाओमी का सामना करने का फैसला किया और उसे ये देखने दिया कि हर कोई भाई ली यी के साथ हुक नहीं कर सकता। झांग येफी ने ड्राइवर से कहा, मास्टर लियू, क्या आप उन दो लोगों को आगे देखते हैं? वहीं रुकें। जल्द ही कार ली यी और जियाओमी के सामने रुक गई। ली यी की होश इतनी तेज थी कि वह जानता था कि यह झांग येफी है जो कार के दरवाजे से पहले भी पहुंच गया था। हालांकि ली यी ने यह भी महसूस किया कि यह महिला बहुत कष्टप्रद थी। उसने उछाल नहीं लिया उसे पहले या बाद में, लेकिन जब झांग येफी आया था, क्या ये परेशानी नहीं पूछ रहा है? विज्ञापन। ली यी ने उसकी मदद की, उसने उसे जाने दिया और कहा, मैडम कृपया ध्यान दें। ठीक है, धन्यवाद छोटा भाई, आपका स्वागत है। अगले क्षण झांग येफी ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। उसने एक सफेद पोशाक पहनी हुई थी जिसके हिम ने अपने कदमों के साथ धीरे से बह गया, जैसे कि एक नए खिलने वाली लिली, ताजा और परिष्कृत। स्कर्ट को नाजुक फीता के साथ छटनी की जाती है जो कोमलता और लालित्य का एक स्पर्श जोड़ती है। उसके लंबे बालों को ध्यान से थोड़ा घुंघराले तरंगों में स्टाइल किया गया था, लापरवाही से उसके कंधों पर लिपटा हुआ था। बालों के कुछ किस्में धीरे धीरे उसके गालों के खिलाफ ब्रश करते हुए आकस्मिक आकर्षण का एक स्पर्श जोड़ते हुए। झांग येफी के चेहरे की विशेषताएं नाजुक और तीन आयामी हैं और उसकी आंखें गहरी और उज्ज्वल हैं, जैसे कि वे सितारों का समुद्र ज्ञान और चपलता के साथ स्पार्कलिंग करते हैं। उसके पास एक सीधी नाक और गुलाबी होंठ हैं। जब वह मुस्कुराती है तो उसके मुंह के कोने थोड़ा ऊपर हो जाते हैं, जिससे दो आकर्षक डिंपल बनते हैं जो लोगों को अनजाने में आकर्षित करते हैं। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी और प्रकाश को विकीर्ण करने के लिए लग रहा था। सूरज की रोशनी में और भी अधिक पारभासी दिखाई दे रहा था। सरल सफेद ऊंची एड़ी की एक जोड़ी, कदम हल्के और सुरुचिपूर्ण है और हर कदम को इतने आत्मविश्वास से और शांति से उठाया जाता है। कार से उतरने के बाद उसने ली यी को कोमलता से देखा और शॉमी को नजरअंदाज कर दिया, जो ली यी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि वह हवा और अदृश्य थी। झांग येफी सीधे ली यी के पास चला गया, स्वाभाविक रूप से उसकी बांह ले ली और धीरे से कहा, भाई तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, है ना? ये देखकर शॉमी का चेहरा थोड़ा बदल गया। वह पूछना चाहती थी, आप कौन हैं? हालांकि दूसरे व्यक्ति के स्वर को देखते हुए ये स्पष्ट था कि वह उसे जानता था। शॉमी भी चतुराई से कुछ कदम पीछे ले गया, एक अभिवादन के रूप में झांग येफी को सिर हिलाया और फिर निराशा के संकेत के साथ बिक्री कार्यालय में वापस आ गया। जब उसने झांग येफी को देखा तो उसने ली यी के साथ हुक करने में सभी आत्मविश्वास खो दिया, क्योंकि झांग येफी की उपस्थिति और आंकड़ा उसकी तुलना में बेहतर है और दूसरी पार्टी उसे लाखों के एक वाणिज्यिक वाहन में लेने के लिए आई थी, इसलिए यह स्पष्ट है कि उसकी स्थिति उसकी तुलना में अधिक है। इसके अलावा झांग येफी जिंटियन खनन समूह के अध्यक्ष की एकमात्र बेटी के रूप में और एक अमीर परिवार की एक लड़की, एक अद्वितीय आत्मविश्वास और आकर्षण और एक मजबूत आभा है। जब तक वह चारों ओर है तो सुंदर महिलाएं जो ली यी को बहकाना चाहती हैं, वे स्वाभाविक रूप से पीछे हटेंगी। शॉमी जानता था कि वह उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती है, इसलिए वह केवल इंतजार कर सकती है और देख सकती है कि क्या भविष्य में कोई और अधिक उपयुक्त था। ली यी ने झांग येफी को देखा और उसकी आंखें जल गईं। झांग येफी अपनी बीमारी से उबरने के बाद वह दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक सुंदर हो गई। खासकर आज वह एक परी की तरह लग रही थी जो पृथ्वी पर उतर रही थी, इतनी सुंदर थी। ली यी ने धीरे से उसके हाथ की पीठ को थपथपाया और कहा, मैं लंबा इंतजार नहीं करता था, मैं अभी बहुत पहले नहीं आया था। भाई ली यी, कार में जल्दी जाओ। ठीक है, चलिए चलते हैं। झांग येफी ने पिछले दरवाजे को खोला और ली यी को अंदर जाने दिया और वह ली यी के साथ पीछे की सीट पर भी बैठी। विज्ञापन। जिस क्षण कार का दरवाजा बंद हुआ, ये बाहरी दुनिया के शोर और अराजकता को अलग करने के लिए लग रहा था, जिससे उन दोनों के बीच केवल मिठास थी। कार में झांग येफी ने ली यी की बाह पकड़ते रहे और ली यी के कंधे पर अपना सिर झुकाते रहे। वह ली यी को ये बताने के लिए इतनी उत्सुक नहीं थी कि वह उसे कार्यों के माध्यम से पसंद करती है, लेकिन जब उसने अन्य महिलाओं को सार्वजनिक रूप से ली यी के साथ छेड़खानी करते देखा तो उसे संकट की भावना महसूस हुई और जल्द से जल्द अपनी संप्रभुता की घोषणा करना चाहती थी। इसलिए वह अब आरक्षित नहीं थी और कार में जैसे ही ली यी को फंस गई थी, ली यी ने स्वाभाविक रूप से झांग येफी में बदलाव भी महसूस किए और वह इसके बारे में खुश थे। हालांकि ली यी बहुत भ्रमित था। जब झांग येफी ने जियाओमी को खुद को अपनी बाहों में फेंकते हुए देखा तो उसने एक भी सवाल नहीं पूछा। फीफी, क्या आपके पास पूछने के लिए कुछ नहीं है? ली यी पूछा गया। झांग येफी, नहीं। भाई, क्या आप सोच रहे हैं कि मैंने आपसे क्यों नहीं पूछा कि उस लड़की के साथ अभी क्या हुआ है?
ली हाँ झांग ये पूछने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे अपने भाई पर भरोसा है। इसके अलावा वह महिला मेरे भाई के ध्यान के योग्य नहीं है। इसके अलावा सार्वजनिक रूप से क्या हो सकता है, इसलिए पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ली ने दिल से हंसते हुए झांग यफी के बालों को रगड़ दिया और कहा, हुकी विश्वविद्यालय के एक शीर्ष छात्र से उम्मीद के मुताबिक वह सिर्फ इतना स्मार्ट है। झांग यफी ने मीठी मुस्कुराई और कहा, यह सही है। दोनों ने लापरवाही से बातचीत की और जल्द ही हुकिंग विश्वविद्यालय के द्वार पर पहुंचे। प्रबंधन काफी सख्त है और गैर स्कूल शिक्षकों से संबंधित कारों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। ली और झांग यफी को स्कूल के गेट पर बस से उतरना पड़ा। स्कूल के गेट पर कई लोग फोटो लेने के लिए कतार में लग रहे थे। हम परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम यहाँ हैं इसलिए हम केवल फोटोज ले सकते हैं और गेट पर जांच कर सकते हैं। भाई मेरे साथ आओ। ठीक है। झांग यफी ने ली को लिया और आसानी से चले गए। झांग यफी एक पारिवारिक व्यवसाय का उत्तराधिकारी है, इसलिए वह व्यवसाय प्रबंधन को महत्व देती है और स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट ऑफ हुआकिंग विश्वविद्यालय में व्यवसाय प्रबंधन का अध्ययन करती है। क्योंकि वह पहले बीमार थी, वह लंबे समय से कॉलेज नहीं गई थी। आज रात एक कक्षा की बैठक हुई और उसे कक्षा को रिपोर्ट करना पड़ा। ली के बाद और वह स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में पहुंची। झांग यफी ने कहा, भाई ली मैं एक क्लास मीटिंग में जा रहा हूँ, यह आपकी पहली बार है, इसलिए जाकर अपने आप को देखें। मैं आपको बैठक के बाद फोन करूंगा। ली ठीक है। झांग यफी कक्षा में चला गया और ली खुद से परिसर में घूमते रहे। हाकिंग विश्वविद्यालय का परिसर बहुत बड़ा और सुंदर है। यह एक बार ली के ड्रीम स्कूलों में से एक था, इसलिए वह इसे देखना चाहता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, ली ने गणित के स्कूल में स्थानांतरित कर दिया। अचानक दीवार पर कई कठिन गणित की समस्याओं ने ली का ध्यान आकर्षित किया। विज्ञापन क्या अध्याय 126 बहुत सरल नहीं है। ये कठिन प्रश्न सावधानी से डिजाइन की गई पहेलियों की तरह लगते हैं, जिनमें से प्रत्येक ज्ञान को विकीर्ण करता है और राहगीरों की सोच सीमाओं को चुनौती देता है। ली रुक गई। उसकी आंखें सवालों के बीच भटक रही थीं और उसके मुंह के कोने अनजाने में गुलाब हो गए। यदि यह अतीत में होता तो वह सवालों को भी नहीं समझता, लेकिन अब उन्होंने अपने गणित कौशल को प्रवीणता में बढ़ाने के लिए एक एनहेंसमेंट पॉइंट का उपयोग किया है। उन कठिन गणित की समस्याएं जिन्हें वो एक बार भी नहीं समझ सकता था, अब उसे बहुत सरल लगता है। उन्होंने पहले प्रश्न की ध्यान से जांच करना शुरू कर दिया। इस प्रश्न में उन्नत संख्या सिद्धांत शामिल था, जिसमें सरल निर्माण और प्रमाण की आवश्यकता थी। ली के दिमाग में दौड़ लगाई गई। उसकी उंगलियां अनजाने में हवा में इशारा करती हैं, जैसे कि एक मूक कटौती में लगे हों। आधा मिनट बाद उसकी आंखों में प्रकाश की एक चमक भड़क गई और उसने समस्या को हल करने की कुंजी पाई। उसने उसके बगल में चाक को उठाया और समस्या को हल करना शुरू करने वाला था जब उसने उसके बगल में कदमों की थोड़ी सी आवाज सुनी। ली ने देखा और एक युवा व्यक्ति को एक साधारण टी शर्ट और जींस में देखा, जो दूर नहीं खड़ा था। उसके हाथ में एक गणित नोटबुक पकड़े हुए उसे एक अवर्णनीय एकाग्रता के साथ घूर रहा था। क्या आप यहाँ इन समस्याओं को हल करने के लिए हैं? युवक ने अपनी आवाज में मुश्किल से बोधगम्य उत्साह के संकेत के साथ पहले चुप्पी को तोड़ दिया। ली ने थोड़ा मुस्कुराया और सिर हिलाया। मुझे ऐसा लगता है ये सवाल काफी दिलचस्प है। ये सुनकर युवक की आंखें समय से चमक गईं। उन्होंने कहा, हेलो, मेरा नाम लिन हाओ है और मैं गणित विभाग में एक स्नातक छात्र हूँ। मैं 2 साल से इन कठिन समस्याओं को इंगित कर रहा हूँ और मेरे पास कुछ सुराग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी भी उन्हें हल करने से एक लंबा रास्ता तय कर रहा हूँ। ली वास्तव में मुझे नहीं लगता कि यह मुश्किल है। लिन हाओ ये देखकर कि ली को ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वह मजाक कर रहा था, लिन हाओ ने कहा, ऐसा लगता है कि आप भी एक विशेषज्ञ हैं। यदि आप बुरा नहीं मानते हैं तो क्या हम इसे एक साथ चर्चा कर सकते हैं? ली ये सवाल बहुत मुश्किल नहीं है। चर्चा करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है ना? लिन हाओ दम रह गया और पूछा, आपको लगता है कि ये सवाल मुश्किल नहीं है? ली ने सिर हिलाया और कहा, हाँ ये बहुत सरल नहीं है। लिन हाओ अवाक था। इस समय कई अन्य सहपाठियों ने ली के शब्दों को सुनने के लिए गुजरा और हुआ। वे रुक गए और हंसे। ये छात्र डीन मानने में काफी अच्छा है। यह सही है, ये सवाल मुश्किल नहीं है। अगर आपको लगता है कि यह मुश्किल नहीं है तो आप इसे हल क्यों नहीं करते? ली ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, फिर मैं अब समस्या को हल करना शुरू कर दूंगा। विज्ञापन। ली ने सोचा, आप हुकी विश्वविद्यालय के शीर्ष छात्र हैं, ये कुछ गणित की समस्या है ना? ये कितना मुश्किल है, मैं इसे आप लोगों को समझाता हूँ। ली ने चाक उठाया और जवाब देना शुरू कर दिया। लिन हाओ और वे लोग भी बहुत उत्सुक थे। क्या यह व्यक्ति वास्तव में इसका जवाब दे सकता है? वे बस खड़े होकर देखते थे। ली जल्दी में था। वह जल्द से जल्द लेखन समाप्त करना चाहता था और फिर हुआ कि विश्वविद्यालय के अन्य कॉलेजों में जाना चाहता था। ली चाक का एक टुकड़ा पकड़ रही थी और बहुत जल्दी लिख रही थी, बिना सोचे समझे, जैसा कि उसने इन सवालों की समाधान प्रक्रिया को एक एक करके लिखा था। जल्द ही एक सवाल समाप्त हो गया। लिन हाओ हैरान था। देख रहे सभी छात्र भी हैरान थे। हे भगवान, उसने वास्तव में एक सवाल खत्म किया। वह इसे लिख रहा है, लेकिन कौन जानता है कि क्या ये सही है? शायद उसने इसे बेतरतीब ढंग से लिखा है। बिल्कुल। क्या आपने नहीं देखा कि उसने कितनी जल्दी समाधान लिखा था? उसने इसके बारे में इतना नहीं सोचा था, इसलिए यह अजीब है कि उसे सही मिला। कोई सहमत नहीं था। ली ने दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखना जारी रखा। जल्द ही उन्होंने दूसरे सवाल का जवाब दिया। अब हर कोई अब शांत नहीं था। हर कोई आश्चर्यचकित था और जोर से चर्चा की। ली अवाक था। क्या ये सिर्फ एक सवाल नहीं था? ऐसा उपद्रव क्यों करते हैं? बहुत कम वह जानता था कि ये सरल गणित की समस्याएं नहीं थी, लेकिन आज दुनिया में 9 सबसे अनसुलझी गणितीय समस्याएं हैं। ये 9 कठिन समस्याएं गणित के कई क्षेत्रों को कवर करती हैं, जिसमें संख्या सिद्धांत, बीजगणितीय ज्यामिति, टोपोलॉजी और भौतिकी और गणित के चौराहे शामिल हैं। वे हैं गोल्डबैक का अनुमान। ये संख्या सिद्धांत में एक पुरानी और प्रसिद्ध समस्या है, जिसमें कहा गया है कि 2 से अधिक संख्या में भी संख्या 2 प्रमुख संख्याओं के योग के रूप में लिखी जा सकती है। हॉज का अनुमान। ये बीजगणितीय ज्यामिति में एक अनसुलझी समस्या है, जो एक विशेष बीजगणितीय चक्र और इसी ज्यामितीय वस्तुओं के बीच संबंधों की चिंता करता है। पॉइंके अनुमान। ये त्रि-आयामी कई गुना के बारे में एक टोपोलॉजिकल समस्या है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी तरह से जुड़ा हुआ कॉम्पैक्ट त्रि-आयामी कई गुना 3-आयामी क्षेत्र के लिए होमोमोर्फिक है। रीमन परिकल्पना। ये संख्या सिद्धांत में एक प्रसिद्ध समस्या है जो रीमन जीटर फंक्शन के गैर तुच्छ शून्य के वितरण की चिंता करती है और अप्रमाणित रहती है। विज्ञापन। यांग मिल्स अस्तित्व और द्रव्यमान अंतर। ये भौतिकी और गणित में एक महत्वपूर्ण समस्या है। इसमें गेज फील्ड थ्योरी के मूलभूत गुण शामिल हैं और अभी तक गणितीय रूप से संतोषजनक रूप से पुष्टि नहीं की गई है। नवियर स्टोक्स अस्तित्व और चिकनाई। ये द्रव की गतिशीलता में एक मौलिक प्रश्न है और गणित में एक महत्वपूर्ण अनसुलझी समस्या बनी हुई है। पी बनाम एनपी समस्या। ये कंप्यूटर विज्ञान और गणित में एक मौलिक समस्या है जो अभी तक पूरी तरह से हल नहीं हुई है। फर्मेट का अंतिम प्रमेय। ये प्रमेय कहता है कि किसी भी पूर्णांक n के लिए 2 से अधिक कोई पूर्णांक नहीं है। b और c 1 से अधिक है, जैसे कि a इक्वल्स b n जोड़ cn। हालांकि कृपया ध्यान दें कि यह फर्मेट के अंतिम प्रमेय का मूल सूत्रीकरण नहीं है, जो प्रमुख शक्तियों से संबंधित एक प्रसिद्ध प्रमेय है। बैक और स्विनटन डायर अनुमान। ये बीजगणितीय ज्यामिति में एक समस्या है। मॉड्यूलर रूपों और अंडाकार घटता के बीच संबंध शामिल है और अभी तक पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है। 9 कठिन समस्याओं में से प्रत्येक कई वर्षों से दुनिया के गणित समुदाय में एक अनसुलझी समस्या रही है। हालांकि ली ने कुछ ही मिनटों में एक सवाल समाप्त किया। जैसा कि समाधान प्रक्रिया और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लिखे गए थे, हर कोई स्तब्ध था। जब ये छठे सवाल पर आया तो लिन हाओ की आंखें चौड़ी हो गईं। 9 कठिन गणितीय समस्याएं हैं और उनमें से किसी एक को हल करना गणित के इतिहास में एक मील का पत्थर है। कोई भी एक ही समय में सभी 9 कठिन समस्याओं का अध्ययन नहीं कर सकता है। लिन हाओ नवियर स्टोक्स अस्तित्व और चिकनाई का अध्ययन करने पर केंद्रित है। उन्होंने कुछ प्रगति की थी। ली ने समस्या का जवाब लिखा था। लिन हाओ ने पाया कि ली की समाधान प्रक्रिया बहुत ही उचित थी, अपने से बहुत बेहतर थी और उनके उत्तर के अनुसार
ये वास्तव में सही था। लिन हाओ हैरान था। क्या उसने वास्तव में नवियर स्टोक्स अस्तित्व और चिकनाई की समस्याओं को हल किया था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे अन्य कठिन सवाल भी मिले? लिन हाओ ने महसूस किया कि यह गणित के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन हो सकता है। उन्होंने अपना फोन उठाया और ली यी की तस्वीरें और वीडियो लेना शुरू कर दिया। हालांकि ली यी उत्तर लिखने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और लिन हाओ केवल अपने पक्ष और पीछे की तस्वीरें ले सकते थे। 10 मिनट से अधिक समय बाद ली यी ने अंतिम प्रश्न को समाप्त कर दिया। बेहे और स्विनटन डायनुमान। ली यी ने लिन हाओ को देखा और कहा, सहपाठी, मैंने लिखना समाप्त कर दिया है। ये कैसे है? मैंने कहा कि यह मुश्किल नहीं था। ठीक है, मेरे पास कुछ और करना है, इसलिए मैं पहले छोड़ दूंगा। लिन हाओ, ओह अलविदा। लिन हाओ ने ली यी को खाली कर दिया। उसकी आंखें अभी भी ली यी द्वारा लिखे गए अन्य सवालों के जवाबों पर तय हुई। अन्य छात्र भी ली यी के जवाब को ध्यान से पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए। ली यी ने अपना सिर हिला दिया। इस बारे में क्या दिलचस्प है? वह परिसर का पता लगाने के लिए जा सकती है। ली यी चला गया है। जल्द ही प्रश्नों में से एक का सही उत्तर साबित हुआ। यह व्यक्ति लियू चेंग है, जो हुकिंग विश्वविद्यालय में गणित के स्कूल में एक डॉक्टरेट छात्र है। उन्होंने कहा, ओह माय गॉड, यह अविश्वसनीय है। उस छात्र ने सिर्फ गोल्डबैक अनुमान साबित किया। विज्ञापन अध्याय 127। क्या ये वास्तव में एक संबंध है कि एक संबंध है? गोल्डबैक अनुमान गणितीय समुदाय में अच्छी तरह से जाना जाता है और इसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। लेकिन जब गोल्डबैक अनुमान व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है और गणितज्ञों ने इसे कुछ सीमाओं के भीतर सही पकड़ने के लिए दिखाया है, तो यह अभी तक पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है। ये गणितज्ञों के लिए एक अफसोस है। अब ली यी एक समाधान के साथ आया है जो अब एक विशिष्ट सीमा के भीतर सही नहीं है, लेकिन पूरी तरह से गोल्डबैक अनुमान को साबित करता है। यह एक वरिष्ठ गणित पीएचडी छात्र को कैसे उत्साहित नहीं कर सकता है? लियू चेंग के शब्दों को सुनकर बाकी सब स्तब्ध थे। डॉक्टर लियू, आपने क्या कहा? उन्होंने वास्तव में गोल्डबैक अनुमान साबित किया। डॉक्टर लियू, गोल्डबैक अनुमान इतना मुश्किल है और दुनिया में इतने सारे गणितज्ञ इसे पूरी तरह से साबित नहीं कर पाए हैं। और आपने कहा कि उस व्यक्ति ने अभी इसे साबित किया है। ये हास्यास्पद है ना? यह सही है, यह एक गंभीर मामला है। बकवास मत करो। डॉक्टर लियू ने सख्ती से सिर हिलाया और कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने वास्तव में इसे पूरी तरह से साबित किया। देखिए, उन्होंने जो उत्तर लिखा वह न केवल गोल्डबैक अनुमान साबित होता है, बल्कि यह इतना संक्षिप्त और सुंदर भी है। यह एकदम सही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गोल्डबैक अनुमान इस तरह से साबित होगा। ऐसा लगता है कि मेरी सोच पहले ही बंद थी। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे 6 साल के शोध के बाद कोई समाधान नहीं मिला। वह वास्तव में एक गणितीय प्रतिभा है। अरे, वह कहाँ है? डॉक्टर लियू चेंग फिर से ली यी से परामर्श करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पाया कि वह अब वहाँ नहीं थे। लिन हाओ ने कहा, भाई, वह लिखने के बाद छोड़ दिया। डॉक्टर लियू, त्वरित प्रोफेसर हुआ वेन्यू को तुरंत बुलाओ। हुआ कि प्रोफेसर हुआ वेन्यू विश्वविद्यालय घरेलू गणित समुदाय और एक डॉक्टरेट पर्यवेक्षक में एक प्रमुख व्यक्ति है। उन्होंने अपना पूरा जीवन गोल्डबैक अनुमान के अध्ययन के लिए समर्पित किया है। जब डॉक्टर लियू चेंग ने उन्हें फोन पर यह चौंकाने वाली खबर दी, तो प्रोफेसर हुआ वेन्यू शायद ही उनके कानों पर विश्वास कर सकें। आपने क्या कहा? किसी ने गोल्डबैक अनुमान को पूरी तरह से साबित किया? लियू चेंग दाओ, शिक्षक, ये सिर्फ गोल्डबैक अनुमान नहीं है। हमने पाया कि नवियर स्टोक्स अस्तित्व और चिकनाई भी हल हो गई है। प्रोफेसर हुआ वेन्यू, कोई रास्ता नहीं? आपने इसे कहाँ देखा? लियू चेंग, हमारे कॉलेज की दीवार पर 9 कठिन समस्याओं की एक दीवार है। प्रोफेसर हुआ वेन्यू ने कहा, ओह जल्दी करो और जवाब की एक तस्वीर ले लो और इसे मेरे पास भेजो। ठीक है, मैंने एक तस्वीर ली है और इसे वीचैट के माध्यम से भेजूंगा। लियू चेंग ने उत्तर दिया और जल्दी से ली यी द्वारा लिखित उत्तर को प्रोफेसर हुआ वेन्यू को भेजा। प्रोफेसर हुआ वेन्यू ने जल्दी से अपने हाथों में काम किया, अपने मोबाइल फोन से चित्रों को अपने कंप्यूटर पर स्थानांतरित कर दिया और उन्हें ध्यान से अध्ययन किया। स्क्रीन पर हर चरित्र जीवन की चिंगारी के साथ छलांग लग रहा है। गणितीय सत्य की अंतहीन खोज के लिए एक गवाही। प्रोफेसर हुआ वेन्यू ने बहुत गंभीरता से देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे प्रारंभिक भ्रम से सदमे में बदल रही हैं और अंत में परमानंद में। ली यी का समाधान न केवल तार्किक रूप से कठोर है, बल्कि चतुराई से उस जाल से भी बचता है जो पिछले प्रयासों में विफल हो गया है। गोल्डबैक अनुमान के सही अर्थ की व्याख्या पूरी तरह से नए दृष्टिकोण से। ये कैसे संभव है? प्रोफेसर हुआ वेन्यू ने खुद को म्यूट कर दिया। उसके हाथ थोड़ा कांप रहे थे। वह अच्छी तरह से जानता था कि एक बार इस उत्तर को सार्वजनिक कर दिया गया था, ये पूरी तरह से एक नए युग में गणित और अशके इतिहास को फिर से लिख देगा। प्रोफेसर हुआ वेन्यू ने तुरंत नवियर स्टोक्स अस्तित्व और चिकनाई के समाधान पर क्लिक किया। इसे पढ़ने के बाद वह दंग रह गया। विज्ञापन, यह अविश्वसनीय है। यह इस तरह से कैसे साबित हो सकता है? ये वास्तव में सरल है। प्रोफेसर हुआ वेन्यू ने तुरंत लियू चेंग को फोन किया और कहा, मैंने अभी गोल्डबैक अनुमान और नवियर स्टोक्स अस्तित्व और चिकनाई की समस्या का समाधान देखा है। ये बहुत सरल है, यह एकदम सही है। लियू चेंग, शिक्षक, उस व्यक्ति ने भी अन्य 7 सवालों के जवाब लिखे। ये सिर्फ इतना है कि हम में से जो लोग यहाँ मौजूद हैं, उन्हें पर्याप्त अनुभव नहीं है, इसलिए हम नहीं जानते कि क्या वे सही हैं। ओह, उन्होंने खुद से 9 कठिन सवालों के जवाब लिखे। हाँ, और मैंने इसे आधे घंटे से भी कम समय में समाप्त कर दिया। क्या? जल्दी, मुझे अन्य सवालों के जवाब भी भेजें। जल्दी करो। ठीक है, मैं इसे तुरंत भेज दूंगा। लियू चेंग ने प्रोफेसर हुआ वेन्यू को 7 अन्य कठिन गणितीय समस्याओं के जवाब भी भेजे। प्रोफेसर हुआ वेन्यू बहुत खुश थे और तुरंत इसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। जल्द ही वह स्तब्ध था। 2 और प्रश्न सही पाए गए, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि अन्य 5 प्रश्न सही थे। प्रोफेसर हुआ वेन्यू ने तुरंत स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की कोर टीम के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें कई प्रोफेसर और विद्वान शामिल हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने समूह में ली यी द्वारा लिखे गए उत्तर को पोस्ट किया, सभी को अध्ययन करने के लिए कहा कि क्या ये सही था। 10 मिनट से अधिक समय के बाद सभी सवालों के जवाब वापस खिलाए गए और वे पूरी तरह से सही थे। अचानक बैठक में माहौल उत्साहित हो गया। शिक्षक, यदि आपके पास समय है तो कृपया अब 9 कठिनाइयों की दीवार पर जाएं। ठीक है, मैं अपनी बाइक की सवारी करता हूँ। मैं वहाँ पर भाग जाऊंगा। मैं भी जल्दी करूंगा कुछ चमत्कार को देखने के लिए। गणित के स्कूल के प्रोफेसरों, साथ ही साथ कई डॉक्टरेट छात्रों और स्नातक छात्रों ने सभी कार्रवाई की है। वे सभी गणित के इतिहास में एक महान दिन देखना चाहते थे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के परिसर में लोगों की एक घनी भीड़ 9 कठिन समस्याओं की आमतौर पर शांत दीवार के सामने इकट्ठा हुआ। सफेद बालों वाले पुराने प्रोफेसरों से लेकर युवा छात्रों तक सभी का चेहरा सदमे से भरा था। सभी ने ली यी द्वारा छोड़े गए उत्तर की सावधानीपूर्वक जांच की। सबसे पहले कुछ लोगों को अभी भी उनके दिलों में संदेह था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, भीड़ के बीच अधिक से अधिक आवाजें सुनी गईं। ये वास्तव में फर्माट के अंतिम प्रमेय का पूरा प्रमाण है। एक युवा डॉक्टर की आवाज उत्साह से काम गई और यह एक BEHE और स्वाइनटन डाया अनुमान, उसका समाधान कितना सरल और स्पष्ट है। एक और प्रोफेसर विस्मय में कहा, विज्ञापन, एक पल के लिए 9 कठिन समस्याओं की दीवार के सामने का क्षेत्र चीयर्स का समुद्र बन गया। वे जानते थे कि आज वे जो देख रहे थे वह केवल कुछ कठिन गणितीय समस्याओं का समाधान नहीं था, बल्कि मानव ज्ञान में एक महान छलांग भी है। यह अविश्वसनीय है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि 9 कठिन समस्याएं जिन्होंने वर्षों से गणितीय समुदाय को त्रस्त कर दिया है, सभी एक ही समय में एक ही व्यक्ति द्वारा हल किए गए थे। यह अविश्वसनीय है। इस व्यक्ति की गणितीय प्राप्ति बहुत अधिक है। हमें उसे हुआ कि विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट पर्यवेक्षक बनने और अपने देश के लिए अधिक गणितीय प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। लियू चेंग, वह व्यक्ति कहाँ है? लियू चेंग ने जवाब दिया, शिक्षक, वह व्यक्ति एक कॉलेज के छात्र की तरह दिखता था। उसने उत्तर लिखा और छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गया था और मैं उसे नहीं जानता। क्या आप उसे लिखने के बाद जाने देते हैं? आपने उसे क्यों नहीं रखा? प्रोफेसर हुआ वेन्यू ने पूछा। लियू चेंग अवाक थे। मैं उसे कैसे रखूं? मुझे नहीं पता कि उनके द्वारा लिखे गए सभी उत्तर सही हैं।
इसके अलावा मेरे लिए अन्य लोगों की स्वतंत्रता को अवैध रूप से प्रतिबंधित करना असंभव है ना? शिक्षक, वह हमारे कॉलेज से नहीं लगता है। इसके अलावा वह छोड़ना चाहता है और मैं उसे रोक नहीं सकता, लियू चेंग ने कहा। वह हमारी अकादमी से नहीं है, फिर हमें उसे ढूंढना होगा। हालांकि लियू चेंग को पता नहीं था कि ली को कैसे ढूंढना है। इन प्रोफेसरों के पास एक समाधान था। सुरक्षा विभाग से तुरंत संपर्क करें और उन्हें निगरानी फुटेज की जांच करें। हमें उस गणित प्रतिभा को ढूंढना होगा। तुरंत सुरक्षा विभाग व्यस्त हो गया। 9 कठिन दीवारों पर निगरानी कैमरों की जांच करने के साथ शुरू हुआ। ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि ली किस कॉलेज से था और वह कहां था। यह 2 छोरों में विभाजित है। जहां गिफी पहले ही बाहर आ चुके थे। ली उसके साथ मिलने के बाद वे दोनों एक कॉलेज जोड़े की तरह परिसर में चले गए और फिर सड़क के किनारे एक छोटा सा जंगल पाया और बैठकर चैट किया। स्कूल सुरक्षा विभाग ने निगरानी वीडियो के माध्यम से ली को पाया है और प्रोफेसर हुआ वेन्यू और अन्य लोगों को उनके स्थान से कहा है। चलो चलते हैं, हम जल्द ही वहां पहुंचेंगे। ली यहाँ है। जहां गिफी ने अपने सिर को अपने कंधे पर झुककर कहा, भाई ली, ये बहुत अच्छा होगा अगर यह हमेशा इस तरह हो सकता है। हाँ, ऊधम और हलचल से दूर केवल शांति है। ली ने जहां गिफी का हाथ रखा और उनमें से दोनों बहुत रोमांटिक और गर्म थे। अचानक एक आवाज चिल्लाया, उसे पाया, वह यहाँ है। फिर लोगों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हो गया जिसमें 1 दर्जन सुरक्षा गार्ड और दर्जनों लोग शामिल थे जो कि ली और झांग गिफी के आसपास थे। झांग गिफी स्तब्ध था। ली भी हैरान था। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक 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 चिन्ह उद्धरण चिन्ह। धिक्कार है, मैं दूसरे स्कूल से हूं और मैं सिर्फ एक रिश्ता बनाने के लिए परिसर में घुस गया। क्या मुझे गिरफ्तार करने के लिए इतने सारे लोगों को भेजना आवश्यक है? विज्ञापन अध्याय 128 कृपया एक डॉक्टरेट पर्यवेक्षक बने। इस अचानक घेरने का सामना करते हुए ली और झांग गिफी ने एक दूसरे को भ्रम में देखा। मूल रूप से गर्म वातावरण पूरी तरह से नष्ट हो गया था और दोनों के पास खड़े होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चिंतित अभिव्यक्तियों के साथ कई प्रोफेसर भीड़ से बाहर चले गए। प्रोफेसर हुआ वेन्यू आने वाले पहले व्यक्ति थे। उनकी आंखें उत्साह के साथ चमक रही थीं और विश्वास, क्या आप जीनियस हैं जिन्होंने 9 कठिन गणितीय समस्याओं को हल किया है? प्रोफेसर हुआ वेन्यू की आवाज उत्तेजना के साथ थोड़ा काम गई। वह लगभग आधा भाग गया और आधा ली के पास चला गया। उसकी आंखें ली पर तय हुई। ली एक पल के लिए दंग रह गए, फिर महसूस किया कि ये लोग दीवार पर छोड़े गए 9 कठिन सवालों के जवाब के लिए आए थे। पर निर्भर, आपको इसे पहले कहना चाहिए था। मुझे लगा कि डेटिंग अवैध थी। ली ने थोड़ा मुस्कुराया और सिर हिलाया, जिसे उसका समझौता माना जाता था। बहुत बढ़िया, प्रोफेसर हुआ वेन्यू ने प्रशंसा में कहा। फिर उसके पीछे भीड़ की ओर रुख किया और कहा, हर कोई ये गणितीय प्रतिभा है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। उसने न केवल गोल्डबेक अनुमान को हल किया बल्कि गणित में सबसे कठिन समस्याओं में से 9 पर विजय प्राप्त की। जैसे ही ये शब्द बोले गए, भीड़ फिर से उत्साहित हो गई, जिसमें विस्मयादिबोधक और चर्चा एक के बाद एक बढ़ रही थी। कमाल, यह उसके रूप में निकला। मुझे लगा कि वह एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन वह बहुत छोटा है। उसने एक ही समय में 9 कठिन समस्याओं को हल किया। उसने ये कैसे किया? जीनियस। मैं जीनियस को छोड़कर उसका वर्णन करने के लिए किसी अन्य शब्द के बारे में नहीं सोच सकता। मैंने मूल रूप से सोचा था कि लोगों के बीच की खाई कड़ी मेहनत के माध्यम से बनाई जा सकती है, लेकिन अब मैं गलत हूँ। प्रतिभा के सामने कड़ी मेहनत बेकार है। लोगों की उत्तेजना और चर्चाओं को सुनकर झांग गिफी थोड़ा उलझन में था, लेकिन ये देखते हुए कि ली का सम्मान किया गया था, वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके दिल में गर्व की भावना महसूस कर रही थी। भाई, वे आपका बहुत सम्मान क्यों करते हैं? प्रोफेसर हुआ वेन्यू ने समझाया। छोटी लड़की, आप अभी तक नहीं जानते हैं क्या आपके प्रेमी ने 9 कठिन समस्याओं को हल किया है, जिन्होंने दशकों से गणित को त्रस्त कर दिया है। 9 मुश्किल समस्याएं, उनमें से किसी एक को हल करने से दुनिया पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। और उन्होंने एक साथ सभी 9 समस्याओं को हल किया है। वह बस दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिभा है। अब झांग गिफी को पता था, वह हैरान थी। क्या ली का भाई एक गणित प्रतिभा है? उन्होंने एक में 9 कठिन समस्याओं को हल किया। बस अब क्या वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय परिसर में नहीं भटक रहा है? हमने गणित में 9 सबसे कठिन समस्याओं को कैसे हल किया? भाई, क्या आप उस समय का उपयोग कर रहे थे जब आप समस्या को हल करने के लिए मेरा इंतजार कर रहे थे? झांग गिफी ने उसकी बड़ी आंखों को झपकी लेते हुए पूछा। हाँ, मैं वैसे भी स्वतंत्र था। मुझे लगा कि वे सवाल दिलचस्प थे, इसलिए मैंने अभी उत्तर लिखे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे उनसे उत्साहित होंगे। मुझे नहीं पता कि उन 9 कठिन प्रश्न क्या थे। ली ने उत्तर दिया, अवाक। मैंने बस लापरवाही से कुछ गणित के जवाब लिखे, लेकिन मुझे गणित विशेषज्ञों के एक समूह को झटका देने की उम्मीद नहीं थी। झांग गिफी हैरान था। विज्ञापन, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सिर्फ 1 घंटे से अधिक समय में भाई ली इस तरह की पृथ्वी बिखरने वाली बात करेगी। उसे देखते हुए वह इतना शांत और रचना करता है। भाई ली के पास कितनी क्षमताएं हैं जिनके बारे में मुझे पता नहीं है। मुझे लगा कि यह आश्चर्यजनक था कि वह इतनी कम उम्र में शनशाइन यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेडिशनल हेक्सिया मेडिसिन में प्रोफेसर थे और कैंसर का इलाज कर सकते थे। ये पता चला कि वह न केवल एक उत्कृष्ट चिकित्सक था, बल्कि बहुत समृद्ध भी था। उन्होंने परिवार के संकट को हल करने के लिए सीधे 20 बिलियन का स्थानांतरण किया और अब गणित में उनका प्रदर्शन वास्तव में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। क्या आश्चर्य है, इतना अप्रत्याशित, इतना चौंकाने वाला। महिलाएं मजबूत की प्रशंसा करने के लिए पैदा होती हैं। ये देखकर कि ली कितनी प्रभावशाली थी। झांग गिफी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन बहुत खुश महसूस कर रहा था और ली के प्रति उसकी अनुकूलता फिर से बढ़ गई। सुधार लक्ष्य झांग गिफी, अनुकूलता जोड़ 1, वर्तमान अनुकूलता 94 अंक। ली ने ये हल्के ढंग से कहा, लेकिन हुआ वेन्यू जैसे शीर्ष गणित के प्रोफेसरों के लिए यह एक थंडरक्लैप की तरह था। उन्होंने वास्तव में इसका जवाब इतना इत्मीनान से दिया। जीनियस के बीच बिल्कुल एक प्रतिभाशाली। इस तरह की प्रतिभाओं को हुआ कि विश्वविद्यालय में पेश किया जाना चाहिए। प्रोफेसर हुआ वेन्यू एक अग्रणी HUAQING विश्वविद्यालय में चित्रा तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने ली से कहा, छात्र, मैं हुआ कि विश्वविद्यालय में गणित के स्कूल के डीन स्कूल की ओर से मैं ईमानदारी से आपको हमसे जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। हम आपको दुनिया भर में गणितीय विज्ञान के विकास को बढ़ावा देने के लिए गणित के स्कूल में एक प्रोफेसर और डॉक्टरेट पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं। क्या ये ठीक है? प्रोफेसर हुआ वेन्यू ने ईमानदारी से बात की और उनकी आंखें उम्मीद से भरी थीं। ली अवाक था। आप चाहते हैं कि मैं फिर से प्रोफेसर बनूं और आप चाहते हैं कि मैं एक डॉक्टरेट पर्यवेक्षक बनूं, पर निर्भर, मैंने अभी कुछ जवाब लिखे हैं। क्या आप मुझे फिर से छद्म नाम देना चाहते हैं? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और डॉक्टरेट पर्यवेक्षक बहुत बढ़िया लगता है। ये बहुत अच्छा लगता है। हालांकि भले ही वह एक विश्व स्तरीय गणितज्ञ है, लेकिन उसे डॉक्टरेट छात्रों की देखरेख करने का समय कहाँ मिलता है? उनके पास महिलाओं के साथ फ्लर्ट करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त समय है। प्रोफेसर हुआ, आपके निमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं अभी भी एक छात्र हूं और अपनी पढ़ाई पूरी करने की जरूरत है। ली ने विनम्रता और ईमानदारी से जवाब दिया। विज्ञापन, जब प्रोफेसर हुआ वेन्यू ने ये सुना तो उसकी आंखें सदमे से भर गईं। वह अभी भी एक छात्र है। आप किस स्कूल से हैं? आपके पास गणित में इतनी उच्च प्राप्ति है? प्रोफेसर हुआ वेन्यू ने पूछा। ली, मैं शनशाइन विश्वविद्यालय में पर्यावरण के स्कूल से हूं और मैं इस वर्ष वरिष्ठ हूं। प्रोफेसर हुआ वेन्यू दम रह गए। मैं समझता हूं कि आप दूसरे स्कूल से हैं, लेकिन आप एक गणित भी नहीं है। ली ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन करता हूं।
हुआ वेन्यू अन्य प्रोफेसरों प्रोफेसर हुआ वेन्यू और अन्य प्रोफेसर सभी स्तब्ध थे। वह एक गैर पेशेवर और एक कॉलेज का छात्र है, लेकिन वह वास्तव में 9 कठिन सवालों के जवाब दे सकता है। यदि उन्हें एक गणित प्रमुख द्वारा निर्देशित किया गया था तो गणित के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां शायद अभूतपूर्व और बेजोड़ होंगी। प्रोफेसर हुआ वेन्यू और भी अधिक उत्साहित हो गए। छात्र, हम ईमानदारी से आपको हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। ली ये डीन हुआ, मेरे पास वास्तव में समय नहीं है, मैं सिर्फ कक्षाओं और स्नातक में भाग लेना चाहता हूँ। फिर से अस्वीकार किए जाने के बाद प्रोफेसर हुआ वेन्यू घबरा गए। वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके सामने का युवक न केवल गणित की दुनिया में एक खजाना था, बल्कि एक बीकन भी था जो भविष्य में वैज्ञानिक क्रांति का नेतृत्व कर सकता था। प्रोफेसर हुआ वेन्यू ने एक गहरी सांस ली और कुछ ऐसा किया जिससे सभी को चौंका दिया जाए। वह धीरे धीरे नीचे झुक गया, ली से पहले घुटने टेक दिए और लगभग दलील देने वाले तरीके से कहा, छात्र, हुकिंग विश्वविद्यालय और पूरे गणित समुदाय में गणित के स्कूल की ओर से मैं आपसे विनती करता हूं कि आप हमारे स्कूल में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर बनने के लिए हमारे निमंत्रण को स्वीकार करें। और एक डॉक्टरेट पर्यवेक्षक को दफन नहीं किया जाना चाहिए और आपके विजडम को एक व्यापक चरण की आवश्यकता है। हम आपको सबसे अच्छी स्थिति प्रदान करने के लिए तैयार हैं। हम आपको दसियों लाखों का वार्षिक वेतन देने का वादा करते हैं और उन सभी संसाधनों के बारे में आप सोच सकते हैं। हम केवल यह आशा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे और एक साथ गणितीय विज्ञान के विकास में योगदान देंगे। उद्धरण चिन्ह हिस प्रोफेसर हुआ वेन्यू के कार्यों ने सभी को उपस्थित कर दिया। वह राष्ट्रीय गणित समुदाय में एक प्रमुख व्यक्ति हैं, लेकिन आज उन्होंने वास्तव में एक युवा के सामने घुटने टेक दिए और उन्हें प्रोफेसर और डॉक्टरेट पर्यवेक्षक बनने की भीख मांगी। यह ली ने उसका समर्थन करने के लिए आगे बढ़ा और कहा, प्रोफेसर हुआ, ये संभव नहीं है, खड़े हो जाओ और बात करो। चूंकि हुआ वेन्यू ने घुटने टेक दिए हैं, वह कभी भी उठेगा जब तक वह अपना लक्ष्य हासिल नहीं करता। उन्होंने न तो खुद के लिए, न ही गणित के स्कूल के लिए, बल्कि पूरे देश और यहाँ तक कि दुनिया की गणितीय प्रगति के लिए घुटने टेक दिए। अन्य वरिष्ठ प्रोफेसर डीन हुआ वेन्यू के अच्छे इरादों को कैसे नहीं समझ सकते हैं। बिना बताए ली से पहले 8 और उच्च सम्मानित प्रोफेसरों ने नीचे गिरा दिया। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप डीन हुआ के अनुरोध से सहमत हों और डॉक्टरेट पर्यवेक्षक बने। ली विज्ञापन अध्याय 129 इतना शक्तिशाली। ली अवाक था। ऐसा करने से क्या आप मुझे डॉक्टरेट पर्यवेक्षक बनने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं? क्या मैं वास्तव में डॉक्टरेट पर्यवेक्षक की तरह दिखता हूं? मैं बहुत चिंतित हूं। अगर ये कोई और होता तो वे शायद अपनी नींद में भी हंसते जागते। हार्वर्ड विश्वविद्यालय डाक्सिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में से एक है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर या डॉक्टरेट पर्यवेक्षक बनने का उल्लेख नहीं करना, भले ही आप एक छात्र के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, यह आपके परिवार के लिए सम्मान लाएगा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में शामिल होने का उल्लेख नहीं है, भले ही मैं सिर्फ एक नजर डालने के लिए गया, मैं लंबे समय तक खुश रहूंगा। इस युवक ने बार बार उन चीजों से इनकार कर दिया जो दूसरों को करने के लिए उत्सुक थे। धिक्कार है, मैं बहुत ईर्ष्या करता हूँ। वह बहुत छोटा और होनहार है, एक प्रोफेसर और डॉक्टरेट पर्यवेक्षक, वह शीर्ष पर चल रहा है और वह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। वह भी ऐसा लगता है जैसे वह घृणा कर रहा है। यह वास्तव में दूसरों के साथ अपनी तुलना करने के लिए निराशाजनक है। लेकिन शायद हुआ कि विश्वविद्यालय में एक डॉक्टरेट पर्यवेक्षक होने के नाते उसके लिए कुछ भी नहीं है। आखिरकार उसका आईक्यू इतना अधिक है कि वह आसानी से 9 कठिन समस्याओं को हल कर सकता है। अफसोस, पुराने प्रोफेसरों के पास अच्छे इरादे थे। एक युवक के सामने घुटने टेक रहे थे और फिर भी वह अभी भी संकोच कर रहा है। प्रोफेसर हुआ वेन्यू ने देखा कि ली सहमत होने में संकोच कर रही थी, इसलिए वह झांग युफी की ओर मुड़ गया और कहा, सहपाठी, आप उसकी प्रेमिका हैं, ठीक है? कृपया उसे मनाने की कोशिश करें। जब वह प्रोफेसर हुआ वेन्यू ने कहा कि वह ली की प्रेमिका थी तो झांग युफी ने शर्माया, लेकिन उसका दिल मीठा लगा। उसने ली को देखा और कहा, भाई, वे बहुत ईमानदार हैं, आप इसे गंभीरता से क्यों नहीं मानते हैं? बेशक कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या तय करते हैं, फीफी आपके फैसले का सम्मान करता है। झांग युफी के शब्दों में कोमलता और दृढ़ संकल्प का संकेत था। वह ली के बगल में खड़ी थी, उसकी आंखें ली की पसंद के लिए सम्मान और उम्मीद का संकेत दिखा रही थीं। यदि ली का भाई हुकिंग विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट पर्यवेक्षक बन सकता है तो वह दूसरों को इसके बारे में बताने में बहुत गर्व महसूस करेगी। उन अत्यधिक सम्मानित प्रोफेसरों सहित आसपास के लोग अपनी सांस रोकते थे। उनकी आंखें ली पर ध्यान केंद्रित करती थीं, उनके जवाब की प्रतीक्षा कर रही थीं। ली ने उन प्रोफेसरों को देखा जो गणित के कारण के लिए अपनी स्थिति कम करने के लिए तैयार थे और उनके दिल में एक अवर्णनीय भावना बढ़ी। इतनी बुढ़ापे में वे अभी भी खुद को घुटने टेकते हैं। ये गणित के विकास और गणित में उनके भक्त विश्वास के लिए है। मैं उन्हें निराश देखने के लिए कैसे सहन कर सकता था? प्रोफेसर हुआ और सभी संकाय, मैं आपकी भावनाओं को पूरी तरह से समझता हूँ। मैं हुकिंग विश्वविद्यालय द्वारा बहुत अधिक मूल्यवान होने के लिए अविश्वसनीय रूप से सम्मानित और आभारी महसूस करता हूँ। लेकिन कृपया मुझे ईमानदार होने की अनुमति दें। मुझे गणित से प्यार है और मैं जीवन को और भी अधिक पसंद करता हूँ और मैंने गणित पर ज्यादा शोध नहीं किया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर और डॉक्टरेट सलाहकार बनना एक महान सम्मान है, लेकिन भले ही मैं इस सम्मान को स्वीकार करता हूँ, मेरे पास आपकी गणितीय समस्याओं पर शोध करने और मार्गदर्शन करने के लिए ज्यादा समय नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह हुआ वेन्यू ये सुनकर खुश थे और कहा, यह कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि अगर आप गणित का अध्ययन नहीं करते हैं तो 9 कठिन समस्याओं में आपके योगदान के आधार पर आप निश्चित रूप से गुवाहाटी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और डॉक्टरेट पर्यवेक्षक होने के योग्य हैं। ठीक है, मैं सहमत हूँ। आप सभी को अब उठना चाहिए। विज्ञापन ली सहमत हुए और प्रोफेसर हुआ वेन्यू का समर्थन करने गए। प्रोफेसर हुआ वेन्यू की आंखें आंसू के साथ अच्छी तरह से कहती हैं, महान लोग हमेशा कहते हैं कि हमारे देश का गणित का स्तर दशकों से यूरोप और अमेरिका के पीछे है। आपके साथ मेरे जैसे एक नेता, हम उनसे दशकों से आगे हैं। ये कहने के बाद प्रोफेसर हुआ वेन्यू की थोड़ी सी ऊबर सीधे और भी अधिक हो गई। अन्य प्रोफेसरों ने इसे प्रतिध्वनित किया, हाँ, हमारे देश को लंबे समय से एक गणितीय कहा जाता है, विदेशी देशों द्वारा रेगिस्तान, लेकिन आज आप हमारे गणित समुदाय में एक नखलिस्तान बन गए हैं और भविष्य के लिए आशा की एक किरण। प्रोफेसर ली, आपका ज्वाइनिंग न केवल हुआ कि विश्वविद्यालय के लिए एक सम्मान है, बल्कि पूरे हुक्सिया गणित समुदाय का गौरव भी है। हम मानते हैं कि आपके नेतृत्व में हुक्सिया के गणितीय अनुसंधान एक अभूतपूर्व छलांग में आगे बढ़ेंगे। प्रोफेसर बहुत उत्साहित थे, ली असहाय थे। कोई रास्ता नहीं था कि वह एक कम प्रोफाइल रख सके। प्रोफेसर हुआ वेन्यू ने आहें भरी और पूछा, वैसे सहपाठी, आपका नाम क्या है? आप मुझे कैसे संबोधित करते हैं? ली झांग युफी। ली और झांग युफी स्तब्ध थे। ये पुराने प्रोफेसरों इस समय के बाद अभी भी यह नहीं जानते हैं कि ली का नाम क्या है। ली ने कहा, मेरा नाम ली है। मुझे ली का मतलब आसान है। ओह, ये ली है। ओह नहीं, प्रोफेसर ली। हाँ, अब से आपको मुझे प्रोफेसर ली कहना चाहिए। झांग युफी ने कहा, भाई ली वास्तव में लंबे समय से प्रोफेसर हैं। हुआ वेन्यू, कोई रास्ता नहीं? क्या उसने नहीं कहा कि वह एक छात्र था? झांग युफी, वह एक छात्र है, यकीन है, लेकिन वह शनचेन विश्वविद्यालय के पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर भी है। क्या प्रोफेसर ली या पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन के प्रोफेसर? हे भगवान, क्या वह एक पर्यावरण विज्ञान प्रमुख नहीं है? वह पारंपरिक हक्सिया चिकित्सा के प्रोफेसर कैसे बन गए? यह अविश्वसनीय है, यह नकली नहीं है। क्या ये क्रॉसफील्ड हो सकता है? विज्ञापन, कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं और ऑनलाइन जानकारी की जांच करते हैं। नतीजतन मैं इसे बाहर की जांच करने के बाद चौंक गया था। निश्चित रूप से शनचेन यूनिवर्सिटी ऑफ पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन ने उन्हें आधे महीने पहले एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने के लिए एक समारोह आयोजित किया और मीडिया ने भी उस समय बड़े पैमाने पर इसकी सूचना दी। अब हुआ कि विश्वविद्यालय में गणित के स्कूल के प्रोफेसरों की ली की एक उच्च राय है। प्रोफेसर हुआ वेन्यू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रोफेसर ली अपनी युवावस्था के बावजूद इतने जानकार हैं और उन्होंने पर्यावरण, पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन और गणित के क्षेत्र में योगदान दिया है। वह वास्तव में अद्भुत हैं। ली ईमानदार होने के लिए मैंने पर्यावरण क्षेत्र में बहुत योगदान नहीं दिया।
है, लेकिन वे पर्यावरणीय क्षेत्र में आपके काम की परवाह नहीं करते हैं। उन्हें बस पारंपरिक हक्सिया दवा और गणित को समझने के लिए देखने की जरूरत है। गणित के स्कूल के प्रोफेसरों का एक बड़ा समूह चारों ओर इकट्ठा हुआ। उनमें से दर्जनों काफी हंगामा और कई अन्य शिक्षकों और छात्रों को आकर्षित किया। एक सहपाठी था जिसका झांग यफी के साथ एक अच्छा संबंध था, लेकिन वह नहीं जानता था कि झांग यफी टर्मिनल कैंसर से ठीक हो गया था। वह मस्ती देखने के लिए आया और झांग यफी को देखा। उसने अपनी आंखें रगड़ दी, ये सोचकर कि वह चीजें देख रही थी, लेकिन यह उसके रूप में निकला। लड़की ने निचोड़ा, झांग यफी को खींच लिया और कहा, यफी, मैंने सुना है कि उन्होंने कहा कि आप अस्पताल में थे। आप स्कूल आने के बजाय अच्छी तरह से आराम क्यों नहीं करते? झांग यफी मुस्कुराया, ली पर इशारा किया और गर्व से कहा, मैं उन्नत यकृत कैंसर के साथ अस्पताल में झूठ बोल रहा था, लेकिन भाई ली ने मुझे ठीक कर दिया। मैं अब एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ। क्या आपकी बीमारी ठीक हो गई है? यकृत कैंसर ठीक हो सकता है? खुश होने के अलावा लड़की बहुत हैरान थी। झांग यफी ने सिर हिलाया, हाँ, भाई ली पारंपरिक हक्सिया दवा में बहुत जानकार हैं। उन्होंने मुझे सिर्फ आधे महीने में ठीक कर दिया। झांग यफी की आवाज जोर से नहीं थी, लेकिन उपस्थित सभी ने इसे सुना। लड़की स्तब्ध थी, हुआ वेन्यू स्तब्ध था। गणित के स्कूल में अन्य प्रोफेसर हैरान थे, जो शिक्षक और सहपाठी देख रहे थे, वे भी स्तब्ध थे। पूरा दृश्य एक संक्षिप्त चुप्पी में गिर गया और फिर एक हंगामा टूट गया। प्रोफेसर हुआ वेन्यू और अन्य गणित के प्रोफेसरों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें अविश्वास और सदमे से भरी हुई थीं। हालांकि उनमें से कई को पारंपरिक हक्सिया चिकित्सा के लिए सम्मान था, वह कभी नहीं सोचा था कि पारंपरिक हक्सिया चिकित्सा और गणित में इस युवा प्रतिभा की दोहरी प्रतिभाएं इतनी चमकदार हो सकती हैं। उन्नत लिवर कैंसर वास्तव में ठीक हो गया था। प्रोफेसर हुआ वेन्यू ने अपनी आवाज में थोड़ी सी झटके के साथ खुद को बड़बड़ाया। विज्ञापन अध्याय 130 आज रात घर नहीं जा रहा है। एक और पुराने प्रोफेसर मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी प्रशंसा करते हैं। उनकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं और कहा, प्रोफेसर ली, आपके चिकित्सा कौशल बस आश्चर्यजनक हैं। प्रोफेसर ली, बस हुआ तो का पुनर्जन्म है। एक और पुराने प्रोफेसर ने प्रशंसा की। ली ने थोड़ा मुस्कुराया और कहा, शाह, एक कम प्रोफाइल रखें, एक कम प्रोफाइल रखें। प्रोफेसर हुआ वेन्यू ने कहा, प्रोफेसर ली, हम कॉलेज के कार्यालय में कैसे जाते हैं और विशेष नियुक्ति के विवरण पर चर्चा करते हैं? ली, परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो बस बाहर बात करते हैं। मुझे ये स्पष्ट करने दें, मेरे पास पीएचडी छात्रों को पढ़ाने या पर्यवेक्षण करने के लिए ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं बस वहां रहूंगा। यदि आपको कोई समस्या है जिसे आप हल नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको उन्हें हल करने में मदद करूंगा। क्या ये ठीक है? प्रोफेसर हुआ वेन्यू, कोई समस्या नहीं। प्रोफेसर ली, कठिन समस्याओं की बात करते हुए, हमारे पास वास्तव में हाल ही में एक है। ली अवाक था, क्या असभ्य आदमी है, मैं बस ये लापरवाही से कह रहा था। समस्या क्या है? हुआ वेन्यू ने कहा, हमने उच्च गति वाले रॉकेट प्रोपल्शन के द्रव यांत्रिकी का अध्ययन करते हुए एक गणितीय समस्या का सामना किया। ली, ठीक है, इसे बाद में मेरे पास भेजें और मैं आपको एक नजर रखने में मदद करूंगा। हुआ वेन्यू, ये बहुत अच्छा है। प्रोफेसर ली, हमें एक नजर रखने में मदद कर सकते हैं, फिर इस समस्या पर काबू पाने की उम्मीद है जो हमें 3 साल से अधिक समय से परेशान कर रही है। वैसे नियुक्ति करने के लिए सबसे अच्छा समय बाद में जल्द ही है। आज रात हम नियुक्ति समारोह के बारे में कैसे पकड़ते हैं? ली अभी भी एक और दिन में माउंटेन सिटी में लौटना चाहती है, इसलिए बेहतर होगा अगर वह वहां तेजी से पहुंच सकती है। ठीक है, आज रात ली सहमत हुए। प्रोफेसर ली, हम अकादमी में कैसे जाते हैं और पहले बैठते हैं? ली, नहीं, यह अभी भी जल्दी है और रात से कुछ समय पहले अभी भी कुछ समय है। मैं पहले खरीदारी जारी रखूंगा। हुआ वेन्यू, प्रोफेसर ली, हम आपको चारों ओर दिखा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं, कोई मुझे चारों ओर ले जाएगा। ली ने झांग यफी को देखा। हुआ वेन्यू और अन्य लोग तुरंत समझ गए, सही सही, ठीक है, फिर हम अब टूर गाइड नहीं होंगे। प्रोफेसर ली, नियुक्ति समारोह रात 8 बजे के लिए निर्धारित है। हम शाम 7 बजे एक साथ रात का भोजन करेंगे और राष्ट्रपति भी वहां होंगे। ली, ठीक है, मैं कैंपस में रहूंगा, आप लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी बात करते हैं। हुआ वेन्यू उस कठिन समस्या को नहीं भूल पाया था जिसे वे हल नहीं कर सकते थे, इसलिए उसने तुरंत ली को एक संदेश भेजा जिसमें कहा गया था, प्रोफेसर ली, इस समस्या के साथ आपकी मदद के लिए धन्यवाद। हुआ वेन्यू और पुराने प्रोफेसरों के एक समूह ने छोड़ दिया और दूसरों से कहा, चलो सब चलते हैं। कम से कम युवाओं को प्यार में पढ़ने के लिए कुछ समय दें। हाँ, वे सिर्फ एक रोमांटिक पल कर रहे थे और हमने इस तरह के एक गर्म दृश्य को बर्बाद कर दिया। चलो अब चलते हैं और उन्हें कुछ जगह दे दो। कुछ मिनटों के बाद दर्जनों लोग बचे। ली ने एक लंबी आह भरी, वास्तव में थका हुआ महसूस किया। झांग यफी ने कहा, भाई ली, आप अद्भुत हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप गणित में इतने अच्छे होंगे। आपने हुकिंग विश्वविद्यालय में आवेदन क्यों नहीं किया, लेकिन इसके बजाय शानचिंग विश्वविद्यालय गए? विज्ञापन, क्या हॉकिंग विश्वविद्यालय में नहीं मिला? मेरे भाई ने कॉलेज प्रवेश परीक्षा में केवल 610 अंक बनाए, इसलिए वह पास नहीं हो सका। और मेरा परिवार एक पहाड़ी शहर से है और मैं नहीं छोड़ना चाहता। माउंटेन सिटी का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय शानचिंग विश्वविद्यालय है, इसलिए मैं शानचिंग विश्वविद्यालय गया। ली ने झूठ बनाया। हालांकि झांग यफी ने महसूस किया कि यह सच था। उसने खुद को सोचा, भाई ली कॉलेज जाने के लिए अपने गृहनगर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वह एक बहुत ही भावुक व्यक्ति होना चाहिए, क्या अच्छा आदमी है। इस बारे में सोचकर झांग यफी की ली के प्रति अनुकूलता फिर से बढ़ी। सुधार लक्ष्य झांग यफी, अनुकूलता जोड़ 1, वर्तमान अनुकूलता 95 अंक। एक ही समय में एक प्रणाली ने ली के दिमाग में लग रहा था। 60 सुदृढ़ीकरण बिंदुओं को पुरस्कृत करते हुए मेजबान की सुंदरता में सफलतापूर्वक रूपांतरित और कब्जा कर लिया। पुरस्कृत मेजबान कौशल, व्यवसाय प्रबंधन प्रवीणता, व्यापार प्रवीणता, खनिज प्रवीणता। मेजबान ने इस देवी पर देवी ट्रांसफॉर्मेशन फंड में कुल 20.1 बिलियन युआन खर्च किए हैं और व्यक्तिगत धन में 10.05 बिलियन युआन का इनाम प्राप्त किया है। वर्तमान संचित व्यक्तिगत धन 10.25 बिलियन युआन है। ली को बहुत खुश किया गया था। क्या झांग यफी उसके लिए सुंदरता पर कब्जा करने जा रहा था? झांग यफी धन का अपना देवता है। उसने अकेले 10.05 बिलियन की कमाई की, जो कि पहले से कई लड़कियों द्वारा अर्जित 200 मिलियन से अधिक है। ये लहर मोटी है। अब जब उसके पास पैसा है तो ली अधिक उदार हो गया है। यद्यपि अभी भी देवी रणनीति फंड में 900 बिलियन से अधिक का उपयोग नहीं किया गया है, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, ली को अभी भी लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है। सिस्टम, मैं 50 मिलियन टॉप करना चाहता हूँ। डिंग, मेजबान के 50 मिलियन की व्यक्तिगत संपत्ति में कटौती करने के बाद वर्तमान शेष धन 10.2 बिलियन है। देवी रणनीति में 500 ट्रिलियन गोल्ड को वापस कर दिया जाएगा और वर्तमान उपलब्ध देवी रणनीति सोना 5000.9 ट्रिलियन है। उसी समय ली के व्यक्तिगत सिस्टम पैनल को सिंक्रोनस रूप से अपडेट किया गया था। सिस्टम स्तर LV4 संपर्क के बिना लक्ष्य को बांध सकते हैं। बाध्य लक्ष्य की भौतिक विशेषताओं को बढ़ाने के लिए एनहेंसमेंट पॉइंट्स का उपयोग करें। पोस्ट नाम ली, लिंग पुरुष, आयु 22, ऊंचाई 182 सेमी, शारीरिक फिटनेस 30, औसत वयस्क फिटनेस 8.5, मानसिक 30, वयस्क औसत 8.5, शक्ति 30, वयस्क औसत 8.5, विज्ञापन गति 40, वयस्क औसत 8.5, उपलब्ध सुदृढ़ीकरण अंक 132.6 अंक, उपलब्ध देवी रणनीति सोना 500.09 ट्रिलियन युआन, व्यक्तिगत धन 10.2 बिलियन युआन, कौशल फोटोग्राफी प्रवीणता, संपादन प्रवीणता, सार्वजनिक बोलने की प्रवीणता, मछली पकड़ने की प्रवीणता, अंग्रेजी प्रवीणता, जापानी प्रवीणता, फ्रांसीसी प्रवीणता, पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन प्रवीणता, फार्माकोलॉजी प्रवीणता, बुजिंग प्रवीणता, दूरस्थ संवेदी प्रवीणता, कार्टोग्राफी प्रवीणता, गणित प्रवीणता, व्यवसाय प्रबंधन प्रवीणता, व्यापार प्रबंधन प्रवीणता, व्यापार प्रवीणता, खनिज प्रवीणता। रिचार्ज के बाद ली के पास 500 से अधिक ट्रिलियन से अधिक देवी रणनीति सोना थी।
500 से अधिक ट्रिलियन। इसका क्या मतलब है? पिछले साल दुनिया की कुल जीडीपी केवल 700 ट्रिलियन थी और ली के लिए उपलब्ध देवी रणनीति का पैसा अब 7 वर्षों के लिए दुनिया के कुल जीडीपी के बराबर है। ये सबसे अतिरंजित चीज नहीं है। सबसे अतिरंजित बात यह है कि ली को किसी भी समय रिचार्ज किया जा सकता है। देवी को पकड़ने के लिए सभी पैसे खर्च करने का कोई तरीका नहीं है। क्या ये वित्तीय स्वतंत्रता है? ये वास्तव में काफी आरामदायक है। ली ने खुद को सोचा। झांग यीफी ली का प्रेमी बन गया और उनका रिश्ता करीब हो गया। वे हुआ कि विश्वविद्यालय के परिसर में कंधे से कंधा मिलाकर चले गए और समय समय पर वे जानबूझकर या अनजाने में एक दूसरे को छूते। ली ने सोचा, यह इस पर आ गया है, मुझे आज रात झांग यीफी को नीचे ले जाना चाहिए। समय जल्दी से गुजरा और ये दोपहर में पहले से ही 6:50 था। प्रोफेसर हुआ वेन्यू ने फोन किया और उन्हें रात के खाने के लिए आने के लिए कहा और हुआ कि विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी उनके साथ व्यक्तिगत रूप से होंगे। झांग यीफी ने कहा, भाई जल्दी जाओ, मैं कैफेटेरिया में खाऊंगा और तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। ली, ये कैसे संभव हो सकता है? आप मेरे साथ आते हैं। झांग यीफी, नहीं, प्रिंसिपल को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना है और मैं केवल एक जूनियर हूँ, इसलिए मेरे लिए जाना उचित नहीं है। ली, अगर मैं कहता हूँ कि यह उपयुक्त है तो यह उपयुक्त है। यदि वे कुछ और कहने की हिम्मत करते हैं तो मैं अब हुआ कि विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट पर्यवेक्षक नहीं बनूंगा। झांग यीफी ने गर्व महसूस किया, उसका दिल चकित हो गया और कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। झांग यीफी एक बहु-अरब डॉलर के उद्यम का उत्तराधिकारी है, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से दुनिया को देखा है। वह स्कूल के नेताओं और प्रोफेसरों के साथ भोजन को आसानी से संभाल सकती है। जैसा कि अपेक्षित था, ली ने उसे लाने के बाद सभी ने उसका स्वागत किया और झांग यीफी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। भोजन के बाद हमने लगभग 10 मिनट तक आराम किया और फिर प्रतिष्ठित प्रोफेसरों के लिए हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया। स्कूल के नेताओं ने भाषण दिए, अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए, तस्वीरें ली और अपनी राय व्यक्त की। एजेंडा की एक श्रृंखला के बाद जब हस्ताक्षर समारोह समाप्त हो गया तो लगभग 9 बजे थे। जब तक ली और झांग यीफी ने स्कूल छोड़ दिया तब तक ये पहले से ही 9 बजे था। हाकिम विश्वविद्यालय झांग यीफी के विला से दूर नहीं है, लेकिन बंद भी नहीं है। वहां ड्राइव करने में लगभग 50 मिनट लगते हैं। फी आज इतनी देर हो चुकी है, मैं रहने के लिए वापस नहीं जाऊंगा। मुझे अभी भी कल सुबह तरल पदार्थ यांत्रिकी की कठिन समस्या की व्याख्या करनी है। मैं आज रात रहने के लिए पास में एक होटल ढूंढना चाहता हूँ। आप कैसे हैं? क्या आप अभी भी वापस जा रहे हैं? ली आज रात झांग यीफी पर जीतना चाहती थी और उसे बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। विज्ञापन अध्याय 131 दरवाजे पर पहुंचाया गया। ली के प्रति झांग यीफी की अनुकूलता 95 अंकों के रूप में अधिक है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसके लिए भावनाएं रखती है, विशेष रूप से शुक्सियांगबंदी बिक्री विभाग से शामी, जिसने उसे उत्तेजित किया। उसने देखा कि जियाओमी ने अपनी आंखों से उसकी ओर झुके हुए देखा और वह अपने दिल में जानती थी कि ली के रूप में उत्कृष्ट एक लड़का निश्चित रूप से उन लड़कियों से घिरा होगा जो अपना स्नेह दिखाने के लिए पहल करेंगे, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द अपनी भावनाओं को व्यक्त करना पड़ा। लेकिन अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करें? ली को कबूल करने के लिए पहल करें। चूंकि मैं एक लड़की हूँ, क्या उसे लगता है कि मैं पर्याप्त आरक्षित नहीं हूँ? इसके अलावा ली बहुत बकाया है। अगर वह मुझे अस्वीकार कर देता है तो क्या हम अभी दोस्त नहीं होंगे? झांग यीफी एक स्मार्ट लड़की है। थोड़े विचार के बाद उसने सीधे कबूल नहीं करने का फैसला किया। हालांकि अगर मैं अपनी भावनाओं को स्वीकार नहीं करता हूँ और यह स्पष्ट करता हूँ कि हम एक प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते में हैं, तो मैं उसे अपनी भावनाओं को कैसे बता सकता हूँ? फिर केवल एक ही विकल्प है जो उसके दिल में विशेष व्यक्ति बनना है। चूंकि ली ने कहा कि वह वापस जाना चाहती थी, इसलिए उसने वापस जाने की योजना नहीं बनाई। भाई, आप माउंटेन सिटी वापस जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे आपको फिर से देखने में कितना समय लगेगा। फीफी आपके साथ आएगा और मैं वापस नहीं जाऊंगा। झांग यीफी के बोलने के बाद उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। हालांकि यह अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था, उसके गाल गर्म थे। ली खुश थे। क्या ऐसा हो सकता है कि झांग यीफी के पास भी ऐसा ही विचार था? ठीक है, फिर मैं नक्शे पर खोज करूंगा और अंदर रहने के लिए एक होटल ढूंढूंगा। जल्द ही ली को एक उच्च अंत 5 सितारा होटल मिला और उसने झांग यीफी को अंदर ले लिया। फ्रंट डेस्क पर नर्म प्रकाश व्यवस्था ने 2 लोगों के एक साथ चलने वाले आंकड़ों को रोशन किया, जिससे गर्मी और अस्पष्टता का एक स्पर्श मिला। ली और झांग यीफी फ्रंट डेस्क पर आए और कहा, हमारे लिए 2 राष्ट्रपति के स्वीट्स खोलें। फ्रंट डेस्क पर 3 वेट्रेस थे। जांच करने के बाद उन्होंने कहा, मुझे माफ करना सर, मैम, हमारे पास अभी एक राष्ट्रपति सूट है। क्या आपको एक की आवश्यकता है? हालांकि झांग यीफी ली के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए दृढ़ था, फिर भी उसे थोड़ा शर्मिंदा महसूस हुआ जब फ्रंट डेस्क ने उससे ये पूछा, हो तो क्या आप हमें एक और प्रकार का कमरा दे सकते हैं? अन्य व्यवसाय राजा के आकार के कमरे उपलब्ध हैं। क्या आपको लगता है कि वे ठीक हैं? ठीक है, तो चलो एक राष्ट्रपति सूट और एक व्यवसाय राजा आकार का कमरा प्राप्त करें, ली ने कहा। हालांकि वह अपने दिमाग में सोच रहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कितने कमरे में रहता था, जब तक कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का अवसर पा सकता था। जल्द ही दोनों कमरे तैयार थे। प्रेसिडेंशियल स्वीट शीर्ष मंजिल पर है और बिजनेस किंग रूम है नीचे। विज्ञापन ली फीफी, आप राष्ट्रपति के स्वीट में रह सकते हैं और मैं बिजनेस किंग रूम में रहूंगा। झांग यीफी, नहीं भाई, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। आप राष्ट्रपति के स्वीट में रह सकते हैं, मैं दूसरे में रहूंगा। ली, ये काम नहीं करेगा, आप एक लड़की हैं, महिलाएं पहले। झांग यीफी कुछ कहना चाहता था, लेकिन ली ने कहा, फीफी, बहाना मत बनाओ, ये खुशी से फैसला किया है। झांग यीफी, ठीक है। झांग यीफी को ली की विचारशीलता से छुआ गया था। यह ली का सम्मान और उसके लिए प्यार था और इस विचार ने उसके दिल को गर्म कर दिया। सर, ये बिजनेस किंग रूम के लिए रूम कार्ड है और यह राष्ट्रपति सूट के लिए कमरा कार्ड है। राष्ट्रपति सूट एक शानदार दृश्य के साथ शीर्ष मंजिल पर है। बिजनेस किंग रूम अगली मंजिल पर है। फ्रंट डेस्क क्लर्क ने विनम्रता से कमरे का कार्ड ली को सौंप दिया। ली ने कमरे का कार्ड लिया और झांग यीफी पर मुस्कुराया। फीफी, लेट्स गो। लिफ्ट में संकीर्ण स्थान ने 2 लोगों के बीच की दूरी को अनजाने में छोटा कर दिया। झांग यीफी ली से आने वाली बेहोश सांस को महसूस कर सकता था और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने ली को गुप्त रूप से देखा और पाया कि वह फर्श के प्रदर्शन को देखने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, बहुत मर्दाना देख रही थी। जल्द ही एलिवेटर रुक गया और ली ने पहले कहा, मैं पहले नीचे जाऊंगा। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या कभी भी मुझे देख सकते हैं। अच्छा, शुभ रात्रि भाई। झांग यीफी ने ली को लहराया। उनमें से प्रत्येक ने अपने कमरे के कार्ड लिए और कमरे में प्रवेश किया। वास्तव में ली की अपनी योजनाएं भी हैं। प्रेसिडेंशियल स्वीट काफी विशाल है और झांग यीफी अकेला महसूस कर सकता है या अकेले रह रहा है। अगर वह मुझे उसके साथ जाने के लिए ऊपर जाने के लिए कहती है तो क्या यह एक स्वाभाविक बात नहीं होगी? बेशक, अगर झांग यीफी ने उसे फोन नहीं किया तो ली के पास एक रास्ता होगा। वह बस उसे खोजने के लिए एक कारण पा सकती थी। जब तक आप उसे जीतना चाहते हैं तब तक कठिनाइयों की तुलना में हमेशा अधिक तरीके होते हैं। निश्चित रूप से ये लगभग वैसा ही था जैसा कि ली अपेक्षित था। इस राष्ट्रपति सूट में 400 वर्ग मीटर से अधिक का क्षेत्र शामिल है और इसमें कुल 8 कमरे हैं, जिनमें एक मास्टर बेडरूम, एक रिसेप्शन रूम, एक अध्ययन, एक भोजन कक्ष, एक लिविंग रूम, एक जिम और एक परिचय कमरा शामिल है। झांग यीफी ने अकेले राष्ट्रपति के सूट में प्रवेश किया। ये खाली था और वह थोड़ी डरी हुई थी। उसने रोशनी चालू करने की हिम्मत भी नहीं की। वह सोचती रही कि क्या दूसरे कमरे में कोई था। जब वह रात में इतने बड़े कमरे में अकेले सोने के बारे में सोचती थी तो झांग यीफी और भी अधिक भयभीत हो गई। हालांकि मैं अभी आया था, मैं भाई ली की तलाश के लिए नीचे नहीं जा सकता, है ना? झांग यीफी बहुत परस्पर विरोधी थे और अंततः राष्ट्रपति के सूट में गहरे जाने की हिम्मत नहीं करते थे। इसके बजाय उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया और रिसेप्शन रूम में बैठ गई। ली अपने मोबाइल फोन के साथ खेलते हुए बिस्तर पर लेटा हुआ था। जो लुओक्सी का जन्मदिन आ रहा था और वह सोच रहा था कि उसे खरीदने के लिए जन्मदिन क्या है।
मुझे उसे क्या उपहार खरीदना चाहिए। ली यी ने इसका पता लगाया। झो योक्सी का अनुकूलता स्तर अभी तक 95 अंक तक नहीं पहुंचा था, इसलिए इससे पहले उस पर खर्च किए गए आधे पैसे को व्यक्तिगत धन के रूप में वापस कर दिया जाएगा। विज्ञापन, इसलिए उसके लिए एक उपहार चुनते समय यह उसके लिए सबसे उपयुक्त नहीं है, लेकिन यह महंगा होना चाहिए। अपनी इच्छानुसार पैसा खर्च करें। दूसरा पहलू, झांग येफी 10 मिनट से अधिक समय तक वहां बैठे अधिक से अधिक भयभीत हो गए। शीर्ष मंजिल पर केवल एक राष्ट्रपति सूट है और यह बिजली की आवाज को छोड़कर बहुत शांत है। झांग येफी इतनी डरी हुई थी कि वह किसी भी समय नहीं पकड़ सकती थी। उसने दरवाजा बंद कर दिया और ली यी की तलाश के लिए लिफ्ट में चली गई। इसके अलावा उसने आज रात भाई ली यी के साथ सोने के लिए अपना मन बना लिया है, ताकि भाई ली यी हमेशा उसे अपने दिल में रखें और अन्य लड़कियों को उसे दूर करने से रोकें। उसका मन बनाने के बाद झांग येफी जल्दी से ली यी के पास आया, दरवाजा और थोड़ी हिचकिचाहट के बाद दस्तक दी। दस्तक दस्तक दस्तक। दरवाजे पर दस्तक सुनकर ली यी ने झो योक्सी के लिए एक उपहार चुनने के विचारों को अलग कर दिया और खुशी हुई क्योंकि आज रात का उपहार गया था। कौन है भाई? ली यी ने अनुमान लगाया कि यह झांग येफी था, लेकिन उन्होंने अभी भी जानबूझकर पूछा। भाई ली यी, मैं फाइफे हूँ। ओ फेफी, एक मिनट रुको, मैं दरवाजा खोलूंगा। ली यी चप्पल पहने हुए दरवाजा खुला। मैंने देखा कि झांग येफी मुझे घबरा कर देख रहा था। ली यी ने पूछा, फीफी, इतनी देर हो चुकी है, आप अभी तक क्यों नहीं सो रहे हैं? झांग येफी ने कहा और कहा, भाई ली यी, राष्ट्रपति सूट बहुत बड़ा है, मैं डर गया हूँ। क्या मैं सो सकता हूँ आपके साथ आज रात? झांग येफी की आवाज नर्म और नर्म हो गई और वह शायद ही अंत में खुद को सुन सके। वह शर्मीली से शर्मा गई और चिंतित थी। क्या होगा अगर भाई ली यी ने उसे मना कर दिया? ली यी हैरान था। वाह, झांग येफी ने वास्तव में मेरे साथ सोने की पेशकश की। यह मेरे साथ हुआ। मैं अभी भी एक सज्जन हूँ। हालांकि मैं तुरंत इसके लिए सहमत नहीं हो सकता था और मुझे चिंतित होने और कुछ बहाने बनाने का नाटक करना पड़ा। ली यी, ओह, आप किससे डरते हैं? होटल बहुत सुरक्षित है। झांग येफी ने अपना सिर हिला दिया। मुझे पता है कि होटल सुरक्षित है, लेकिन मैं अभी भी डर गया हूँ। मैं कुछ कमरों में रोशनी चालू करने की हिम्मत नहीं करता। ली यी, लेकिन मेरा यहाँ केवल एक बिस्तर है और कमरा बहुत छोटा है। झांग येफी, ये ठीक है, एक छोटा आकार अधिक आरामदायक है। एक बिस्तर पर्याप्त है। मैं आधा सोऊंगा और आप आधे सोते हैं। ली यी, विज्ञापन, अध्याय 132। एक छोटी सी चाल। जब वह ली यी की प्रतिक्रिया देखी तो झांग येफी घबरा गई। क्या उसका भाई असहमत है? उसने तुरंत ली यी की बांह ले ली, उसे हिला दिया और कहा कि वह कहा जाता है। भाई, मैं वास्तव में डर गया हूँ। ली यी, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ राष्ट्रपति के सूट में जाऊँ? झांग येफी, नहीं, राष्ट्रपति के सूट में बहुत सारे कमरे हैं, मैं डर गया हूँ। ली यी, ठीक है तो, लेकिन आपके लिए मेरे साथ एक ही बिस्तर में सोना थोड़ा अनुचित है। आप बिस्तर पर कैसे सोते हैं और मैं फर्श पर सोता हूँ? झांग येफी, नहीं, फेफी नहीं चाहता कि आप फर्श पर सोएं क्योंकि आपका बिस्तर हमारे पास है। चलो एक साथ सोते हैं। यह एक बड़ा बिस्तर है, हमारे लिए काफी बड़ा है। ली यी, ठीक है, लेकिन जैसा कि पूर्वजों ने कहा, पुरुषों और महिलाओं को एक दूसरे को नहीं छूना चाहिए। क्या अन्य लोग इसके बारे में गपशप करेंगे? चलो कुछ भी व्यक्तिगत नहीं करते हैं। मैं दूसरे लोगों के गपशपों से नहीं डरता। वे कह सकते हैं कि वे चाहें। झांग येफी ने एक लाल चेहरे के साथ साहसपूर्वक कहा। उसने कहा कि यह बहुत स्पष्ट रूप से है, हर कोई आपका है, आप जो चाहें कर सकते हैं। ली यी के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने कहा, ठीक है, अंदर आओ। ली यी ने दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में उन दोनों के बीच का माहौल अचानक स्पष्ट हो गया। प्रकाश को धीरे से कमरे के हर कोने में चमकता है, जिससे एक अवर्णनीय रोमांटिक वातावरण बनता है। झांग येफी कमरे के बीच में खड़ा था, थोड़ा नुकसान में देख रहा था। वह बिस्तर पर बैठने के लिए बहुत शर्मिंदा थी और उसके गालों पर ब्लश सूर्यास्त की तरह ही बहुत खूबसूरत था। उसने चुपके से ली यी पर नजर डाली और देखा कि वह उसे कोमलता से देख रही थी। उसके दिल में एक गर्म भावना बढ़ी, घबराहट और प्रत्याशा के संकेत के साथ मिश्रित। ली यी ने चकित कर दिया कमरे में चुप्पी को तोड़ते हुए, फीफी, ये पहले से ही आधा पिछले 10 है। आप पहले कैसे एक शॉवर लेते हैं? मैं पहले बिस्तर बनाऊंगा, फिर मैं एक शॉवर लूंगा। एक शॉवर लेने के बाद आप जल्दी आराम कर सकते हैं। कैसे के बारे में? ठीक है। झांग येफी ने यह सुनने के बाद थोड़ा से हिलाया और शर्म से बाथरूम की ओर मुड़ गया। जैसे ही वह चली गई, उसने सोचा कि यह शायद उसके जीवन में सबसे अधिक घबराया हुआ और प्रत्याशित स्नान था। टपकने वाले पानी की आवाज बाथरूम से आए और जैसा कि झांग येफी ने धीरे धीरे आराम किया, ऐसा लग रहा था कि हवा भी एक मीठी खुशबू से भर गई थी। ली यी मदद नहीं कर सकता, लेकिन जब उत्साहित महसूस करता है पानी की आवाज सुनकर। हालांकि बिस्तर अभी भी बनाने की जरूरत है। जल्द ही ली यी ने पैकिंग को समाप्त कर दिया और सोफे पर बैठ गया। कुछ ही मिनटों के बाद झांग येफी ने अपना शॉवर खत्म कर दिया और अपने पजामा पर डाल दिया, लेकिन उसके बाल गीले थे, जिससे उसके लिए थोड़ा सा सुंदरता और प्रलोभन मिला। ली यी को पता चला कि झांग येफी का नंगे चेहरा शॉवर लेने के बाद तेजस्वी दिखता है। जब वह मेकअप पहनती है तो इससे बहुत अलग नहीं है। झांग येफी आमतौर पर हल्के मेकअप पहनता है, जैसा कि अपेक्षित था। सुंदर लोग बिना किसी ड्रेसिंग के सुंदर हैं। विज्ञापन, ली यी मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उसे कुछ और बार देख सकते थे, जिससे झांग येफी को थोड़ा असहज महसूस हुआ। हालांकि झांग येफी ने भी आज खुद को भाई यी को देने की योजना बनाई, इसलिए हालांकि वह शर्मीली थी, उसका एक स्पष्ट लक्ष्य था और पूछा, भाई, क्या फीफी सुंदर है? ली यी, यह अच्छा लग रहा है। झांग येफी ने मुस्कुराया और कहा, भाई, अगर आप देखना पसंद करते हैं तो आप जितना चाहें उतना देख सकते हैं। ठीक है। ली यी थोड़ा भ्रमित था। क्या यह इतना सीधा है? ली यी के स्तब्ध नजर को देखकर झांग येफी ने चकित कर दिया और कहा, तो आप भी शर्मीले हो सकते हैं, भाई। कोई रास्ता नहीं, भाई बहुत मोटी है। ली यी ने एक स्पष्टीकरण के लिए मजबूर किया। झांग येफी, ठीक है, भाई, एक शॉवर ले लो। फीफी आपको बाद में एक अच्छा रूप दिखाएगा। ठीक है। ली यी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो आप अपने बालों को उड़ा सकते हैं। मैंने पहले से ही हेयर ड्रायर में प्लग किया है। झांग येफी, भाई, ली यी, आप बहुत विचारशील हैं। ली यी अब इसे खड़ा नहीं कर सका। अगर झांग येफी ने कुछ और बार उसकी प्रशंसा की तो वह शायद उस पर उछलेगी। ली यी ने बाथरूम में प्रवेश किया, लेकिन उसने जानबूझकर एक तौलिया नहीं लिया, क्योंकि तौलिया रैक पर केवल एक तौलिया था और उसने पहले से ही कमरे के बाहर बालकनी पर दूसरे को लटका दिया था। पानी की छींटाकशी की आवाज सुनी गई और ली यी इसमें स्नान कर रहे थे। झांग येफी ने पानी की आवाज सुनी और थोड़ा घबराया और उम्मीद की। उसने हेयर ड्रायर उठाया और उसके बाल सुखाए। जल्द ही ली यी ने स्नान किया। उन्होंने कहा, फाइफे, क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं? झांग येफी, जरूर भाई, क्या गलत है? ली यी, फीफी, उफ, मैंने पहले बालकनी पर तौलिया लटका दिया था और तौलिया रैक पर केवल एक तौलिया बचा है। क्या आप मुझे बालकनी से एक तौलिया प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं? झांग येफी, ओह, ठीक है, मैं तुरंत जाऊंगा। झांग येफी उठी, बालकनी का दरवाजा खोला और निश्चित रूप से पर्याप्त, उसने 2 तौलिए को वहां लटकते हुए देखा। झांग येफी ने एक को उतार दिया और बाथरूम के दरवाजे पर आ गया, लेकिन जब वह दरवाजा खोलने वाली थी तो वह झिझक गई। हालांकि बाथरूम का दरवाजा अपारदर्शी है और इसमें सूखे और गीले क्षेत्र हैं जो अंदर विभाजित हैं। बाथरूम के अंदर का गिलास पारदर्शी है। अगर वह इस तरह से चली जाती है तो वह निश्चित रूप से नग्न भाई यी को देखेगी। कितना शर्मनाक। फीफी, क्या आपको मिल गया? ली यी की सुनवाई पहले की तुलना में बहुत अधिक संवेदनशील है कि उनकी शारीरिक विशेषताओं को मजबूत किया गया है। हालांकि झांग येफी ने कुछ भी नहीं कहा। ली यी कमरे में किए गए हर कदम को स्पष्ट रूप से सुन सकता था। ली यी को पता था कि वह बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़ी है, इसलिए उसने जानबूझकर उससे आग्रह किया, ओह, मुझे मिल गया। झांग येफी ने जवाब दिया, ठीक है, मुझे दे दो और अंदर आओ। ली यी ने कहा।
विज्ञापन हालांकि झांग यफी ने अपना मन बना लिया था, फिर भी वह तब भी जाने नहीं दे सकती थी जब यह वास्तव में इसे अभ्यास में लाने के लिए आया था और वह बहुत शर्मीली और डरपोक थी। ली यी, ओह क्षमा करें, मैं भूल गया कि यह कांच का दरवाजा पारदर्शी है। इसे भूल जाओ, आपको इसे लाने की जरूरत नहीं है। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं उस तौलिया का उपयोग कर सकता हूं जिसे आप बस खुद को पूछते थे। अपने आप को पूछने के लिए अपने स्वयं के उपयोग किए गए तौलिया का उपयोग करना। झांग यफी का चेहरा और भी लाल हो गया। ये ठीक है, मैं इसे अंदर लाऊंगा और इसे तौलिया रैक पर लटका दूंगा। भाई चारों ओर मुड़े। ली यी, ठीक है। ली यी वास्तव में कैसे घूम सकता है? वह आगे नहीं बढ़ा। झांग यफी ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया, केवल ली यी के मांसपेशियों के शरीर को देखने के लिए। झांग यफी ने उसका चेहरा ढंक लिया। भाई कृपया चारों ओर मुड़े। उद्धरण चिन्ह, ओह ये सब मेरी गलती है, मेरे पास घूमने का समय नहीं था। ली यी फिर घूम गया। नतीजतन झांग यफी ने ली यी की पीठ को फिर से देखा। उसका चेहरा उसकी गर्दन के लिए लाल हो गया। वह जल्दी से तौलिया को लटका दिया और बाहर निकल गया। भाई यी, तौलिया कहाँ है? झांग यफी ने कहा। ठीक है, धन्यवाद फीफी, ली यी ने कहा। ली यी चले हुए एक तौलिया ले लिया और पानी पहुंचना शुरू कर दिया। कमरे में झांग यफी का दिल बेतहाशा तेज हो रहा था। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन ली यी की मजबूत और सही आंकड़ा हमेशा उसके दिमाग में छापा गया और मिटाया नहीं जा सका। वह कुछ और नहीं सोच सकती थी। तो लड़के इस तरह दिखते हैं। ये पता चला है कि भाई यी में 8 फैक्टिव्स हैं। ये पता चला है कि भाई यी इतना मजबूत है, उपस्थित हो। झांग यफी का दिमाग ली यी की छवि से भरा था। झांग यफी बहुत घबराया हुआ था। उसे लगा कि उसका दिमाग उस पल को बंद करने वाला है जब उसने ली यी के भाई को देखा था। मैं अब इसके बारे में कैसे सोच सकता हूँ? झांग यफी, नहीं, आप ऐसे जंगली विचार कैसे कर सकते हैं? हालांकि उसके विचार पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर थे और वह पहले ही कल्पना करना शुरू कर देती थी कि आगे कुछ हो रहा था। जिस तरह उसका चेहरा उसके जंगली विचारों से लाल हो गया। बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ। ली यी बाहर आया। विज्ञापन अध्याय 133 फाइव में दूसरी प्रविष्टि। झांग यफी ने पहले ली यी को देखा था और जब उसने उसे बाहर आते देखा तो शर्मिंदा महसूस हुआ। उसने अपना चेहरा ढक लिया और लाई यी को नहीं देखने की हिम्मत की। ली यी ने स्वाभाविक रूप से इस कारण का अनुमान लगाया और जानबूझकर झांग यफी के पक्ष में आगे बढ़ा, एक शब्द कहे बिना बस उसे देखकर। झांग यफी उसके बगल में ली यी को महसूस कर सकता था। उसका दिल तेज हो रहा था और उसने बोलने की हिम्मत नहीं की। ली यी ने उससे कहने से 2 मिनट पहले इंतजार किया। क्या मेरे बाहर आने के बाद आपने मुझे अनदेखा कर दिया? झांग यफी, नहीं नहीं। ली यी, फिर आप अपनी आंखों को क्यों ढक रहे हैं? ओह मैं देख रहा हूँ। आप अभी भी मेरे आंकड़े के बारे में सोच रहे होंगे जब आपने मुझे अभी देखा था, है ना? झांग यफी को ली यी द्वारा उजागर किया गया था और तुरंत और भी अधिक शर्मीली हो गई। नहीं नहीं ली यी, फीफी, मुझे लगता है कि मैं एक नुकसान में हूँ। झांग यफी, भाई यी, आपके साथ क्या हुआ? ली यी, तुमने बस मेरी तरफ देखा, मैंने अभी तक तुम्हारी तरफ नहीं देखा है, इसलिए मैं एक नुकसान में हूँ। ठीक है, मुझे वापस देखना होगा। झांग यफी ने ये सुना और कहा, मेरा मतलब यह नहीं था। ली यी, मुझे परवाह नहीं है, आपने सिर्फ इतना कहा कि मैं स्नान करने के बाद मैं जितना चाहूँ उतना देख सकता हूँ। ओह झांग यफी अवाक था। ली यी, ठीक है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। फीफी, क्या आप मुझे अपने बालों को सूखने में मदद कर सकते हैं? झांग यफी, कोई समस्या नहीं। ली यी बिस्तर के किनारे पर बैठे थे और झांग यफी अपने बालों को उड़ाते हुए एक हेयर ड्रायर के साथ उसके सामने खड़े थे। ली यी के बाल लंबे नहीं है, इसलिए ये थोड़ी देर में सूख गया। झांग यफी ने हेयर ड्रायर को बंद कर दिया और जब ली यी ने उसे गले लगाया तो वह छोड़ने वाला था। फीफी, बिस्तर पर जाओ। झांग यफी चिल्लाया और बिस्तर पर लेटने के लिए ली यी द्वारा ले जाया गया। झांग यफी ली यी के शीर्ष पर था और ली यी ने पलट दिया और उसे नीचे दबाया। दोनों इतने करीब थे कि वे एक दूसरे की सांस सुन सकते थे। झांग यफी बेहद घबराया हुआ था लेकिन विरोध नहीं किया। भाई, झांग यफी ने धीरे से कहा। ली यी, फीफी, तुम बहुत सुंदर हो। झांग यफी, भाई, क्या आपको फीफी पसंद है? ली यी, हाँ बेशक। जब वह ली यी के शब्दों को सुनता है तो झांग यफी को राहत महसूस हुई। ये पता चला है कि भाई यी मुझे भी पसंद करते हैं। भाई, फीफी आपको भी पसंद करता है। ये कहने के बाद झांग यफी ने ली यी को चूमने की पहल की। विज्ञापन ली यी अवाक था। पर निर्भर, क्या ये हमेशा मुझे नहीं है जो पहले हमला करता है? ली यी ने उसे चूमा और उसे वापस चूमना पड़ा। झांग यफी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ली यी को अपनी बाहों से गले लगाया। कहने की जरूरत नहीं है, वह तैयार थी। इस समय शब्दों से बेहतर है। ली यी ने स्वाभाविक रूप से झांग यफी को समझाया दे। वह अब संकोच नहीं करता है। एक अनुभवी के रूप में उन्होंने जल्दी से झांग यफी को कबूल करने के लिए मिला। कमरे में तापमान कई डिग्री बढ़ता हुआ लग रहा था क्योंकि वे चले गए थे। जल्द ही केवल कुताई और बिस्तर की चरमराहट सुनी जा सकती है। एक नर्म हम के साथ ली यी और झांग यफी एक हो गए। एक लंबे समय के बाद दोनों संतुष्ट थे। झांग यफी स्थानांतरित करने के लिए बहुत थक गया था। वह ली यी की छाती पर लेट गई और कहा, भाई, अब से फीफी तुम्हारी है। ठीक है, चिंता मत करो, भाई तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। ये कहने के बाद ली यी ने उसे माथे पर चूमा। अंत में भाई ली यी के साथ होने के नाते झांग यफी बहुत खुश महसूस करता है। ली यी के प्रति उसकी अनुकूलता फिर से बढ़ी और ली यी के दिमाग में एक सिस्टम अधिसूचना लगी। मेजबान सौंदर्य झांग यफी, अनुकूलता जोड़ 1, वर्तमान अनुकूलता 96 अंक, वर्तमान उपलब्ध सुदृढ़ीकरण अंक 142.6 अंक है। बाध्य वस्तु की अनुकूलता 95 अंक है। 95 अंकों से अधिक के बाद प्रत्येक बिंदु वृद्धि के लिए 10 सुदृढ़ीकरण अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। जब उन्होंने सिस्टम को शीघ्र ध्वनि सुनी तो ली यी को और भी खुशी हुई। न केवल उन्होंने झांग यफी को नीचे ले जाकर 10.05 बिलियन कमाए, बल्कि उन्होंने 70 मजबूत अंक भी प्राप्त किए। ये बहुत बड़ा लाभ था। ली यी इतनी उत्साहित थी कि वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर से माथे पर झांग यफी को चूमने झांग यफी ने गलतफहमी की। उसने शर्म से पूछा, भाई, क्या आप अभी भी आना चाहते हैं? ली यी पहले ही एक बार विस्फोट कर चुके थे, लेकिन सिस्टम द्वारा मजबूत होने के बाद उनकी शारीरिक फिटनेस बहुत अच्छी थी। दूसरों के पास एक दुर्दम्य अवधि थी और यद्यपि उसके पास भी एक था, ये बहुत कम था और वह 10 सेकंड में दूसरा दौर शुरू कर सकता था। झांग यफी के शब्दों ने फिर से ली यी को खुश किया। ली यी के बदलाव को महसूस करते हुए झांग यफी ने शर्माया और कहा, भाई जेंटल बनो, ये थोड़ा दर्द होता है। विज्ञापन ली यी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है भाई, कोमल होगा। इसलिए दूसरा दौर शुरू हुआ और ली यी ने फिर से फाइफे की दुनिया में प्रवेश किया। 20 मिनट बाद झांग यफी इतनी थक गई थी कि वह बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। ली यी को पता था कि वह आज वास्तव में थक गई थी, इसलिए उसने धीरे से उसे बिस्तर पर रख लिया और उसे एक अच्छा आराम करने दिया। ली यी ने बस एक शॉवर लिया और बिस्तर पर चले गए। अगली सुबह सूरज की रोशनी धीरे धीरे पर्दे में अंतराल के माध्यम से कमरे में चमकती है, जिससे शांत स्थान पर गर्मी का एक स्पर्श मिला। झांग यफी धीरे धीरे ली यी की बाहों में जा गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने ली यी के सोते हुए चेहरे को देखा। शांति और खुशी की एक अभूतपूर्व भावना उसके दिल में बढ़ गई। वह थोड़ा चली गई, उसे जगाने से डरती थी, लेकिन ली यी को कुछ समझ में आ गया और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। गुड मॉर्निंग फीफी, ली यी की आवाज कम और कोमल थी। सुप्रभात भाई, झांग यफी ने उसके चेहरे पर एक खुशहाल मुस्कान के साथ जवाब दिया। उस रात जो हुआ उसके बाद झांग यफी अब इतना शर्मिला नहीं था। वह अब बहुत खुश महसूस कर रही थी। वह बाहर पहुंची और धीरे से ली यी के चेहरे को छीन लिया। ली यी की गर्मजोशी को महसूस किया। ली यी ने भी अपना चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया, उसके माथे को चूमा और चिंता से पूछा, क्या यह अभी भी चोट लगी है? झांग यफी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह अभी भी थोड़ा दर्द करता है। ली यी ने माफी मांगते हुए कहा, यह मेरी सारी गलती है।
मुझे दूसरी बार नहीं आना चाहिए था, अन्यथा आप आज दर्द में नहीं होंगे। झांग यफी ने कहा, भाई ये ठीक है, आपके लिए फेफी को दर्द से डर नहीं है। ली यी ने उसे कसकर गले लगाया। झांग यफी वास्तव में समझदार था। चलो चलो नाश्ता करते हैं। ठीक है। कपड़े पहने होने के बाद वे कमरे से हाथ से बाहर चले गए। होटल का रेस्तरां दूसरी मंजिल पर है। आवास में एक बुफे नाश्ता शामिल है, जिसमें उबले हुए बंस, तले हुए आटा की छड़ें, सोया दूध दलिया, ताजे फल, ताजा जमीन कॉफी और विभिन्न प्रकार की रोटी और पेस्ट्री शामिल हैं। झांग यफी और ली यी ने खिड़की से एक डाइनिंग टेबल चुनी। सुबह की रोशनी डाइनिंग टेबल पर फर्श से छत तक की खिड़कियों के माध्यम से चमके। गोल्डन ग्लो और सॉफ्ट लाइट ने एक गर्म और रोमांटिक वातावरण का निर्माण किया। वे बुफे क्षेत्र में आए। दोनों एक रात में 2 अंतरंग मुठभेड़ों के बाद दोनों बहुत भूखे थे। झांग यफी पहले स्टीमिंग बंस और फ्राइड आटा स्टिक से आकर्षित हुआ था। सुनहरा और कुरकुरी तली हुई आटा की छड़ें एक मोहक सुगंध को बाहर निकालती हैं और निवेदा और रसदार बंस के काटने के साथ जोड़ी जाती हैं। यह एक आदर्श मैच था। वह मदद नहीं कर सकी थी, लेकिन कुछ वस्तुओं को ले गई और उन्हें प्लेट पर रख लिया। फिर सोया दूध और दलिया क्षेत्र को दूर नहीं देखा। ली यी झांग यफी पर नजर रखते हुए खुद के लिए भोजन चुन रहे थे। वह जानता था कि झांग यफी के पास मिठाई के लिए एक विशेष वरीयता थी, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से कुछ उत्तम केक और डेसर्ट का चयन किया। झांग यफी ने गोली का एक टुकड़ा लिया, संतुष्टि के साथ सिर हिलाया, फिर सोया दूध को ली यी द्वारा सौंप दिया और उसे छोटे घूंटों में स्वाद लिया। ली यी ने उसे चुपचाप किनारे से देखा, कभी कभी उसके मुंह के कोनों से अवशेषों को पूंछते हुए। उनके आंदोलन स्वाभाविक और अंतरंग थे, जिससे दूसरों को ईर्ष्या हो गई। दोनों अचानक खाने पर खा रहे थे। झांग यफी का सेल फोन बजा। उसने देखा और देखा कि यह उसकी मां यांग लुक्सिया को बुला रही थी। फीफी, तुम कहाँ हो? तुम कल रात घर क्यों नहीं गए? फीफी, यांग लुक्सिया की चिंतित आवाज फोन से आए, रोने के संकेत के साथ। विज्ञापन अध्याय 134 घातक प्रश्न। ये पता चला कि झांग यफी के माता पिता कल पूरे दिन कंपनी के संकट से निपटने में व्यस्त थे। हालांकि उनके पास पैसा था, उन्हें कई दलों के साथ समन्वय करने की आवश्यकता थी और बहुत सारी चीजें थीं। वे सोने के लिए घर नहीं गए और पूरी रात कंपनी में सोफे पर सोए। झांग यफी के माता पिता आज सुबह जल्दी घर लौट आए। नतीजतन ये पता चला कि बेटी घर पर नहीं थी। नानी से पूछने के बाद मुझे पता चला कि झांग यफी पूरी रात वापस नहीं आया था। नानी ने सोचा कि झांग यफी उनके साथ था, इसलिए किसी को नहीं पता था कि झांग यफी कहाँ गया था। झांग यफी अभी एक गंभीर बीमारी से उबर गई थी और उसके माता पिता बहुत चिंतित थे, इसलिए यांग लुक्सिया ने उन्हें जल्द से जल्द बुलाया। उसकी आवाज आंसू आ गई। झांग यफी कुछ बता सकता है कि यांग लुक्सिया की आवाज में कुछ गलत था और कहा, माँ मैं बाहर हूँ, तुम्हारे साथ क्या गलत है? मुझे नहीं लगता कि आपकी आवाज सही है। जब यांग लुक्सिया ने अपनी बेटी की आवाज सुनी तो उसे बहुत अधिक महसूस हुआ। माँ ठीक है, आपके पिताजी और मैं दोनों कल रात कंपनी में थे। मुझे पता चला कि आप आज घर पर जाने पर पूरी रात घर नहीं आए थे। आप कहाँ गए थे? आप कहाँ हैं? मैं ड्राइवर से आपको लेने के लिए कहूंगा। माँ मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, मैं सुरक्षित हूँ। झांग यफी ने कहा, ली यी को देखते हुए जो नाश्ता खा रहा था। लड़की, जब आप अकेले बाहर हूँ तो आपकी माँ को चिंता कैसे नहीं हो सकती है? माँ मैं अकेली नहीं हूँ। अकेले नहीं? आप स्कूल में डोरमेट्री में रहते हैं? नहीं। ओह हाँ। झांग यफी यह स्वीकार करना चाहती थी कि वह डॉर्मेटरी में नहीं थी, लेकिन वह चिंतित थी कि उसकी माँ को कुछ पता होगा, इसलिए उसने इससे इनकार कर दिया। यांग लुक्सिया एक अनुभवी व्यक्ति है। उसने बड़े उद्यमी झांग गुआंगू पर जीतने के लिए बहुत प्रयास किया। उसने तुरंत छिपे हुए अर्थ को सुना। क्या आप भाई ली यी के साथ हैं? यांग लुक्सिया ने पूछा। झांग यफी मौके पर मारा जाने के बाद थोड़ा शर्मिला था। उसने कहा, माँ। यांग लुक्सिया ने तुरंत समझा और कहा, ठीक है, मुझे राहत मिली है कि आप भाई ली यी के साथ हैं। ठीक है, तो आप कभी भी वापस आ सकते हैं। ओह नहीं, आपको वापस आने की जरूरत नहीं है। झांग यफी अवाक था। एक माँ कैसे कह सकती है, क्या मेरे लिए वापस नहीं जाना? ठीक है, झांग यफी ने कहा और कहा, ठीक है माँ, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। अलविदा। ठीक है, चलो मेरे प्यारे भाई, ली यी के साथ डिनर करते हैं। अच्छी लड़की, अलविदा। फोन को लटकाने के बाद झांग यफी ने थोड़ा शर्म महसूस किया और ली यी से पूछा, भाई क्या तुमने कुछ सुना? ली यी को पता था कि लड़की शर्मीली थी, इसलिए उसने उसे चिढ़ाया और कहा, हाँ मैंने इसे नहीं सुना। ध्वनि बहुत नरम थी। तभी झांग यफी ने राहत महसूस की। वास्तव में हालांकि झांग यफी ने अपनी मां से बात करते समय स्पीकरफोन बटन को दबाया नहीं था, ली यी की सुनवाई सामान्य लोगों की तुलना में बहुत बेहतर थी और वह इसे स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। विज्ञापन एक रोमांटिक और गर्म नाश्ता होने के बाद दोनों ने अपनी चीजों को कमरे में पैक किया और बाहर की जांच के लिए फ्रंट डेस्क पर चले गए। चूंकि हमारे पास राष्ट्रपति के स्वीट्स और किंग साइज रूम है, विशेष रूप से राष्ट्रपति के स्वीट्स, अंदर की सजावट बहुत ही शानदार है, इसलिए हमें बाहर की जांच करते समय ध्यान से जांच करनी होगी। नतीजतन जब वह जांच करने के लिए गया तो प्रशासक चौंक गया। राष्ट्रपति के स्वीट में कोई नहीं रहा और यह पूरी रात खाली रहा। सफाई महिला आने और साफ करने वाली थी और उसने पाया कि राष्ट्रपति सूट बेदाग था। टॉयलेटरीज, बिस्तर, कुर्सियां, मल, सोफे, टीवी, रेफ्रिजरेटर और अंदर बाकी सब कुछ छुआ नहीं गया था। इतना महंगा राष्ट्रपति सूट खुला है, लेकिन कोई भी इसमें कभी नहीं रुका है। प्रशासक स्तब्ध था। सफाई महिला भी हैरान थी। प्रशासक, ओह माय गॉड, ये वास्तव में मेरी समझ को ताजा कर दिया है। अमीर लोग अलग अलग हैं, वे मजे के लिए एक राष्ट्रपति के सूट को किराए पर लेते हैं, वे इसमें भी नहीं रहते हैं। आखिरकार यह एक रात में हजारों हजारों की लागत है। सफाई महिला ने कहा, गरीबी वास्तव में मेरी कल्पना को सीमित करती है। राष्ट्रपति के सूट को खाली रखने के लिए किस तरह का परिवार वहन कर सकता है? प्रशासक बहुत उत्सुक था। अगर वे वहां नहीं रह सकते तो वे कहां रहते थे? उन्होंने होटल के निगरानी कक्ष को पाया और निगरानी वीडियो की जांच की, केवल ये पता लगाने के लिए कि प्रेसिडेंशियल सूट में रहने वाले सुंदर अतिथि ने आदमी की तलाश के लिए बिजनेस किंग रूम में एक मंजिल से नीचे चला गया था। वे अंदर गए और सुबह तक बाहर नहीं आए, फिर भी हाथ पकड़े। वाह, एक खूबसूरत लड़की खुद मेरे दरवाजे पर आती है, मैं बहुत ईर्ष्यालु हूँ। होटल मैनेजर बेहद ईर्ष्यालु था। धिक्कार है, सो ऐसे अच्छे कैबेज का फायदा क्यों उठाते हैं? उस आदमी के बारे में क्या खास है जो इतनी खूबसूरत लड़की को उसके लिए गिरता है? क्या ये सिर्फ इतना लंबा है कि वह लंबा और अधिक सुंदर है? निगरानी प्रशासक बहुत असंतुष्ट था। वह अभी तक नहीं जानता है कि ली यी की सबसे बड़ी ताकत उसकी ऊंचाई या सुंदरता नहीं है, लेकिन उसकी संपत्ति। इस तथ्य से मूर्ख मत बनो कि शब्द लंबे, समृद्ध और सुंदर पहले आते हैं। अमीर लंबा और सुंदर के साथ तुलना में बेकार हैं। यही कारण है कि ये पुरानी कहावत है, अमीर शादी कर लेते हैं, गरीबों को देखकर शादी हो जाती है। होटल छोड़ने के बाद ली यी ने कहा, मुझे अभी भी हुआ कि विश्वविद्यालय जाना है। मुझे मुश्किल सवाल की व्याख्या करने की आवश्यकता है कि गणित के स्कूल के प्रोफेसर हुआ ने मुझे कल दिया था। क्या आप पहले वापस जाना चाहते हैं? मैं आज दोपहर शनचेन के लिए एक उड़ान पर हूँ। ली यी दोपहर में छोड़ दिया। झांग यफी उसे जाने देने के लिए अनिश्चित था और पूछा, भाई क्या आप कुछ और दिनों के लिए बीजिंग में रह सकते हैं? ली यी, मूर्खतापूर्ण लड़का, मैं अगली बार आऊंगा। मैं अब आधे महीने से अधिक समय से बीजिंग में रहा हूँ, इसलिए ये समय है कि वह वापस जाने और कुछ चीजों का ख्याल रखने का समय हो। झांग यफी, ठीक है, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं पूरे दिन आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैं भी आपको देखने के लिए हवाई अड्डे पर जाऊंगा। ली यी, ठीक है, चलो स्कूल में एक टैक्सी ले लो। दोनों हाथ से बाहर चले गए, एक टैक्सी की उपाधि प्राप्त की और हुकी विश्वविद्यालय के लिए नेतृत्व किया। संयोग से ली यी और झांग यफी कार में आ गए और उन्हें झो मेई ने देखा। झो मेई के दिल ने एक धड़कन को छोड़ दिया और उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ।
वह सुंदरता कौन है? बहुत सुंदर। विज्ञापन। वह वास्तव में ली के भाई के साथ हाथ पकड़ रही थी। ये स्पष्ट है कि संबंध सरल नहीं है। जो ने पाउट किया, वह ईर्ष्या कर रही थी। उसने तुरंत ली को बुलाया। ली ने देखा कि यह था जो कॉलिंग। जहां येफी अभी भी मेरे बगल में बैठा था। अगर मैं कॉल का जवाब देता हूं और जो कुछ अस्पष्ट कहता है तो क्या मुझे परेशानी नहीं होगी? इस कॉल का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। ली ने फोन को लटका दिया और एक सिस्टम संदेश भेजा, मैं अभी व्यस्त हूं, बाद में आपसे संपर्क करें। जब जो ने देखा कि भाई ली ने उसकी कॉल का जवाब नहीं दिया तो उसे यकीन था कि महिला का उसके साथ घनिष्ठ संबंध था। जो और भी अधिक ईर्ष्या हो गया। उसने ली को एक वेछा संदेश भेजा, भाई ली, तुम कहाँ हो? क्या तुम आज शंचिंग वापस जा रहे हो? माया तुम्हें बहुत याद आती है। मैं वास्तव में तुम्हें देखना चाहता हूँ। संदेश भेजने के बाद जो ने ली के जवाब के लिए उत्सुकता से इंतजार किया। हालांकि ली झांग येफी की नाक के नीचे थी, इसलिए उसके पास जवाब देने का कोई रास्ता नहीं था और कुछ समय के लिए इसे अनदेखा किया गया था। ये कहा जाता है कि महिलाओं की छठी भावना भयानक रूप से मजबूत है। झांग येफी ने महसूस किया कि कुछ गलत है और सोचा कि ली के भाई से संपर्क करने वाली एक और लड़की होनी चाहिए। हालांकि झांग येफी एक प्रमुख परिवार की एक महिला है और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक शीर्ष छात्र है। उसके पास उच्च खुफिया और अच्छे लोग दोनों हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं लाएगी, लेकिन वह उन पर संकेत देगी। भाई, आपने अभी फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? झांग येफी ने ली को गोल आंखों से देखते हुए पूछा, जैसे कि वह अपने द्वारा कही गई हर झूठ के माध्यम से देख सकती है। ली ने सोचा, लानत है, ये भयानक है। ऐसा लगता है कि वह कई रिश्तों के लिए उजागर होने वाला है। ये बहुत सारी लड़कियों को डेट करने के लिए कष्टप्रद है और यदि आप सावधान नहीं हैं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। झांग येफी का सवाल सरल लग सकता है, लेकिन अस्वीकृति के कारण का आपका जवाब समस्याग्रस्त है। और ली इस संभावना को खारिज नहीं करता है कि झांग येफी ने कॉलर आईडी पर अपना नाम लिखा है। ये बस एक घातक सवाल है। क्या करें? ली को पता था कि समुद्र के राजा के रूप में उसे स्वाभाविक रूप से समुद्र के एक राजा की खेती करनी थी। मीठे शब्द आवश्यक हैं। हालांकि महिलाएं कभी कभी जानती हैं कि मीठे शब्द नकली हैं, वे मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सुनना पसंद करते हैं। जल्द ही ली एक समाधान के साथ आया। विज्ञापन। अध्याय 135। प्रिंसिपल को अभिवादन करने के लिए आता है। ली ने एक पल के लिए सोचा और जवाब दिया, फोन का जवाब क्यों? हम जिस समय एक साथ बिताते हैं वह इतना कीमती है। कोई भी फोन कॉल उस समय से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है जब हम एक साथ बिताते हैं। मैं आज दोपहर माउंटेन सिटी वापस जा रहा हूँ। मैं सिर्फ हर मिनट और हर सेकंड में आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैं परेशान नहीं होना चाहता। उद्धरण चिन्ह। जब उन्होंने ये कहा तो ली ने अपने अभिनय कौशल का इस्तेमाल किया। झांग येफी की राय में भाई ली के शब्द ईमानदार थे और उनके दिल के नीचे से आए थे। निश्चित रूप से ली ने ये कहा। संवेदनशील झांग येफी ने तुरंत अपने गाल को नीचे जाने दिया और गहराई से स्थानांतरित कर दिया गया। झांग येफी ने उसके चेहरे पर एक खुश नजर के साथ अपना सिर झुकाया और ली के कंधे पर झुक गया। भाई, धन्यवाद। फाइफे या तो आपसे अलग नहीं होना चाहता है। कैसे मैं अध्ययन करना बंद कर देता हूँ और आपके साथ माउंटेन सिटी जाता हूँ? ठीक है, क्या बकवास है? मेरे साथ माउंटेन सिटी आओ। क्या आप मेरी सुंदरियों को देखते हैं? ये कैसे हो सकता? हर खूबसूरत महिला मेरे जीवन में सिर्फ एक राहगीर है, यहाँ तक कि मुझे उनमें से किसी के लिए भी रोकने के बारे में सोचें। ली ने कहा, नहीं फाइफे, हालांकि हमें काम करने की जरूरत नहीं है और आराम से रह सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से 3 साल से अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा हर कोई हार्वर्ड विश्वविद्यालय में नहीं जा सकता। आपको इसे संजोना होगा और सफलतापूर्वक स्नातक करना होगा। मैं आपको समय समय पर देखने के लिए आऊंगा, ठीक है? झांग येफी के पास ये कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है। ली ने राहत की सांस ली। जो मेई और झांग येफी के बीच की बाधा अस्थायी रूप से दूर हो गई थी। उसे जो मेई को जवाब देने का अवसर मिलेगा। अचानक झांग येफी ने पूछा, भाई, आपने कहा कि आप उन्हें आज सुबह मुश्किल सवाल सिखाने जा रहे थे। आपने कल रात से कुछ भी तैयार नहीं किया है। अब तक आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? उन्हें सिखाएं। ली, ये समझ में आता है। मुझे एक नजर रखने और तुरंत तैयार होने दें। ली ने मुश्किल सवाल खोला जो प्रोफेसर हुआ वेन्यू ने उन्हें भेजा था। कार में ऐसा लग रहा था कि झांग येफी ने उसे परेशान नहीं किया। 1 मिनट के बाद ली ने कहा, ये सरल है, मैंने इसे पहले ही तैयार कर लिया है। जब मैं वहां पहुंचूंगा तो मैं उन्हें समझाऊंगा। झांग येफी, आपने इसे इतनी जल्दी सीखा? ली ने कहा, तेजी से नहीं, ठीक है, मुझे सोचने में 1 मिनट का समय लगा। झांग येफी अवाक था। ली से मिलने से पहले उसे विश्वास था कि वह एक शीर्ष छात्रा थी, लेकिन ली से मिलने के बाद झांग येफी को लगा कि वह सिर्फ एक गरीब छात्रा है। ली चीजों को इतनी जल्दी सीखता है कि वह मुश्किल गणितीय समस्याओं को समझ सकता है जिसने सेकंड में वर्षों तक शीर्ष घरेलू गणितज्ञों को परेशान किया है। ये वास्तव में दूसरों के साथ अपनी तुलना करने के लिए निराशाजनक है। ली ने प्रोफेसर हुआ वेन्यू को फिर से बुलाया। विज्ञापन। प्रोफेसर हुआ वेन्यू ने देखा कि यह ली को बुला रहा था और तुरंत जवाब दिया, प्रोफेसर ली, आप मुझे इतनी जल्दी बुला रहे हैं? क्या आपको समस्या का पता चला है? ली, ठीक है, मैंने बस इस पर एक नजर डाली, यह मुश्किल नहीं है। मैं आपको बाद में खोजने और इस समस्या को हल करने में आपकी मदद करने के लिए कॉलेज आऊंगा। क्या ये थोड़े समय में लिखा जा सकता है? प्रोफेसर हुआ वेन्यू ने सदमे में पूछा। हाँ, मैं लगभग 10 मिनट में वहां रहूंगा। ली ने जवाब दिया। तो जल्द ही, मैं अभी भी घर पर हूँ। मैं अब आऊंगा, लेकिन मैं आपसे थोड़ा बाद में हो सकता हूँ। प्रोफेसर हुआ वेन्यू बहुत खुश थे। प्रोफेसर ली वास्तव में एक गणितीय प्रतिभा है। क्या द्रव यांत्रिकी समस्या है जिसने अपनी टीम को 5 साल तक हल करने के बारे में परेशान किया है? 10 मिनट बाद ली ने झांग येफी को हुकिंग विश्वविद्यालय में लाया। वे दोनों कार से बाहर निकले और दरवाजे पर रुक गए क्योंकि सुरक्षा गार्ड ने दस्तावेजों की जांच की। ली के पास एक्सेस कार्ड या पास नहीं था। कल झांग येफी ने उसे लाने के लिए एक सहपाठी का एक्सेस कार्ड उठा लिया। आज ली ने सोचा कि चूंकि वह स्कूल में प्रोफेसर था, इसलिए उसे अंदर जाने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन वह दूर हो गया। ली ने 2 सुरक्षा गार्डों को देखा और समझाया, सुरक्षा भाई, मैं हुआ किंग विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर और डॉक्टरेट पर्यवेक्षक हूँ। मेरे पास एक जरूरी मामला है, कृपया मुझे अंदर जाने दें। झांग येफी ने बार बार सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं गवाही दे सकता हूँ। वह हुआ कि विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर हैं। राष्ट्रपति जो बेनन इसके बारे में जानते हैं। हालांकि सुरक्षा गार्ड ने ली को बार बार देखा और देखा कि वह इतना छोटा था कि कोई रास्ता नहीं था कि वह डॉक्टरेट पर्यवेक्षक हो सकता है। वह कॉलेज के छात्र की तरह अधिक था। आप प्रोफेसर, डॉक्टरेट पर्यवेक्षक, यदि आप एक प्रोफेसर हैं तो मैं अभी भी विज्ञान अकादमी का एक शिक्षाविद हूँ। एक अन्य सुरक्षा गार्ड ने कहा, ठीक है, अगर आपके पास कोई आईडी नहीं है तो यहाँ घूमने से परेशान न हो। चलो चलते हैं। ली अवाक था। क्या मैं गड़बड़ कर रहा हूँ? मैं डॉक्टरेट पर्यवेक्षक की तरह नहीं दिखता क्या मैं? ली ने पूछा, अगर मैं वास्तव में हुआ कि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर या डॉक्टरेट पर्यवेक्षक होता तो मैं क्या कहूंगा? द बर्ली सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, यदि आप हुकी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर या डॉक्टरेट पर्यवेक्षक थे तो मैं अपने सिर पर खड़ा होकर गंदगी खाऊंगा। ली, अच्छा, बहुत अच्छा, प्रतीक्षा करें जब तक आप ऊपर खड़े हो जाओ और गंदगी खाओ। TSK, क्या आपको लगता है कि मैं डर गया था? हाँ, आप अभी भी दिन मारने की हिम्मत करते हैं। जल्दी से ठंडा हो जाओ और दरवाजे को अवरुद्ध न करें। दोनों सुरक्षा गार्डों ने लोगों का पीछा करना शुरू कर दिया। झांग येफी थोड़ा चिंतित था और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। विज्ञापन। ली ने झांग येफी का हाथ लिया, एक तरफ कदम रखा और कहा, फेफी, उनसे बात करने में समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए प्रतीक्षा करें, मैं एक कॉल करूंगा। ली ने फोन उठाया और प्रिंसिपल जू ने सीधे कहा, प्रोफेसर ली, आपने आज सुबह मुझे इतनी जल्दी बुलाया, क्या इस मामले पर कोई प्रगति है कि प्रोफेसर हुआ ने आपको कल रात करने के लिए कहा था? ली, हाँ, मैंने उस समस्या को हल कर लिया है। मैं उन्हें लिखूंगा, बाद में जवाब दें, लेकिन मैं अभी नहीं मिल सकता। आपके सुरक्षा गार्ड ने मुझे रोक दिया और कहा कि मेरे पास एक्सेस कार्ड या वर्क परमिट नहीं है।
उद्धरण चिन्ह प्रोफेसर ली मुझे क्षमा करें, मुझे कल केवल काम पर रखा गया था और मेरे पास अभी तक अपना वर्क परमिट प्राप्त करने का समय नहीं है। ये सब मेरी गलती है। प्रिंसिपल जू ने कहा, कृपया कुछ मिनट प्रतीक्षा करें, मैं आपको स्कूल के गेट पर उठाऊंगा। ली कितना शर्मनाक। प्रिंसिपल जू, ये सब हमारे काम में हमारी लापरवाही के कारण है, मैं आपको उठाऊंगा, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। ली ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मिनट बाद एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चश्मा पहने हुए स्कूल के गेट पर जॉगिंग की। आगंतुक जू बेनन हुकी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे। प्रोफेसर ली, मुझे बहुत खेद है कि आप इंतजार कर रहे हैं। प्रिंसिपल जू जल्दी से ली की ओर चला गया, अपना हाथ बढ़ाया और उसके साथ हाथ मिलाया। ली ने भी मुस्कुराया और उसके साथ हाथ मिलाते हुए कहा, प्रिंसिपल जू, मुझे खेद है कि आप यहाँ व्यक्तिगत रूप से आने के लिए परेशान हैं। प्रिंसिपल जू ने कहा, बेशक, निश्चित रूप से। प्रोफेसर ली, कृपया अंदर आएं। सुरक्षा गार्ड स्वाभाविक रूप से जानते थे कि आगंतुक जू बेनन था, जो हुआ कि विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे। दो सुरक्षा गार्ड बहुत घबराए हुए थे और अब बहुत अफसोस महसूस कर रहे थे। ये वास्तव में अजीब है, वह बहुत छोटा है, लेकिन उसने वास्तव में प्रिंसिपल को उसे बधाई देने के लिए सभी तरह से चलाया। मैं उसे नाराज करने के लिए कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। अन्य शिक्षकों और छात्रों ने भी अपनी आंखें डाली और फुसफुसाए, ये युवक कौन है। प्रिंसिपल जू वास्तव में उसे व्यक्तिगत रूप से बधाई देने के लिए बाहर आया था। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। क्या वह एक उच्च अंत प्रतिभा हो सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन प्रिंसिपल जू के रवैये को देखते हुए वह एक उल्लेखनीय व्यक्ति होना चाहिए। चलो देखते रहते हैं। जू बेनन ने ली को कैंपस में प्रवेश करने दिया, लेकिन ली ने सुरक्षा गार्ड को देखा और कहा, प्रिंसिपल जू अंदर नहीं भागता। प्रिंसिपल जू, ओह, प्रोफेसर ली के पास अभी भी कुछ है। ली ने सिर हिलाया और मजबूत सुरक्षा गार्ड को देखा। इस सुरक्षा गार्ड ने सिर्फ मेरे साथ एक दांव लगाया और मुझे अंदर जाने से पहले इसका भुगतान करना होगा। प्रिंसिपल जू, आप क्या शर्त लगा रहे हैं। एक दिलचस्प शर्त, क्या आप इसे देखना चाहेंगे। प्रिंसिपल जू, ली ने पूछा। प्रिंसिपल जू, बेशक, मैं गवाह को सहन करने के लिए यहाँ हूँ। आप किस पर दांव लगा रहे हैं। विज्ञापन अध्याय 136, उल्टा खाने वाला गंदगी। ली, राष्ट्रपति जू, कृपया मुझे पहले बताएं, हुआ कि विश्वविद्यालय में मेरी स्थिति क्या है। राष्ट्रपति जू, प्रोफेसर ली, आप एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर और हुकी विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट पर्यवेक्षक हैं। ली ने सुरक्षा गार्ड को देखा और पूछा, क्या आपने सुना है। क्या मैं हुकी विश्वविद्यालय में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर और डॉक्टरेट पर्यवेक्षक हूँ। सुरक्षा गार्डों ने बार से हिलाया। दर्जन या तो शिक्षक और छात्र देखने वाले सभी स्तब्ध थे। ओह माय गॉड, वह बहुत छोटा है, फिर भी वह हुकी विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर और डॉक्टरेट पर्यवेक्षक है। एक कॉलेज के छात्र ने कहा, हे भगवान, ऐसा क्यों लगता है कि वह मुझसे छोटा है। एक दूसरे वर्ष के स्नातक छात्र ने कहा, यह आश्चर्यजनक है कि वह इतनी कम उम्र में पहले से ही एक डॉक्टरेट पर्यवेक्षक है। मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ और मैं अभी भी सिर्फ एक एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। ये वास्तव में दूसरों के साथ खुद की तुलना करने के लिए निराशाजनक है। एक एसोसिएट प्रोफेसर ने आभारी। ली ने दर्शकों की टिप्पणियों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने उस बर्खास्त सुरक्षा गार्ड को देखा जिसने उसके साथ दांव लगाया था और कहा था, आपने बस कहा था कि अगर मैं हुआ कि विश्वविद्यालय में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर और डॉक्टरेट पर्यवेक्षक होता तो आप अपने सिर पर खड़े होने के दौरान गंदगी खा जाते। चलो हम ये देखना चाहते हैं कि आप अपने सिर पर खड़े होने के दौरान गंदगी कैसे खाते हैं। प्रिंसिपल जू, यहाँ आपके लिए गवाह है। जू बेनन स्तब्ध था। उन्होंने सोचा कि प्रोफेसर ली ने सुरक्षा गार्ड के साथ किसी तरह का दांव लगाया था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह इस तरह होगा। राहगीरों को भी हैरान कर दिया गया। मेरी अच्छाई, इस सुरक्षा गार्ड में एक मजबूत स्वाद है। उल्टा खड़े होकर खाओ, यह एक है चीरफाड़। आओ, सुरक्षा आदमी। सभी ने उज्जवल आंखों से सुरक्षा गार्ड को देखा। यह मजबूत सुरक्षा गार्ड अक्सर विभिन्न कारणों से दूसरों के लिए असभ्य होता है, जैसे कि साइकिल को परिसर में सवार नहीं किया जा सकता है और इसे धकेल दिया जाना चाहिए। टेकआउट भोजन को स्कूल में नहीं लाया जा सकता है और छात्रों को इसे स्कूल के गेट पर ले जाना चाहिए। वह अक्सर कैंपस ऑर्डर को बनाए रखने के आधार पर छात्रों और संकाय सदस्यों के कुछ व्यवहारों पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाता है, इसलिए वह परिसर में बहुत लोकप्रिय नहीं है। इस समय सार्वजनिक रूप से अपनी हास्यास्पद दांव को पूरा करने की स्थिति का सामना करना पड़ा। उसका चेहरा पीला हो गया और वह इतना शर्मिंदा हो गया कि वह चाहता था कि वह क्रॉल करने के लिए एक छेद पा सके। यह सुरक्षा गार्ड हिचकिचाया, उसके माथे से पसीने के मोतियों। उन्होंने प्रिंसिपल जू पर नजर डाली, फिर अपने चारों ओर दर्शकों की बढ़ती भीड़ को देखा, मिश्रित भावनाओं को महसूस किया। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। प्रोफेसर ली, कृपया शानदार बने और मुझे क्षमा करें। सुरक्षा गार्ड ने पहले ही दे दिया था और ऐसा कहा था। जू बेनन ने भी जल्दी से कहा, प्रोफेसर ली, आप इसे क्यों नहीं भूलते। ये सिर्फ एक मजाक था। हालांकि ली का इसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। ये सुरक्षा गार्ड एक विशिष्ट व्यक्ति है जो दूसरों के लिए चीजों को कठिन बनाने के लिए चरम पर होने वाली छोटी शक्ति का उपयोग करता है। इस तरह का व्यक्ति कभी भी अपना सबक नहीं सीखेगा जब तक कि उसे सबक नहीं सिखाया जाता है। ली, राष्ट्रपति जू, ये हुकी विश्वविद्यालय है। क्या यह आकस्मिक चुटकुलों के लिए जगह है। यह इस देश के लोगों के दिलों में ज्ञान का मंदिर है। चाहे वह शिक्षक, छात्र या कर्मचारी हो, सभी को सख्ती से खुद को अनुशासित करना चाहिए और हुकी विश्वविद्यालय में बदनाम नहीं करना चाहिए। यदि वह इसे सार्वजनिक रूप से कहता है तो दांव अमान्य होगा। फिर हुकी विश्वविद्यालय का अधिकार और विश्वसनीयता कहाँ है। यह प्रिंसिपल जू ने सोचा कि ली के शब्दों में समझ में आया। उन्होंने सुरक्षा गार्ड को देखा और कहा, एक सज्जन का शब्द उनके बंधन के रूप में अच्छा है। चूंकि आपने एक दांव लगाया है, इसलिए उससे चिपके रहें। विज्ञापन सुरक्षा गार्ड का चेहरा बैंगनी हो गया। क्या आप वास्तव में उल्टा खड़े होना चाहते हैं और गंदगी खाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ कोई बकवास नहीं है। ली, यह आसान है। मैं बस बाथरूम जाऊंगा और यह जल्दी तैयार हो जाएगा। सुरक्षा गार्ड ने ली से पहले नीचे गिरा दिया और कहा, प्रोफेसर ली, मैं अंधा हूँ और अपनी पहचान का खुलासा करने के बाद भी आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। क्या आप कृपया शानदार हो सकते हैं और मुझे अपने सिर पर खड़े नहीं कर सकते हैं और गंदगी खा सकते हैं। हालांकि इससे पहले कि ली कुछ भी कह सके, आसपास के शिक्षकों और छात्रों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। खाओ उल्टा खाओ, खाओ उल्टा खाओ, खाओ उल्टा खाओ, खाओ उल्टा खाओ। इस समय पहले से ही 20 से अधिक लोग देख रहे थे। ली, देखो, भीड़ सभी को लगता है कि आपको अपना वादा निभाना है। सुरक्षा गार्ड बहुत दुखी लग रहा था। क्या आप वास्तव में बकवास खाना चाहते हैं और अभी भी उल्टा खड़ा है। सार्वजनिक रूप से जबरदस्त दबाव का सामना करते हुए सुरक्षा गार्ड ने देखा कि वह रोने वाला है। वह अच्छी तरह से जानता था कि आज आसान नहीं होगा, लेकिन गहराई से वह वास्तव में इस तरह की हास्यास्पद सजा को स्वीकार नहीं कर सकता है जिस तरह वह कहने वाला था। ली ने धीरे से बात की, इस बारे में कैसे, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। हालांकि आपको अभी भी अपने खुद के दांव के लिए भुगतान करना होगा। यदि आप गंदगी खाने के लिए उल्टा नहीं करते हैं तो हम इसे बदबूदार पाएंगे। बस पानी पीने के लिए नीचे खड़े हो जाओ। क्या ये ठीक है। जब सुरक्षा गार्ड ने ये सुना तो वह तुरंत सहमत हो गया और कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। सुरक्षा गार्ड ने तुरंत दीवार के खिलाफ एक हैंडस्टैंड किया, लेकिन उसने लंबे समय तक एक हैंडस्टैंड का अभ्यास नहीं किया था और वह थोड़ा मोटा था, इसलिए उसकी बाहें झुक गई थीं और उसने एक धमाके से अपना सिर मारा। वह जल्दी से उठ गया और फिर से एक हैंडस्टैंड करने में सफल रहा। ली ने एक और सुरक्षा गार्ड से कहा कि वह खनिज पानी की एक बोतल निकालें और उसे खिलाने के लिए उसे खिलाएं जब वह उल्टा खड़ा था नीचे। नतीजतन उसके मुंह में पानी डाला जाने के बाद वह उल्टा खड़े होने के दौरान इसे पीने में असमर्थ था। कुछ पानी उसके वायुमार्ग में प्रवेश कर गया, जिससे वह बार बार खांसी कर लेता है और बहुत असहज महसूस करता है। इसे 3 बार, हर बार एक ही बात की कोशिश की। ली, इसे भूल जाओ, मैं पानी भी नहीं पी सकता। सुरक्षा गार्ड को पता था कि ली ने उसे जाने दिया था, इसलिए वह तुरंत नीचे आया और ली को सलाम करते हुए कहा, धन्यवाद प्रोफेसर ली, आपकी समझ के लिए। हम ली, याद रखें, अगली बार सभी के लिए अच्छे रहें।
विज्ञापन ये सुनकर सुरक्षा गार्ड ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद प्रोफेसर ली, मैं निश्चित रूप से भविष्य में बदलूंगा। मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगा और दूसरों के साथ सौम्य और विनम्र रवैये के साथ व्यवहार करूंगा। शिक्षकों और छात्रों ने अपना समझौता व्यक्त किया, सराहना शुरू की और ली को एक अंगूठा दिया। इस तरह के एक कठिन सुरक्षा गार्ड को वास्तव में उसके द्वारा पीटा गया था। मैं निश्चित रूप से अब से अच्छी तरह से व्यवहार किया जाएगा। आपने पिछली बार मेरी बाइक को धक्का दिया था, अब आप एक निर्मम व्यक्ति से मिले हैं, ठीक है, आप दंडित होने के लायक हैं। शिक्षकों और छात्रों को देखने से राहत मिली। ली ने थोड़ा मुस्कुराया और प्रिंसिपल जू से कहा, प्रिंसिपल जू चलो अब चलते हैं। प्रिंसिपल जू आखिरकार अपने होश में आया और कहा, ठीक है प्रोफेसर ली, प्लीज। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भीड़ के माध्यम से ली और झांग येफाई का नेतृत्व किया और गणित के स्कूल की ओर चले गए। जिस समय उन्हें स्कूल के गेट पर सुरक्षा गार्ड के साथ देरी हुई, प्रोफेसर हुआ वेन्यू भी पहुंचे। ली उन्हें द्रव यांत्रिकी में कठिन गणितीय समस्या के बारे में समझाना चाहते थे, लेकिन झांग येफी इसे समझ नहीं पाए। ली ने उसे परिसर में घूमने के लिए कहा और वह बाद में उसे खोजने के लिए नीचे आ जाएगा। ठीक है भाई, फेफी कैंपस में आपका इंतजार कर रहा है। झांग येफी ने सिर हिलाया और नीचे की ओर चलकर आज्ञाकारी रूप से चला गया। उसने खुद को सोचा कि पहचान का ये परिवर्तन बहुत तेज था। कल दोपहर ये भाई ली था जो फिर से कैंपस में मेरा इंतजार कर रहा था। आज मैं परिसर के आसपास उसका इंतजार कर रहा था। जब ली ने समस्या को कम कर दिया और स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में ब्लैकबोर्ड पर उत्तर और फॉर्मूला लिखा, तो राष्ट्रपति जू बेनन, प्रोफेसर हुआ वेन्यू और प्रोजेक्ट टीम के अन्य प्रोफेसरों ने सभी की सराहना की। हर कोई बहुत उत्साहित था। कई वर्षों तक उन्हें परेशान करने वाली मुश्किल गणितीय समस्या प्रोफेसर ली द्वारा हल की गई थी। सबसे उत्साहित व्यक्ति प्रोजेक्ट लीडर हुआ वेन्यू था। उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, ली के हाथ को हिला दिया और उन्हें धन्यवाद देते रहे। प्रोफेसर ली, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह आपके लिए नहीं था तो हम नहीं जानते कि हम इस समस्या को हल करने में सक्षम होंगे। राष्ट्रपति जू बेनन ने एक अलग परिप्रेक्ष्य लिया। उन्होंने कहा, प्रोफेसर ली, आपको कल ही हमारे प्रोफेसर के रूप में काम पर रखा गया था और आज आपने हमारे और हमारे देश के लिए एक बड़ी समस्या हल कर ली है। पश्चिम अब हमें इस क्षेत्र में वापस नहीं पकड़ सकता है। इस गणितीय समस्या को हल करने का मतलब है कि हम उच्च गति वाले रॉकेट निर्माण में सफलता के लिए आगे रास्ते में हैं। इसके अलावा फाइटर जेट्स की एक नई पीढ़ी को विकसित करने की चुनौती भी हल हो गई है। प्रोफेसर ली, आपने हमारे देश में एक जबरदस्त योगदान दिया है। ली अवाक था, क्या ये भी संभव है? मैंने बस एक समस्या को लापरवाही से हल किया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सीधे एक कठिन समस्या को हल करूंगा जो पश्चिम को घुट कर रहा था। हर किसी ने उसकी फिर से प्रशंसा की और थोड़ी सी बात के बाद ली आखिरकार दूर जाने में सक्षम था। तभी उसके पास झो मेई को जवाब देने का समय था। ली ने देखा कि झो मेई ने कई संदेश भेजे थे, साथ ही रोने वाले इमोजीज की एक श्रृंखला के साथ। विज्ञापन अध्याय 137। दो महिलाएं खुले तौर पर और गुप्त रूप से लड़ रही हैं। झो मेई ने वेश्या पर लिखा, भाई तुम कहाँ हो? तुम क्यों अनदेखा कर रहे हो? भाई क्या तुम अब और नहीं चाहते? भाई माया सिर्फ आपको एक बार देखने से पहले एक बार देखना चाहता है। SHANCHENG पर लौटें। माया वास्तव में आपको याद करता है। झो मेई सच कह रहा था, वह एक अधिक पारंपरिक लड़की है। इसलिए जिस क्षण से ली ने उसे लिया, उसने अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए भाई ली के साथ रहने का फैसला किया। ये कहा जा सकता है कि उसकी सभी भावनाएं, पुरुष और महिला दोनों, ली को दिए गए थे। ली ने लगभग 1 घंटे के लिए अपने संदेश का जवाब नहीं दिया और उसने देखा कि ली को एक और सुंदर महिला के साथ एक कार के हाथ में ले जाया गया था। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बहुत दुखी थी। झो मेई का संदेश ली के लिए लालसा और चिंता से भरा था। ली ने स्क्रीन पर शब्दों को देखा और उसके दिल में एक जटिल भावना बढ़ी। माया, मुझे खेद है कि आप चिंता कर रहे हैं। मैं बस कुछ चीजों से निपट रहा था और समय पर आपको जवाब देने में असमर्थ था। बहुत ज्यादा मत सोचो, आप हमेशा मेरे दिल में रहे हैं। मेरा भाई आपको कैसे नहीं चाहता था? वास्तव में झो मेई के पास एक बुरा घंटा था। वह अपने फोन को घूरती रही, ली को जवाब देने के लिए इंतजार कर रही थी। जिस क्षण वेश्या संदेश बजता है, उसने तुरंत इसे क्लिक किया। ली के जवाब को देखकर झो मेई ने हंसी में फूट लिया और जवाब दिया, भाई तुम कहाँ हो? क्या मेयर तुम्हें देखने आ सकता है? ली, मेरे पास यहाँ से निपटने के लिए कुछ चीजें हैं। एक बार जब मैं कर रहा हूँ तो चलो हवाई अड्डे पर मिलते हैं। मेरी उड़ान 3:30 बजे है। झो मेई, ठीक है भाई, आज दोपहर को मिलते हैं। ली ने फोन उठाया और अपना सिर हिला दिया। वह क्या करे? अधिक से अधिक लड़कियां हैं, अगर कुछ उजागर हो जाए तो क्या होगा? मैंने एक पल के लिए नर्म दिल महसूस किया और झो मेई को दोपहर में हवाई अड्डे पर जाने के लिए कहा। हालांकि झांग येफी भी मुझे देखने के लिए हवाई अड्डे पर जाएंगे। इस मामले में उन दोनों को निश्चित रूप से मिलेंगे। क्या करें? क्या वे एक दूसरे के बाल खींचेंगे और मिलने पर लड़ेंगे? ली ने कल्पना करना शुरू कर दिया। कुछ समय के लिए सोचने के बाद उन्होंने महसूस किया कि जब से वे मिलने जा रहे थे, वह उन्हें एक दूसरे से खुले तौर पर पेश कर सकते हैं। जैसा कि उन्होंने सोचा था, वह उसकी चिंता नहीं थी। समय जल्दी से बीत गया। झांग येफाई के साथ ली ने बीजिंग में कुछ साधारण उपहार खरीदे, उसे रात के खाने के लिए बाहर ले गए और फिर हवाई अड्डे पर पहुंचे। विज्ञापन, मुझे 1 बजे हवाई अड्डे पर जाना है। हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद ली ने पहली बार स्वसेवा प्रिंटर पर अपना बोर्डिंग पास छापा और फिर उसके सामान में जांच की। झांग येफी पूरे समय ली के साथ रहे थे। वह ली को जाने देने के लिए अनिच्छुक थी, इसलिए उसने पूछा, भाई क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बाहर रह सकते हैं? ली, बेशक, कोई समस्या नहीं है। ली और झांग येफी हवाई अड्डे के वेटिंग हॉल में बैठ गए। झांग येफी ली के कंधे पर झुक गया और दोनों ने मीठी बातें की। हालांकि ली घबराया हुआ था। झो मेई जल्द ही यहाँ होगा, मुझे क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से झो मेई ने जल्द ही फोन किया। ली ने जवाब दिया, भाई तुम कहाँ हो? मैं हवाई अड्डे पर हूँ। ली, मैं टर्मिनल सी में हूँ। आप कहाँ हैं? झो मेई, ठीक है, मैं आपको खोजने के लिए क्षेत्र सी में आऊंगा। फीफी, एक दोस्त मुझे बाद में देखने के लिए आएगा। ली ने कहा। झांग येफी बहुत स्मार्ट था और तुरंत अनुमान लगाया कि यह वह व्यक्ति होना चाहिए जिसने उसे आज सुबह बुलाया। ओह, ये कौन है? क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? फीफी मेरे भाई के दोस्तों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं। कोई बात नहीं। ली ने लगभग ये पर्ची दी कि यह आपके लिए उस खूबसूरत महिला को मिली जब वह आपके लिए मिला, जब वह आपके साथ व्यवहार कर रही थी। उसका नाम झो मेई है और वह बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एक छात्रा है। जब आप पहले बीमार थे तो मैं उसकी मां का भी इलाज कर रहा था, इसलिए वह मेरे लिए काफी आभारी है। झांग येफी ने स्वाभाविक रूप से सुना था कि ली एक ही समय में एक अन्य व्यक्ति का इलाज कर रही थी, इसलिए उसने पूछा, ओह, मुझे याद है, मेरे माता पिता ने मुझे इसके बारे में बताया था। क्या ये ल्यूकेमिया रोगी है? ली, हाँ, लेकिन उसकी मां की ल्यूकेमिया मेरे द्वारा ठीक हो गई है। झांग येफी, भाई, मैंने अपने माता पिता से सुना कि आपका उपचार भाग्य पर निर्भर करता है, इसलिए वे भी आपके साथ रहने के लिए किस्मत में हैं। फीफी को बाद में उसे अच्छी तरह से जानना चाहिए। ली की खोपड़ी को टिंगल किया गया। आप दोनों अच्छे दोस्त नहीं बनेंगे, है ना? लंबे समय के बाद झो मेई खत्म नहीं हुआ। झो मेई ने विशेष रूप से कपड़े पहने थे। वह सेक्सी और सुंदर लग रही थी और हवाई अड्डे पर एक सुंदर दृश्य थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि झो मेई दबाव में था। जब उसने सुबह झांग येफी को देखा तो वह उसके द्वारा चकित थी, इसलिए उसने खुद को खूबसूरती से कपड़े पहनाए। ली पहले से ही खड़े हो गए थे और झो मेई को लहराया था। झो मेई ली को देखकर बहुत खुश था। वह लहराया और खत्म हो गया। हालांकि जैसे ही वह खुद को ली की बाहों में फेंकने वाला था, उसने अचानक एक खूबसूरत महिला को ली के बगल में स्टूल से खड़ी देखा। वह लड़की थी जिसे उसने सुबह ली के भाई के साथ हाथ पकड़े देखा था। झो मेई तुरंत रुक गया और खुद को ली की बाहों में नहीं फेंक दिया। ली इतना डर गया था कि उसके माथे पर ठंडा पसीना टूट गया। यह एक करीबी कॉल था। विज्ञापन, हालांकि महिलाओं में एक बहुत मजबूत छठा अर्थ है। हालांकि झो मेई ने समय में खुद को रोक दिया। झांग येफी स्पष्ट रूप से देख सकता
था कि उसका और ली यी का एक विशेष संबंध था। झांग यीफी ने खड़े होकर कहा, भाई ली यी, कृपया उसे हमसे मिलवाएं। ओह हाँ, मुझे उनका परिचय दो। ली यी ने पहले झांग यीफी को पेश करते हुए कहा, मेयर, मुझे आपको मिलवाओ। यह वह झांग यीफी है जिसका मैंने आपका उल्लेख किया है। फीफी, यह वह झो मेई है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। झो मेई स्वाभाविक रूप से झांग यीफी, झांग गुआंगू की एकमात्र बेटी से परिचित था। हालांकि मैं केवल इसके बारे में पहले जानता था और इसे अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। अब उसे व्यक्ति में देखकर झो मेई चकित था। झांग यीफी वास्तव में सुंदर, अच्छी तरह से शिक्षित और सुशोभित था। झांग यीफी भी झो मेई से आश्चर्यचकित थे। ये लड़की बहुत सुंदर है। हेलो सहपाठी यीफी। झो मेई ने अपना हाथ बढ़ाया। झांग यीफी ने भी अपना हाथ बढ़ाया और उसके साथ हाथ मिलाया। हेलो सहपाठी झो मेई। दोनों ने हाथ पकड़कर मुस्कुराए, लेकिन ली यी को लगा कि कुछ गलत है। भगवान जानता है कि दोनों महिलाएं क्या सोच रही थीं। निश्चित रूप से एक साधारण विनम्र अभिवादन के बाद झो मेई ने पूछा, सहपाठी यीफी, आप इतनी जल्दी आ गए? क्या आपने कुछ समय के लिए भाई यी की प्रतीक्षा की? झो मेई ने जानबूझकर झांग यीफी से पूछा कि क्या वह हमेशा ली यी के साथ रही है। झांग यीफी स्मार्ट था। अब अपनी संप्रभुता का दावा करने का समय था, इसलिए उसने तुरंत ली यी की बांह ली और कहा, नहीं, मैं कल रात ली यी के साथ था, इसलिए मैंने उसका इंतजार नहीं किया। हम एक साथ आए। चूंकि आप पूछ रहे हैं, मैं आपको सीधे बताऊंगा। झांग यीफी ने सीधे कहा कि वह कल रात ली यी के साथ थी। ये स्पष्ट था कि उन्होंने एक कमरा बुक किया था। ली यी अवाक था। वह शब्दों के लिए एक नुकसान में था। ये स्पष्ट था कि झांग यीफी और झो मेई एक दूसरे के साथ लॉबहेड्स में थे। झो मेई को ये सुना जाने पर थोड़ा दुखी महसूस हुआ, लेकिन उसने जल्दी से इसे छुपाया और कहा, ओह, यह अच्छा है। झो मेई बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी से है, इसलिए उसका आईक्यू स्वाभाविक रूप से कम नहीं है। हालांकि उसे जलन हो रही थी, उसने ली यी को यह नहीं बताया कि वह एक साथ थी। यह अर्थहीन होगा और केवल ली यी के भाई के लिए उसका सामना करना मुश्किल होगा। संप्रभुता घोषित करने के लिए आपको इसे जोर से कहना नहीं है, अन्य तरीके भी स्वीकार्य हैं। हवाई अड्डे पर आने से पहले झो मेई ने पहले ही इसके बारे में पहले ही सोचा था। वह ली यी के भाई के साथ अपने करीबी रिश्ते को इस तरह से व्यक्त करना चाहती थी जिसे लड़कियां समझ सकती थीं। विज्ञापन अध्याय 138 अच्छी बहनें बन गईं। झो मेई ने एक अति सुंदर हैंडबैग निकाला और कहा, भाई, वैसे जब से आप शनचेन वापस जा रहे हैं, मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं लाया, इसलिए मैंने आपको एक दुपट्टा खरीदा है। आओ, मुझे ये कोशिश करने दो और देखो कि क्या ये फिट बैठता है। ये कहने के बाद झो मेई ने इसे खुद बाहर निकाल लिया और ली यी पर डाल दिया। ली यी मना नहीं कर सकता था, अन्यथा वह जानता था कि झो मेई निश्चित रूप से बहुत दुखी होगा। झो मेई ने ली यी की गर्दन के चारों ओर दुपट्टा लपेट दिया, उसे अपने पति की तरह, एक पत्नी की तरह बांध दिया, संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और कहा, ठीक है भाई, तुम इसमें बहुत सुंदर लग रहे हो। दुपट्टा झो मेई की खुद को ली यी के चारों ओर लपेटने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है और उसे एक दुपट्टा की तरह ली यी के चारों ओर लपेटने का प्रतिनिधित्व करता है। उसे गर्मजोशी और प्यार देता है। झांग यीफी ने इस दृश्य को चुपचाप साइड से देखा, मिश्रित भावनाओं को महसूस किया। वह स्वाभाविक रूप से झो मेई के स्नेह और ली यी के लिए देखभाल महसूस कर सकती थी और साथ ही वह अपने और झो मेई के बीच सूक्ष्म प्रतियोगिता के बारे में भी पता थी, लेकिन उसने कोई नाराजगी नहीं दिखाई। इसके बजाय उसने अपने मुंह के कोनों को एक बेहोश मुस्कान में घुमाया, जिसने ली यी में आत्मविश्वास और विश्वास दोनों को दिखाया। मिनिया का दुपट्टा वास्तव में आपको सूट करता है भाई। झांग यीफी की आवाज कोमल और उपयुक्त थी। उसने कदम आगे बढ़ाने की पहल की और वह उपहार लिया जो उसने तैयार किया था। उसने कहा, भाई, मैंने आपके लिए एक छोटा सा उपहार भी तैयार किया, मुझे आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे। झांग यीफी ने एक रोलेक्स वॉच, एक रोलेक्स यॉट मास्टर 2 श्रृंखला 300,000 मूल्य की थी। घड़ियां किसी की भावनाओं की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। झांग यीफी ने भी सार्वजनिक रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और धीरे से ली यी की अन्य कलाई पर घड़ी रखी। ली यी काम गया। वे क्या कर रहे थे? हालांकि चूंकि यह एक उपहार है, इसलिए आपको इसे पहले स्वीकार करना चाहिए। आप एक के बिना एक को स्वीकार नहीं कर सकते। आपके उपहारों के लिए धन्यवाद, वे सभी मेरे लिए बहुत अच्छे और उपयुक्त हैं। धन्यवाद, ली यी ने कहा। झांग यीफी और झो मेई ने एक दूसरे को देखा और फिर झांग यीफी ने कहा, सहपाठी झो मेई, चूंकि हम दोनों का भाई ली यी के साथ संबंध है, हम एक दूसरे की संपर्क जानकारी क्यों नहीं जोड़ते हैं? आपको क्या लगता है? फिर हमारे पास समय होने पर हम एक साथ खेल सकते हैं और एक साथ खरीदारी कर सकते हैं। झो मेई ने ये सुना और कहा, ठीक है, मुझे अपने वीचेट को स्कैन करने दो। अच्छा। झांग यीफी ने अपना वीचेट क्यूआर कोड निकाला। झो मेई ने इसे स्कैन किया और उन्होंने एक दूसरे को वीचेट फ्रेंड्स के रूप में जोड़ा। फिर उन दोनों ने अपने फोन नंबर का आदान प्रदान किया। ली यी ने सिर्फ सिरदर्द महसूस किया। उनके लिए एक दूसरे को दोस्त के रूप में जोड़ना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उनका सामान्य विषय स्वयं होना चाहिए। क्या होगा अगर बातचीत के दौरान कुछ उजागर किया जाता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? हालांकि ली यी उन्हें एक दूसरे को दोस्तों के रूप में जोड़ने से नहीं रोक सकता था, अन्यथा वह दोषी दिखाई देगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करता हूँ, ये काम नहीं करेगा, इसलिए मैं बस भाग गया। यह सोचकर ली यी ने कहा, देर हो रही है, मुझे सुरक्षा में जाना चाहिए। झांग यीफी ने ली यी की बांह को गले लगाया और कहा, भाई, अभी भी 1 घंटे बचा है, कोई भीड़ नहीं है, 40 मिनट पहले पर्याप्त है। क्या आप फीफी के साथ अधिक समय बिता सकते हैं? ली यी झो मेई। विज्ञापन। झो मेई हैरान था। क्या झांग यीफी उसे उसके सामने बता रहा था कि भाई ली यी उसका था? झो मेई अन्य चीजों को छोड़ सकता है, लेकिन वह भाई ली यी को नहीं दे सकती। झो मेई ने भी आगे बढ़ा, ली यी की बांह ले ली और कहा, हाँ, यीफी सही है भाई, थोड़ी देर के लिए बैठो। ली यी, ये ठीक है, मैं जल्दी जाऊंगा और सुरक्षित रहूंगा। झांग यीफी ने यह भी महसूस किया कि झो मेई और ली यी का निश्चित रूप से एक जटिल संबंध था। झांग यीफी और झो मेई ने एक दूसरे को स्पष्ट रूप से समझा और उनमें से प्रत्येक ने ली यी की बाहों में से एक को पकड़ लिया। ठीक है भाई, चलो सुरक्षा चेकपॉइंट के साथ। फिर एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दिया। मैंने हवाई अड्डे के आराम क्षेत्र में एक व्यक्ति को देखा, जिसमें एक सुंदर महिला ने अपनी बांह पकड़कर उसके साथ सुरक्षा जांच क्षेत्र में घूमते हुए देखा। दोनों महिलाएं बेहद खूबसूरत हैं। इस दृश्य ने सभी को चौंका दिया। हे भगवान, ये लड़का कौन है? सार्वजनिक रूप से 2 सुंदर महिलाओं के साथ छेड़खानी अपमानजनक। वह हमारे लिए एक रोल मॉडल है। वाह, यह आदमी बहुत बोल्ड है। 2 महिलाएं एक साथ हैं और वह ईर्ष्या या लड़ाई नहीं करती है और वे बहुत सामंजस्यपूर्ण है। अद्भुत। वह जानता है कि महिलाओं को कैसे नियंत्रित करना है। लानत है, कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे एक सुंदर प्रेमिका नहीं मिल रही है। यह इस तरह के लोगों की वजह से है कि मैं भटक गया हूँ। एक व्यक्ति के पास 2 हैं, यह मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। ओह माय गॉड, ये 2 लड़कियां दोनों आश्चर्यजनक सुंदरियां हैं और इस आदमी के पास दोनों हैं। अगर मैं उनमें से एक मिल सकता है, मैं अपने सपनों में हंसते हुए जाता हूँ। पुरुष ठीक हैं, वे नफरत से अधिक ईर्ष्या करते हैं। यह महिलाओं के लिए अलग था। कुछ महिला यात्री आक्रोश थे। वाह, क्या एक बदमाश। महिलाओं को सार्वजनिक रूप से छोड़ दिया और दाएं गले लगाना, इसे कैसे सभ्य माना जा सकता है? यह अपमानजनक है। ये पूरी तरह से अनैतिक है। अपने आसपास के लोगों के गजों को महसूस करते हुए ली यी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और बस सोचा कि वे ईर्ष्या कर रहे थे। वह बस जल्दी में जाना चाहता था। अंत में जब वे सुरक्षा चौकी पर पहुंचे, तो झांग यीफी और झो मेई को एक दूसरे के हाथों को जाने देना पड़ा। भाई ली यी, फीफी के बारे में सोचना याद रखें। भाई, अलविदा, एक सुरक्षित यात्रा है। मायो आपको याद करेंगे। ली यी, ठीक है, मैं अब सुरक्षा से गुजर रहा हूँ, आप लोग वापस जा सकते हैं। अलविदा। दोनों महिलाएं ली यी को छोड़ने के लिए अनिच्छुक थीं, इसलिए उन्होंने उसे कोने को मोड़ते हुए देखा और बाहर जाने से पहले गायब हो गए। झांग यीफी, हम एक साथ होने के लिए तय कर रहे हैं, हम एक साथ एक तस्वीर क्यों नहीं लेते हैं?
झो में भयभीत नहीं था और कहा, ठीक है। वे दोनों हवाई अड्डे पर अच्छी बहनों की तरह दिखते थे, एक दूसरे के खिलाफ झुकते थे और एक मुस्कान के साथ एक तस्वीर लेते थे। विज्ञापन। फिर झांग यीफी और झो मी ने प्रत्येक को ली यी को फोटो भेजा। डिंग डोंग, ली यी की वीचेट बजा। उन्होंने इसे खोला और झांग यीफी और झो मी की एक तस्वीर देखी। ली यी अवाक था। वे क्या कर रहे थे? क्या रिश्ता इतना अच्छा है? क्या हम अच्छी बहनें बन गई हैं? मुझे डर है कि यह खेल खत्म हो गया है। कृपया उनके साथ मेरी बातचीत के विवरण के बारे में बात न करें। हालांकि जितना अधिक आप किसी चीज से डरते हैं, उतना ही अधिक संभावना है। जैसा कि झांग यीफी और झो मी चैट कर रहे थे, उन्होंने ली यी के साथ अपनी बातचीत के विवरण के बारे में बात करना शुरू कर दिया। दोनों ये दिखाना चाहते थे कि भाई यी ने उनका अधिक समर्थन किया और दोनों में से कोई भी हार को स्वीकार नहीं करना चाहता था। जितना अधिक उन्होंने बात की, उतना ही आश्चर्य हुआ कि दोनों महिलाएं बन गईं। हालांकि उनमें से किसी ने भी खिड़की के कागज की अंतिम परत को नहीं तोड़ा और सीधे पूछा कि क्या भाई यी के साथ सोए थे। हालांकि महिलाओं के पास एक मजबूत छठी भावना है और वे सभी महसूस करते हैं कि दूसरी पार्टी यी के भाई के साथ सो रही होगी। हालांकि उन दोनों ने अभी तक एक दूसरे से परिचित नहीं थे, इसलिए उन्होंने सीधे सवाल नहीं पूछा, लेकिन दोनों महिलाएं इसे अपने दिलों में पूछना चाहती थीं। उन दोनों ने एक दूसरे से यह सवाल पूछने से पहले केवल समय की बात थी। ली यी अब कम परवाह नहीं कर सकते। उसके जाने के बाद बोर्डिंग से आधे घंटे पहले भी था। इस समय के दौरान वह अंततः पहाड़ शहर में सुंदरियों के संपर्क में आ सकता है। क्या हम अभी तक हवाई अड्डे पर पहुंचे हैं? आप किस समय विमान से उतरते हैं? झो यूक्सी ने संदेश भेजे जाने के 1 घंटा हो गया है। स्कंबैग, आप शनचेन वापस क्यों नहीं जाते? मैं हाल ही में बहुत ऊब गया हूं और मैं वास्तव में आपके साथ खेलना चाहता हूं। दाबो झाओ किंगचुन ने एक संदेश भेजा। सीनियर शाओया के बहुत सारे सवाल हैं जो वह हाल ही में नहीं समझती है। आप कब वापस आएंगे? क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? कियाओ या ने एक संदेश भेजा। क्या आप आज शनचेन वापस जा रहे हैं? मुझे देखने के लिए वापस आओ और मैं आपको सम्मान का प्रमाण पत्र दूंगा। इसके अलावा मुझे कुछ स्वादिष्ट बंस लाने के लिए याद रखें। पुलिस स्टेशन से ली जियांगवान ने एक संदेश भेजा। ली यी, आप हाल ही में कहां हैं? मैं आधे महीने से अधिक समय से स्कूल में आपकी तलाश कर रहा हूं, लेकिन मैंने आपको नहीं देखा है। क्या आप जानबूझकर मुझसे बच रहे हैं? चिंता न करें, मैं आपको भविष्य में परेशान नहीं करूंगा। आओ दिखाओ। पूर्व प्रेमिका चेन कियान ने भी एक संदेश भेजा। ली यी के पास अब समय है और उन्होंने चेन कियान के संदेश को छोड़कर एक एक करके अन्य लड़कियों के संदेशों का जवाब दिया, जिसे उन्होंने अनदेखा कर दिया। बोर्डिंग तक 20 मिनट। ली यी आराम करना चाहती थी, इसलिए उसने अपना फोन खोला और डॉइंग को देखना शुरू कर दिया, साथ जुड़ने के लिए सुंदर एंकर की तलाश में। ली यी एक एक करके ब्राउज कर रही थी और अचानक एक महिला एंकर ने उसकी आंख पकड़ ली। विज्ञापन। अध्याय 139 को चिढ़ाया जा रहा है। महिला एंकर का ऑनलाइन नाम लिटिल चेन चेन जो नूडल्स से प्यार करता है। वह बहुत सुंदर है, बड़ी पानी वाली आंखों की एक जोड़ी के साथ जो बोलने में सक्षम लगता है। उसके चेहरे के प्रत्येक तरफ एक गहरी डिंपल है जो बहुत आकर्षक है, खासकर जब वह मुस्कुराती है तो 2 डिंपल बहुत प्यारे लगते हैं। वह सभी के लिए नृत्य कर रही थी, लेकिन पहली नजर में नृत्य थोड़ा बचकाना लग रहा था, एक बच्चे के नृत्य की तरह, बहुत सरल, बिना किसी विशेष रूप से अतिरंजित आंदोलनों के। वह अन्य सुंदर नृत्य मेजबानों की तरह नहीं थी, जिन्होंने गर्म कपड़े पहने और अपने कमर और कूल्हों के साथ नृत्य किया। ली यी ने जांच की और पाया कि महिला एंकर भी शानचेंग से थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह शनचेंग में वह कहां से थी। कोई बात नहीं, वह वैसे भी एक पहाड़ी शहर से है। हम एक ही शहर में हैं, इसलिए मिलना आसान है और उसे जीतना आसान है। हालांकि लिटिल चेन जो नूडल्स से प्यार करता है, सुंदर है, डॉइंग में सुंदरता का आशीर्वाद है, इसलिए लाइव प्रसारण के दौरान सुंदरियों की कोई कमी नहीं है। बस सुंदर होने के नाते आपको टिकटॉक पर बहुत लोकप्रिय नहीं बनाया गया है। लिटिल चेन हु लव्स नूडल्स के लाइव प्रसारण कक्ष में केवल 500 से अधिक लोग हैं, जो बहुत कुछ नहीं है। ली यी ने उसे थोड़ी देर के लिए देखा और जितना अधिक वह देखा, उतना ही उसे लगा कि यह लड़की सुंदर है। उसने उसे पुरस्कृत करने के लिए गोला बारूद तैयार करना शुरू कर दिया और उसे पहले 30 मिलियन के साथ पुरस्कृत करने का फैसला किया। ली यी ने डॉइंग को रिचार्ज करने के लिए देवी रणनीति सोने का इस्तेमाल किया, लेकिन डॉइंग की अधिकतम एकल रिचार्ज राशि केवल 100,000 युआन थी। उसे रिचार्ज करने के लिए बार पासवर्ड दर्ज करना पड़ा और उसे 30 मिलियन तक पहुंचने के लिए 300 रिचार्ज ले गए। अब जब आपके पास पर्याप्त गोला बारूद है, तो आप उसे उपहार देने, दिखाने और लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने के लिए उसके लाइव प्रसारण कक्ष में जा सकते हैं। ली यी डॉइंग पर उच्चतम स्तर का उपयोग करता है। जैसे ही वह लाइव प्रसारण कक्ष में प्रवेश किया, एक विशाल रोमांटिक गाड़ी विशेष प्रभाव अचानक स्क्रीन पर जलाया। जब एक शीर्ष स्तरीय बॉस लाइव प्रसारण कक्ष में प्रवेश करता है, तो डॉइंग स्वाभाविक रूप से उसे पर्याप्त चेहरा देता है। लिटिल चेन जो नूडल्स से प्यार करता है, एक पल के लिए दम रह गया। क्या एक बड़ा शॉट लाइव प्रसारण कक्ष में प्रवेश किया? बस ली यी की आईडी प्यारा बड़ा बुरा भेड़िया देखें। पूरी तरह से नए लोगों को छोड़कर डॉइंग पर प्रसारित होने वाली महिला एंकरों में हर कोई वुल्फ का नाम जानता है। भेड़िया हमेशा दिखाता है और हर बार ट्रेजरी को पुरस्कृत करता है, कम से कम 20 मिलियन से शुरू होता है। श्री वुल्फ हमेशा टिकटॉक पर सबसे अमीर आदमी है। लिटिल चेन हु लव्स नूडल्स वास्तव में एक पूर्ण नवागंतुक है और एक सप्ताह पहले ही लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दिया था। हालांकि वह श्री वुल्फ का नाम भी जानती थी, क्योंकि हर बार जब वह लाइव प्रसारण करती है, तो वुल्फ के नाम के साथ लाइव प्रसारण कक्ष में प्रशंसक होंगे, जैसे वुल्फ के डाई हार्ड फैन, वुल्फ का नंबर 1 जान पेंडेंट, वुल्फ का नंबर 2 जान पेंडेंट, वुल्फ का लिटिल फॉलोअर आदि। उसने एक बार पूछा कि बॉस वुल्फ कौन था। उसके प्रशंसकों ने उसे इसके बारे में बताया, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसके बारे में जानती थी। जैसे ही श्री वुल्फ दिखाई देते हैं, इनाम निश्चित रूप से 20 मिलियन से शुरू होगा। वाह, यह मिस्टर वुल्फ है। लिटिल चेन ने मिस्टर वुल्फ को लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में स्वागत किया। महिला एंकर तुरंत उत्साहित थी। न केवल महिला एंकर उत्साहित थी, बल्कि लाइव प्रसारण कक्ष में दर्शक भी उत्साहित थे। ओह माय गॉड, मिस्टर वुल्फ जो आधे से अधिक महीने से अधिक समय तक दिखाई नहीं दे चुके हैं, आखिरकार वापस आ गए हैं। वाह, ये वास्तव में खुद वुल्फ बॉस है, अन्यथा ऐसे भयानक विशेष प्रभाव नहीं होंगे। आपका स्वागत है श्री वुल्फ, आपका स्वागत है श्री वुल्फ। विज्ञापन। आपका स्वागत है श्री वुल्फ। दर्जनों उपशीर्षक बड़े करीने से वेलकम बैक मिस्टर वुल्फ को भेजे गए थे। कुछ प्रशंसकों ने शोर करना शुरू कर दिया, बॉस वुल्फ हमें कुछ सुझाव दें, हम आपको दिखाना चाहते हैं। यह सही है, यह वुल्फ बॉस को दिखाने और लीडरबोर्ड पर हावी होने का समय है। होस्ट, आप मिस्टर वुल्फ को क्यों नहीं धन्यवाद देते हैं? आप युक्तियों में कम से कम 20 मिलियन की गारंटी देते हैं। ली यी ने एक संदेश भेजा। महिला लंगर, मेरे लिए नृत्य में आपको 30 मिलियन दें और आपको नंबर 1 बनाएं। जैसे ही ली यी ने कहा, महिला एंकर स्तब्ध हो गया। वाह, धन्यवाद मास्टर वुल्फ, मैं अभी आपके लिए नृत्य करूंगा। बोलने के बाद महिला एंकर ने नृत्य करना शुरू कर दिया। उसने अपने सबसे अच्छे रूप में लाइव प्रसारण कक्ष में नृत्य किया। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में दर्शकों की संख्या जल्दी से ली यी की प्रविष्टि के कारण हजारों तक बढ़ गई। वे सभी वुल्फ बॉस को दिखाना चाहते थे। वाह, सौभाग्य से मैंने आज लाइव प्रसारण देखा, बस समय में श्री वुल्फ के लिए मुझे एक टिप देने के लिए। हर कोई रास्ते से हट जाता है, बॉस वुल्फ दिखाने की कोशिश कर रहा है। हे मिस्टर वुल्फ, कृपया पुरस्कार देना शुरू करें। चलो फिर से अंतहीन कार्निवल का अनुभव करें। निश्चित रूप से कार्निवल पुरस्कार शुरू हुए। लाइव प्रसारण कक्ष में चकाचौंध कार्निवल विशेष प्रभाव तुरंत दिखाई दिया। प्यारा बिग बैड वुल्फ दूर रहने वाले कार्निवल X1 देता है। प्यारा बड़ा बुरा भेड़िया मुफ्त लंगर कार्निवल X2। प्यारा बड़ा बुरा भेड़िया उपहार लंगर कार्निवल X3। वाह, मिस्टर वुल्फ से उम्मीद के मुताबिक वह आखिरकार पुरस्कार देना शुरू कर दिया है। बॉस वुल्फ इतना दबंग है, वह कार्निवल में 3000 के लायक है। बॉस वुल्फ बहुत भयानक है। बॉस वुल्फ 30 मिलियन, बॉस वुल्फ 30 मिलियन, बॉस वुल्फ 30 मिलियन। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम बैराज में कई प्रशंसक पहले से ही बॉस वुल्फ 30
मिलियन टाइप कर रहे थे। प्यारा बड़ा बुरा भेड़िया मुफ्त लंगर कार्निवल X4, प्यारा बड़ा बुरा भेड़िया उपहार लंगर कार्निवल X5, प्यारा बड़ा बुरा भेड़िया उपहार लंगर कार्निवल X6। जल्द ही ली यी ने 6 कार्निवल को पुरस्कृत किया। विज्ञापन। हालांकि जैसे ही वह पुरस्कार देना जारी रखने वाला था, उसका फोन बैटरी से बाहर चला गया और स्वचालित रूप से बंद हो गया। धिक्कार है, मैं इसे चार्ज करना भूल गया। ली यी अवाक था। यह अचानक हुआ। मैं पुरस्कार दे रहा था और दिखा रहा था, लेकिन बैटरी बाहर भाग गई। ये ढोंग अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। मुझे क्या करना चाहिए? जिस तरह ली यी अपने फोन को चार्ज करने के लिए एक जगह की तलाश कर रहा था, घोषणा की गई। उसने उसे सूचित किया कि उसकी उड़ान में जांच शुरू हो गई थी और बोर्डिंग करना शुरू कर दिया था। ली यी ने अपना सिर हिलाया और विमान में सवार हो गया। ली यी का प्रस्थान एक गंभीर मामला है। लाइव प्रसारण कक्ष में महिला एंकर अभी भी उत्साह से नृत्य कर रही थी। नतीजतन कार्निवल विशेष प्रभाव चले गए हैं। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में दर्शक थोड़ा असहज थे। मिस्टर वुल्फ ने हमेशा बिना रुके उपहार दिए, तो वह क्यों रुक गया? बॉस वुल्फ, चलते रहो। बॉस वुल्फ, कार्निवल निरंतर बमबारी। मिस्टर वुल्फ को फोन करते हुए कार्निवल शुरू होता है। हालांकि दर्शकों ने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन भेड़िया से कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि श्री वुल्फ ने लाइव प्रसारण कक्ष छोड़ दिया था। अचानक लाइव प्रसारण कक्ष में विस्फोट हो गया। हे भगवान, क्या चल रहा है? क्या बॉस वुल्फ ने लिव स्ट्रीम छोड़ दिया? अरे, आपने सिर्फ 6 कार्निवल दिए और छोड़ दिया। ये 20,000 से कम युवान है। बॉस वुल्फ के साथ क्या गलत है? ये बॉस वुल्फ की शैली नहीं है। क्या यह नहीं है कि मिस्टर वुल्फ को लगता है कि एंकर बहुत सुंदर नहीं है? महिला एंकर मिस्टर वुल्फ को पसंद है, जो पिछले की तुलना में सभी सुंदर हैं। यह मामला नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि महिला एंकर भी सुंदर है। क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्टर वुल्फ पैसे से बाहर हो गए हों? यह मामला होना चाहिए। बहुत बढ़िया होस्ट, आप कमाल के हैं। आप मिस्टर वुल्फ को दिवालिया बनाने वाली पहली लड़की हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि बॉस वुल्फ जानबूझकर महिला एंकर को छेड़ने के लिए यहाँ आया था, फिर वह उसे छेड़ने के बाद भाग गया? एक गाने को नाचने के बाद महिला एंकर ने यह भी पाया कि मिस्टर वुल्फ ने छोड़ दिया था। उससे थोड़ा खो गया। तब मैंने सभी की टिप्पणियों को देखा और महसूस किया कि मैंने वुल्फ बॉस को दिवालिया कर दिया था। श्री वुल्फ इतना समृद्ध है, वह दिवालिया कैसे हो सकता है? ये होना चाहिए कि भेड़िया हमेशा महसूस करता है कि उसका नृत्य काफी अच्छा नहीं है। महिला एंकर लिटिल चिंचन हु लव्स नूडल्स वास्तव में चेंग चौहान नाम का है। उन्होंने बचपन की शिक्षा में एक प्रमुख के साथ शानचिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी से स्नातक किया। नृत्य करता है प्रदर्शन बालवाड़ी बच्चों को पढ़ाने के लिए है, जो निश्चित रूप से पर्याप्त सेक्सी नहीं है। ऐसा लगता है कि उसे लाइव प्रसारण के बाद कुछ सेक्सी नृत्य सीखना है। बेशक, ये भी हो सकता है कि भेड़िया हमेशा महसूस करता है कि वह काफी सुंदर नहीं है। ली यी की अचानक उपस्थिति 6 कार्निवल पुरस्कार दे रही है, और फिर एक शब्द के बिना लाइव प्रसारण कक्ष को छोड़कर महिला एंकर चेंग चौहान को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका दिल हजारों चींटियों द्वारा काट लिया जा रहा है, और वह बहुत असहज महसूस कर रही थी। विज्ञापन। अध्याय 140 एक परिचारिका के साथ छेड़खानी। न केवल महिला एंकर असहज महसूस कर रही थी, बल्कि लाइव प्रसारण कक्ष में दर्शकों को भी असहज महसूस हुआ। मैंने अपनी पैंट उतार दी और यह परिणाम है। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम, जिसमें एक बार दसियों हजार लोग ऑनलाइन थे, अचानक केवल कुछ 100 लोग बचे थे। हालांकि चेंग चौहान अभी भी बहुत खुश थे। हालांकि उन्होंने केवल 6 कार्निवल को पुरस्कार के रूप में दिया, जो अन्य महिला एंकरों द्वारा प्राप्त पुरस्कारों की तुलना में बाल्टी में सिर्फ एक बूंद थी। लेकिन 6 कार्निवल भी 18,000 युआन का खर्च उठाते हैं, इसलिए उसे 9,000 युआन मिलते हैं, जो कई महीनों तक उसके रहने वाले खर्चों के लिए पर्याप्त है। वह केवल एक सप्ताह के लिए हवा में रही है, लेकिन इन 6 कार्निवल के साथ ली यी दृढ़ता से अपनी सूची में सबसे ऊपर बन गई है। लेकिन वह भी बहुत असहज महसूस करती थी। क्या मुझे मिस्टर वुल्फ द्वारा छेड़ा जा रहा था? बस छेड़खानी के बाद भाग जाओ, फक करना। इसके बारे में भी मत सोचो। चेंग चौहान अब लिव स्ट्रीम के मूड में नहीं थे। वह जल्द ही लॉग ऑफ कर दी और ली यी के ड्राइंग खाते को एक निजी संदेश भेजा। बॉस वुल्फ, आप इतनी जल्दी क्यों भाग गए? क्या लिटिल चिंचन ने कुछ गलत किया? हालांकि ली यी को भेजे गए चेंग चौहान ने जो संदेश भेजा था, उसे उनके द्वारा नहीं देखा गया था, क्योंकि एक ही समय में कई अन्य महिला एंकर और प्रशंसकों ने ली यी को निजी संदेश भेजे। केवल 10 मिनट में उन्हें 1000 से कम निजी संदेश नहीं मिले और चेंग चौहान से कोई संदेश नहीं देख सके। दूसरा पहलू, ली यी पहले से ही अपने हवाई जहाज की सीट पर बैठे थे। उन्होंने जल्दी से अपना फोन चार्ज करने के लिए पास के एक यात्री से एक पावर बैंक उधार लिया। हालांकि टेक ऑफ तक 10 मिनट से भी कम समय बचा था। विमान बंद होने के बाद चार्ज करना संभव नहीं है। ली यी को बैटरी भी बचाना है, अन्यथा वह विमान से उतरने के बाद दूसरों से संपर्क नहीं कर पाएगी। ली यी ने अपना फोन पछतावा के संकेत के साथ बंद कर दिया और लिटिल चिंचन हु लव्स नूडल्स नामक महिला एंकर के बारे में सोचा, जो उसके आकर्षक डिंपल और बचकाना नृत्य जो काफी दिलचस्प थे। रुको भाई, जब मैं माउंटेन सिटी में वापस आऊंगा तो मैं आपको पुरस्कृत करूंगा। 10 मिनट के लिए चार्ज करने के बाद विमान उतारने वाला था। फ्लाइट अटेंडेंट ने एक एक करके जांच की और हमें पावर बैंक और मोबाइल फोन को बंद करने के लिए कहा। हेलो सर, विमान उतारने वाला है, कृपया अपने फोन को चार्ज करने के लिए पावर बैंक का उपयोग न करें। एक नीचे दिखने वाली फ्लाइट अटेंडेंट ने याद दिलाया। ली यी, मैं इसे फिर से चार्ज करूंगा और फिर इसे बंद कर दूंगा जब विमान रनवे पर टैक्सी कर रहा है। क्या ये ठीक है? ये सुनकर फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा, सर नहीं, कृपया अब सत्ता बंद करें। विज्ञापन। ली यी, सुंदर महिला, आपने कहा था कि विमान उतारने वाला था, लेकिन यह अभी भी पार्क किया गया है। चिंता मत करो, विमान में जाने के बाद मैं इसे बंद कर दूंगा। फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा, सर कृपया मुझे शर्मिंदा न करें या उड़ान की सुरक्षा को प्रभावित न करें। ली यी अवाक था। ये फ्लाइट अटेंडेंट बहुत गंभीर था। ऐसा नहीं है कि मैं फोन को बंद नहीं करता हूँ, यह है कि जैसे ही विमान चलता है मैं इसे बंद कर देता हूँ और मैं नहीं चाहता कि यह चार्ज हो। ली यी शरारती महसूस करते हुए जानबूझकर परिचय को छेड़ दिया और कहा, मैं इसे थोड़ी देर के लिए चार्ज करूंगा। ठीक है। फ्लाइट अटेंडेंट ने थोड़ा डाला, फिर गुस्से में कहा, सर अगर आप फिर से ऐसा करते हैं तो मैं पुलिस को फोन करूंगा। ली यी ने अपनी बाहें खोली और कहा, आओ मुझे गले लगाओ। खड़ी थी, अवाक थी और कहा, सर कृपया मेरे साथ सहयोग करें। उद्धरण चिन्ह। ली यी ने एक नजर डाली और उसे छेड़ने से रोकने का फैसला किया। उसने अपना फोन निकाला और पावर बैंक को उस यात्री को लौटा दिया जिसे उसने उधार लिया था। अपनी समझ के लिए धन्यवाद, फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा। इस समय सिस्टम शीघ्रता से लग रहा था। डिंग, देवी रणनीति ऑपरेशन शुरू होता है। लक्ष्य, लियू चुनेली, आयु 25, ऊंचाई 173 सेमी, वजन 52 किग्रा, उपस्थिति 94 अंक। मेजबान के प्रति देवी की अनुकूलता -10 अंक। देवी को मेजबान की रणनीति संबंध के लिए बांधें। जब मेजबान के प्रति देवी की अनुकूलता 95 अंकों से अधिक हो जाती है तो रणनीति सफल होती है और दूसरी पार्टी मेजबान की सुंदरता बन जाएगी। रणनीति पूरी करने के बाद आपको देवी पर खर्च की जाने वाली देवी की 50% देवी रणनीति के साथ पुरस्कृत किया जाएगा और देवी की सभी प्रतिभाओं और कौशल को पुरस्कृत किया जाएगा। इनाम वृद्धि अंक 30 अंक। वृद्धि अंक मेजबान की भौतिक विशेषताओं को बढ़ा सकते हैं, जिसमें काया, आत्मा, शक्ति, गति आदि शामिल हैं। बोनस कौशल, अंग्रेजी प्रवीणता, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रवीणता। क्या मेजबान बाध्य है? ली यी अपने दिल में मुस्कुराया। ये प्रणाली दिलचस्प है। क्या ये हो सकता है कि सिस्टम भी अभी दुखी महसूस कर रहा था और उसे फिर से खुश महसूस करना चाहता था? फिर इसे बांधें। डिंग, बाइंडिंग सफल। ये पता चला है कि इस लड़की का नाम लियू चुनेली है, जो एक अच्छा नाम है। विज्ञापन। उसके पास एक अच्छा आंकड़ा है और दिखता है। विमान में सभी फ्लाइट अटेंडेंट में लियू चुनेली सबसे सुंदर है। ली यी ने लियू चुनेली को देखा और कहा, वैसे क्या हम एक खेल खेल सकते हैं? लियू चुनेली, सर मुझे क्षमा करें, कृपया अपने आप से मजे करें, मैं काम कर रहा हूँ और समय नहीं है। ली यी, भाई को अस्वीकार करें, ये लड़की शायद मेरी मनी पावर को नहीं जानती है। लड़की जितनी मुश्किल होगी उतनी ही रोमांचक उसके साथ फ्लर्ट करना है और जितना अधिक वह एक लड़के की जीतने की इच्छा को जगा सकता है।
ली यी कोई अपवाद नहीं है। लियू चुनेली के सीधे इनकार को देखकर ली यी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन चंचलता से मुस्कुराता था। वह अच्छी तरह से जानता था कि प्रत्यक्ष आक्रामक अक्सर ऐसी लड़कियों पर बहुत कम प्रभाव डालता था और इसके बजाय धीरे धीरे दूरी को बंद करने के लिए कुछ चतुर रणनीतियों की आवश्यकता होती है। मना करने के लिए इतनी जल्दी मत बनो, मेरा खेल सरल है और आपका बहुत समय नहीं लेगा, ली यी ने एक आराम से टोन में कहा। उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमक रही हैं। ये खेल आपको केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सकता है। लियू चुनेली को थोड़ा अचंभित कर दिया गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यात्री इतना आग्रहपूर्ण होगा। वह थोड़ा घृणित महसूस कर रही थी, लेकिन उसके व्यावसायिकता ने उसे एक विनम्र मुस्कान बनाए रखने की अनुमति दी। मुझे वास्तव में खेद है सर, मैं वास्तव में अभी व्यस्त हूँ और आपके खेल में शामिल नहीं हो सकता। ली यी को हतोत्साहित नहीं किया गया था। उसने विषय को बदल दिया और उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। इस बारे में कैसे? यदि आप मेरे साथ इस छोटे से खेल को खेलते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि आप बाकी यात्रा पर कोई परेशानी नहीं पैदा करें, अन्यथा मुझे फिर से चार्ज करना शुरू करना होगा। इसके बारे में कैसे? जब वह ये सुनती है तो लियू चुनेली ने थोड़ा डूब गया। वह फ्लाइट अटेंडेंट थी और चूंकि वह एक प्रथम श्रेणी के यात्री को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी, वह केवल कह सकती थी, ठीक है, मैं आपको 1 मिनट दूंगा। ली यी, कोई समस्या नहीं है, खेल सरल है, मुझे अपने नाम और उम्र का अनुमान लगाने दें। लियू चुनेली एक पल के लिए दंग रह गई जब उसने ये सुना और कहा, मैं उम्र का अनुमान लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे नाम कैसे? लगता है ली यी, यदि आप उम्र का अनुमान लगा सकते हैं तो आप नाम का भी अनुमान लगा सकते हैं। यदि मैं सही तरीके से अनुमान लगाता हूँ तो हम एक दूसरे को बेछा दोस्तों के रूप में कैसे जोड़ते हैं? लियू चुनेली ने चकला और कहा, ठीक है, यदि आपने इसका अनुमान नहीं लगाया है तो कृपया पूरी प्रक्रिया में हमारे साथ सहयोग करें। ठीक है, कोई बात नहीं। ली यी थोड़ा मुस्कुराया। लियू चुनेली, ठीक है, लगता है मेरा नाम क्या है और मैं कितना पुराना हूँ? सीधे सवाल पूछने या अनुमान लगाने के बजाय ली यी बातचीत को आराम से और आकर्षक तरीके से निर्देशित करता है। सबसे पहले अपने निधन और बातचीत से मैं परिपक्वता और स्थिरता की भावना महसूस कर सकता हूँ। ये है, न केवल आपकी उम्र के कारण है बल्कि आपके समृद्ध अनुभव के कारण भी है। मुझे लगता है कि आप इस साल 25 साल के हैं, है ना? उद्धरण चिन्ह। लियू चुनेली ने थोड़ा सिर हिलाया। उसकी आंखों में आश्चर्य की बात है। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस यात्री के पास इस तरह के तेज अवलोकन कौशल थे। आपके नाम के लिए ली यी ने जानबूझकर इसे एक गुप्त रखा। उसकी आंखों में एक धूर्त चमक। मुझे लगता है कि यह आपके स्वभाव की तरह होना चाहिए, दोनों सुरुचिपूर्ण और बौद्धिक। आपके नाम में चरित्र वसंत होना चाहिए, जो जीवन शक्ति और आशा का प्रतीक है। इसमें चरित्र कली भी हो सकता है, जिसका अर्थ है कि खिलने के बारे में एक फूल अपने सबसे शानदार क्षण का इंतजार कर रहा है। वसंत में विलो का पेड़ हेरल्ड स्प्रिंग में पहला है, तो यदि आपका अंतिम नाम लियू है तो आपका नाम लियू चुनेली होना चाहिए, है ना? उद्धरण चिन्ह। जब ली यी ने 3 शब्द लियू चुनेली कहा तो लियू चुनेली दम रह गए। उन्होंने वास्तव में अपने नाम और उम्र का अनुमान लगाया। विज्ञापन